हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। ऑलरेडी मैंने आगे के 6 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 में थियरी पढ़ा था, चैप्टर 2, 3, 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट थे, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स। चैप्टर 5 के अंदर ओवरहेड्स को और किस तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइक मॉडर्न अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो समझा। चैप्टर 6 के अंदर हमने कॉस्ट शीट समझा था। ये 6 चैप्टर्स है, ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुके हैं या फिर आपने वीडियोस देखे या फिर मॉड्यूल में से पढ़ा या फिर और भी किसी तरीके से पढ़ा है, फिर ही आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है उसी को हमने समराइज करके कॉस्ट शीट में लिखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड कितना होगा, वो डिफाइन किया था बेसिस ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसी का जो आगे का पार्ट है काइंड ऑफ कि जर्नल एंट्री, वो कॉस्ट शीट बनी कैसे, तो वही चीज हम यहां पर समझने वाले हैं चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो यहां पर फोकस किया जाता है। जैसे नॉर्मल आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसमें कैसे करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसकी समरी का, और फिर फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल एक्सेट्रा होता है, जो रिजल्ट पोजीशन वगैरह दिखाता है। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें इंडिविजुअली एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट है, जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स, वो कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर वो किसी ना किसी जिस पर्पस के लिए वो यूज हुए हैं वो उसको अलोकेट किए जाता है और एट द एंड कॉस्ट शीट बनाया जाता है। तो वो जो भी कॉस्ट हुआ है, जो भी एलिमेंट के लिए, जो भी फंक्शन के लिए, जो भी पर्पस के लिए वो कॉस्ट हुआ है, वो प्रॉपरली एलोकेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से किया जाता है। इसमें भी जर्नल एंट्रीज रहेगी कि जो कॉस्टिंग के ट्रांजैक्शंस है उसको जर्नलाइज करेंगे, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बेसिस पर कॉस्ट शीट बनाना इजी हो पाएगा। यहां पर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग रहेगा और कॉस्ट शीट का भी पार्ट यहां पर आएगा। तो आपको कॉस्ट शीट और आगे के जो चैप्टर्स है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रॉपर जर्नलाइजेशन और प्रॉपरली उसको अकाउंटिंग करना, उसके लिए उसका बेसिक एलिमेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हिट होंगे, राइट। तो एडवाइजेबल कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर 2 टाइप की अकाउंटिंग सिस्टम हम समझने वाले हैं, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों ही अगर अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है। कॉस्टिंग पर्पस के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है उसके लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग बनाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में सेम है, लाइक परचेस हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सब कुछ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में सेम है, फिर भी अगर अलग अलग मेंटेन किया जाता है तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेड है, ऐसा माना जाएगा। तो वो भी हम समझने वाले हैं। और अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उन दोनों को साथ में ही बनाया जाता है तो उसे इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाता है, मतलब कि दोनों ही रिकॉर्ड्स एक साथ ही मेंटेन किए जाते हैं, अलग उसमें डिमार्केशन, बाइफर्केशन नहीं है, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकती है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है सारी एंटिटीज के लिए, वो इंटरनल पर्पस के लिए हो सकता है, इसीलिए जनरली कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो अलग बनाए जाते हैं, अलग डिपार्टमेंट, अलग लोग ही उसके ऊपर काम करते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है, स्टैट्यूटरी है, तो उसको एक रीत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैट्यूट है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से कंसिडर किया जाता है। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एज वेल एज इंटीग्रेटेड सिस्टम हो सकती है, हर एक एंटिटी में अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं वो यहां पर हम समझने वाले हैं। डेफिनेटली उसमें जो अकाउंटिंग है वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसके बेसिस पर कॉस्ट शीट बनती है, वही यहां पर आएगा, राइट। तो ये समझते हैं, ये चैप्टर इजी है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे आगे के चैप्टर्स की है तो ये चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज वगैरह का होगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट वाला।
ये चैप्टर का वेटेज 5 to 10 मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी, और थियरी भी कई बार पूछी जाती है। तो थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, राइट। जनरली इसमें से 7-8-10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही रेयर कम आते हैं, बट आ सकते हैं, नहीं आ सकते ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं। पढ़ेंगे उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कवर अप होंगे, बट जनरली इतना बड़े क्वेश्चंस पूछते नहीं है, पूछ सकते हैं, राइट। तो ये इसका वेटेज, राइट। चलिए ये अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग की दो सिस्टम है, वो कैसे हो सकती है वो यहां पर हम समझेंगे। To operate business operations efficiently and successfully, it is necessary to make use of an appropriate accounting system. Such a system should state in clear terms whether cost and financial transactions should be integrated or kept separately. क्या उसे इंटीग्रेट करना चाहिए कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, या फिर दोनों को अलग ही रखना चाहिए, सेपरेट ही रखना चाहिए। अगर दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सेपरेट रख रहे हैं तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा जाएगा। Where cost and financial accounting records are integrated, the system so evolved is known as integrated or integral accounting system. अगर दोनों साथ में मेंटेन किए जाते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाएगा। दोनों ही एक साथ, कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स साथ में ही मेंटेन होंगे। In case cost and financial transactions are kept separately, the system is called non-integrated accounting system or cost control system. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम या फिर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम कहा जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड का दूसरा नाम है कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड का दूसरा नाम है इंटीग्रल कॉस्ट सिस्टम। While non-integrated system of accounting necessitates reconciliation between financial and cost accounts, but no reconciliation is required under integrated accounting system. अगर आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर अलग अलग मेंटेन किए हैं तो इन दोनों को रिकंसाइल करना जरूरी है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट आएगा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ प्रॉफिट आएगा। तो वो दोनों प्रॉफिट मैच हो रहे हैं या नहीं, दोनों में डिफरेंस होंगे तो वो डिफरेंस के रीजंस जानना जरूरी है, उनको रिकंसाइल करना जरूरी है, राइट। तो वो रिकंसिलिएशन जो है वो भी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनाया जाएगा। वो रिकंसिलिएशन जो आप बीआरएस में करते आए हैं, बीआरएस जैसे आपने सीखा फाउंडेशन में, उसी तरीके से यहां पर होगा। वो कैसे होगा वो भी इस चैप्टर में कवर अप किया जाएगा। पर इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर दोनों ही सिस्टम एक साथ ही मेंटेन हुई है तो फिर रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं आएगी, रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो ये हमें कंसिडर करना होगा, रिकंसिलिएशन जो है यहां पर जरूरत नहीं रहेगी। इंटीग्रेटेड सिस्टम में रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं रहेगी। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम समझेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं। यहां पर हमारा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पर ही होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पर ही रहेगा, राइट। हम यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आता है वो कुछ भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जब सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं तब हमारे पास बैलेंस शीट के कोई भी लेजर्स हमारे पास नहीं होते हैं। और जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो जर्नल एंट्री आपने कैसे सीखा है, डबल एंट्री सिस्टम, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा। तो यहां पर भी कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा, बट हमारे पास यहां पर बैलेंस शीट की कोई भी आइटम्स नहीं है, बैलेंस शीट के कोई भी लेजर्स नहीं है। मतलब कि अगर आपका परचेज हो रहा है तो परचेज अकाउंट जैसा कुछ अकाउंट है, पर क्रेडिटर का कोई अकाउंट नहीं है। मतलब कि जनरली परचेस करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। अगर पे कर दिया तो कैश बैंक, और अगर पे करना बाकी है तो क्रेडिटर। तो कैश बैंक या क्रेडिटर जो बैलेंस शीट के आइटम्स है वो हमारे पास नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर नहीं है। हम सिर्फ यहां पर कॉस्टिंग का ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल आइटम्स का नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल आइटम्स जनरली कॉस्टिंग का पर्पस ही है कॉस्ट असर्टेन करना, प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। तो उसमें बैलेंस शीट आइटम्स, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो जनरली कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं देखा जाता। इसीलिए यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स के कोई भी लेजर्स हमारे पास नहीं है। तो हम यहां पर कैश बैंक या क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक स्पेशल अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये काइंड ऑफ टेम्पररी अकाउंट है, मेमोरेंडम अकाउंट है, जो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। जो बैलेंस शीट की आइटम हमारे पास नहीं है, बैलेंस शीट के लेजर्स हमारे पास नहीं है, उसको डेबिट या क्रेडिट करने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया
जाता है। तो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश बैंक या क्रेडिटर की जगह पर हम यहां पर ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे। अगर सेल्स कर रहे हैं तो भी कैसे करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाकी अकाउंटिंग नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे करते हैं, कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर कैश बैंक डेटर नहीं है तो उसकी जगह पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया जाएगा। ये टेम्पररी अकाउंट है, राइट। तो जितनी भी बैलेंस शीट आइटम्स है, कैश बैंक डेटर क्रेडिटर, आपको जो भी फिक्स्ड एसेट्स भी परचेस कर रहे हैं, कैपिटल भी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, अगर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है तो उसको हम कहां पर लेकर जाएंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। समझ में आ रहा है। यहां पर हमारे पास बैलेंस शीट की कोई आइटम नहीं है तो वहां पर हमें सोचना ही नहीं है कि किसे डेबिट क्रेडिट करेंगे। मतलब कि एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सीधा क्या करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को। मतलब कि यहां पर हमें कैश परचेज या क्रेडिट परचेज वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेस है तो जो परचेस के रिलेटेड जो अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर परचेस के लिए भी एक अलग नाम है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। बट मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट की आइटम्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए हमारे पास बैलेंस शीट की कोई भी आइटम, उसके कोई भी अकाउंट लेजर नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पररी अकाउंट जो है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वो यूज करेंगे। टेम्पररी इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, बट आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट करना है उसके लिए यूज किया जाएगा। वैसे टेम्पररी भी नहीं है क्योंकि इसकी बैलेंसेस भी कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, जैसे बैलेंस शीट की आइटम्स की बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रही है, राइट। काइंड ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट जैसा कह सकते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए है। बाकी ये क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैलेंसेस एवरी ईयर एवरी पीरियड कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, राइट। तो चलिए ये इन डिटेल समझते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन्ड फॉर बोथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहां पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों के लिए अलग से अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। This system is also known as cost ledger accounting system. Under this system, the cost accounts restrict itself to recording only those transactions which relate to the product or service being supplied. जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हमने सप्लाई की उसके रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। Items of expenses which are related to sales, production or other matters of factory management are the ones dealt with in such accounts. This leads to the exclusion of certain expenses like interest, bad debts and revenue income from other than the sales of product or service। जो इंटरेस्ट बेड डेब्ट्स जैसे प्योर फाइनेंशियल आइटम्स है, राइट, उससे यहां पर एक्सक्लूड किया जाएगा। आपको पता हो तो कॉस्ट शीट के अंदर भी हम ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल आइटम्स है उसको कॉस्ट ऑफ सेल से अलग लिखते या फिर लिखते ही नहीं है। मैंने कॉस्ट शीट में आपको तब भी बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाया था, उसको हमें कॉस्ट शीट में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम जब यूज करते हैं तो उससे ऐसी आइटम्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो जनरली कॉस्ट शीट जो है वो सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूज किया जाता है, तो उस केस में हम ये सारी आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो वहां पर कंफ्यूज मतलब कि ये दोनों चैप्टर्स, क्योंकि आपके मेन एग्जाम में तो दोनों चैप्टर साथ में आएंगे, तो फिर कंफ्यूजन ना हो इसीलिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से लिखना या फिर उसको एक्सक्लूड करके नोट्स में लिखने के लिए मैंने बताया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपको नोट्स में लिख देना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो परचेस सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस है उसी को यहां पर ध्यान में लिया जाता है। Non-integrated accounting systems contain fewer accounts as compared to financial accounting system due to the exclusion of purchase expense and also balance sheet items like fixed asset, debtors, creditors। यहाँ पर comparatively कम accounts का यूज किया जाता है। यहाँ पर purchase sales expense वगैरह के अलग तरीके के अकाउंट्स यूज किए जाते हैं और जो डेटर्स, क्रेडिटर्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जैसे बैलेंस शीट आइटम है वो तो प्योरली एक्सक्लूड किया जाता है, उसके लिए एक ही अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आइटम्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय एन अकाउंट नोन एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो चीजों के लिए, जो आइटम्स के लिए अलग से अकाउंट नहीं है उसके लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। The important ledgers to be maintained under non-integrated accounting system in the cost accounting are as follows। कुछ accounts maintain किए जाते हैं non-integrated accounting system के अंदर,
कौन सा अकाउंट्स है वो यहां पर हम समझने वाले हैं, राइट। सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज द प्रिंसिपल लेजर of the cost department in which impersonal accounts are recorded. This ledger is made self-balancing by maintaining therein control accounts for each subsidiary ledger. ये principal ledger है, ये main ledger है। जो भी impersonal accounts है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिंपली यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट आइटम्स जो भी है, राइट, उसका ये सब्सटीट्यूट है। मतलब कि जितनी भी बैलेंस शीट आइटम आपको याद आती है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, लोन, चाहे जो भी चीजें हो, जो भी चीज आपको जरूरी लगती है कॉस्ट शीट में लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। इवन जो कॉस्टिंग पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी कॉस्ट लेजर में जाएगा, राइट, क्योंकि हम नॉर्मली पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। Stores ledger. It contains an account for each item of stores. The entries in each account maintained in this ledger are made from the invoice, goods received notes, material requisition, material received note, etc. ये stores ledger है, kind of परचेस हो गया या फिर जो भी मटेरियल है वो रिसिप्ट होता है या फिर इश्यू होता है, वो सब कुछ स्टोर्स लेजर के अंदर मेंटेन किया जाता है। जैसे हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, वैसे यहां पर स्टोर्स लेजर डेबिट किया जाता है। और एक अकाउंट है जनरली परचेस के लिए, वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, तो जनरली परचेस की जगह पर वो यूज किया जाता है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, स्पेसिफिकली नहीं किया है, कहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज करना रहता है। उसी में परचेस होगा, उसी में इश्यू किया जाएगा। जो भी मटेरियल इश्यू करते हैं वो भी कॉस्ट लेजर के अंदर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। हम नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें इश्यूज जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी तरीके से नहीं दिखाते हैं, डेफिनेटली उसकी इंपैक्ट एट द एंड इन्वेंटरी पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो परचेस है, राइट, और तो और जो इन्वेंटरी है वो एक ही साथ मेंटेन किया जाता है, इन्वेंटरी का भी रिकॉर्ड, इन्वेंटरी का भी लेजर। तो स्टोर्स लेजर जो है इसमें रॉ मटेरियल की जितनी भी मूवमेंट्स है, रिसिप्ट हुई, इश्यू हुआ, राइट, रिटर्न कर दिया, रिटर्न मिला हमें, वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टोर्स लेजर में वो एंट्री की जाएगी। तो इसकी एंट्रीज जो है वो इनवॉइस अगर रिसीव किया है या फिर गुड्स रिसीव्ड नोट में जनरली क्वांटिटी की भी कितनी एक्चुअल में रिसीव हुई है, मटेरियल रिक्विजिशन कितना इश्यू करना है, मटेरियल रिसीव्ड नोट कितना मिला है, उन सभी के बेसिस पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो भी अवेलेबल है उनके बेसिस पर यहाँ पर एंट्रीज की जाती है। Accounts in respect of each item of stores show receipt, issue and balance in physical as well as in monetary terms. जो भी accounts है, राइट, वो रिसिप्ट्स, इश्यू, बैलेंस सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर मॉनिटरी टर्म्स में दिखाया जाएगा, फिजिकल टर्म्स में भी हो सकता है, बट आपको क्वेश्चंस में मॉनिटरी टर्म्स में ही कंसिडर करना रहेगा कि कितनी अमाउंट का रिसीव हुआ, कितनी अमाउंट का मटेरियल अपने इश्यू किया और कितनी अमाउंट बैलेंस में है, राइट। फिर है WIP लेजर। जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं उसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, कि कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से पीरियड एंड में कितना बना फिनिश गुड्स वो भी दिखेगा और वो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी कितना इन प्रोडक्शन है वो WIP अकाउंट से, उस पीरियड में कितना WIP में एक्सपेंस किया और उसमें से कितना फिनिश गुड्स मिला, इवन कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब कुछ WIP लेजर में से मिलेगा। This ledger is also known as job ledger. It contains accounts of unfinished jobs and processes. All material costs, wages and overheads for each job in process are posted to the respective job accounts in this ledger. जो भी मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपने यहाँ पर इनकर किए फॉर द प्रोडक्शन, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर WIP में रिकॉर्ड किया जाएगा उस जॉब के लिए। ये कई बार जॉब वाइज भी होता है, अलग अलग जॉब अलग अलग काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग WIP अकाउंट, अलग अलग जॉब अकाउंट्स हो सकते हैं। The balance in a job account represents total balance of job or WIP as shown by the job account. इसमें जो भी बैलेंस है वो कितना वर्क इन प्रोग्रेस है एट द एंड ऑफ सच पीरियड वो दिखाया जाता है, और जो भी फिनिश्ड गुड्स बन जाता है WIP में से वो ट्रांसफर किया जाता है फिनिश्ड गुड्स लेजर अकाउंट में, जो हमारा नेक्स्ट लेजर है। फिनिश्ड गुड्स लेजर में वो दिखता है कि भाई कितना प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, WIP में से कितना ट्रांसफर हुआ है, कितना फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बढ़ा है और उसमें से कितना सेल किया वो क्रेडिट किया जाता है।
It contains an account for each item of finished product manufactured or the completed job. If the finished product is transferred to stock, a credit entry is made in the WIP ledger and corresponding debit entry is made in this ledger. जो भी finished goods हमें मिला उसके लिए WIP अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और finished goods ledger अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि finished goods इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा और WIP में से कम होके वो finished goods में जा रहा है तो WIP कम हो रही है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। राइट, ये सारी एंट्रीज भी हम इन डिटेल समझने वाले हैं। तो यहां पर हमें नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कौन से लेजर्स, इंपॉर्टेंट लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं, कॉस्ट लेजर, स्टोर्स लेजर, WIP लेजर एंड फिनिश्ड गुड्स लेजर। कॉस्ट लेजर जो भी बैलेंस शीट आइटम्स है उनकी रिकॉर्डिंग के लिए, उनके अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके अकाउंट्स में एंट्रीज पास करने के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। सेकंड है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर के अंदर जो भी मटेरियल परचेज हुआ, मटेरियल इश्यू हुआ, रिटर्न मिला, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। काइंड ऑफ इन्वेंटरी का रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, पर वो मॉनिटरी टर्म्स में हम लिखेंगे इन द क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिकल्स। फिर WIP लेजर, जितना भी कॉस्ट हमने प्रोडक्शन के लिए किया और उसमें से कितना फिनिश गुड्स मिला और एट द एंड कितनी WIP है वो WIP लेजर अकाउंट में से मिलेगा। फिनिश गुड्स कितना मिला, जो WIP में से प्रोडक्शन हो चुका वो कितना है वो फिनिश गुड्स लेजर में पता चलेगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें से कितना सेल किया वो वहां से ट्रांसफर किया जाएगा आगे के सेल्स रिलेटेड जो अकाउंट्स है उसके अंदर। राइट, तो ये प्रिंसिपल या इंपॉर्टेंट लेजर से ये आपको एज अ थियरी पूछ सकते हैं और हमारा प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग प्रिंसिपल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं जो हम यहां पर समझने वाले हैं, पर उसके पहले हम यहां पर जर्नल एंट्रीज है वो समझ लेते हैं। 7.6 पर दिया हुआ है, ये जर्नल एंट्रीज हम समझ लेंगे तो आपको वो जो प्रिंसिपल लेजर्स है वो इन डिटेल समझ में आ ही जाएंगे। राइट, चलिए तो ये जर्नल एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले मटेरियल रिलेटेड एंट्रीज है। जब भी हम मटेरियल परचेस करेंगे तो मटेरियल परचेस करेंगे तो नॉर्मल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। अगर कैश परचेस है तो कैश एंड बैंक को क्रेडिट करेंगे और अगर वो क्रेडिट परचेस है तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। राइट, तो ये जर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्री करते हैं। यहां पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में परचेज अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। नॉर्मल सिनेरियो में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। राइट, और हमारे पास यहाँ पर कैश, बैंक, क्रेडिटर अकाउंट नहीं है तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपके पास बैलेंस शीट की आइटम्स नहीं है, वो हमने आगे ही समझा। राइट, तो यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा। सो परचेज अगर किया है 5000 रुपीज का, कैश या फिर क्रेडिट, तो क्या एंट्री होगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 5000। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है 5000 से और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है 5000 से। अब ये जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो सिर्फ परचेज रिकॉर्ड करने के लिए है। वो अब परचेस कर लिया, अब वो हमारी इन्वेंटरी बन गई, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी बन गई, तो उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर किया जाता है। जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर किया जाता है। तो अब यहां पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में से जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा और स्टोर्स लेजर में स्टोर्स इन्वेंटरी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 5000। तो यहां पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट 5000 से हो गया तो उसमें अब कोई भी बैलेंस, उसमें अब कोई भी इंपैक्ट नहीं रहेगी, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। राइट, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है वो सिर्फ परचेस को रिकॉर्ड करने के लिए है। जब भी परचेस होता है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाता है और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है। कैश है, क्रेडिट है, डजंट मैटर इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि सब कुछ हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही क्रेडिट करना होगा इन केस ऑफ परचेस। और फिर वो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का जो मटेरियल है उसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और यहां पर हमारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एंट्री जो है, राइट, इसमें क्या करना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को पहले डेबिट करते हैं और फिर क्रेडिट करते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप क्या करें सीधा ही, राइट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करिए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, SLC स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। तो ये दो एंट्री का एक एंट्री हो जाएगा, यहां पर नेट ऑफ ही होने वाला है।
Sometimes material control account is dispensed with the entries are directly made into stores ledger control account, giving a credit to cost ledger control account. जो मैंने बोला राइट, कई बार ऐसा होता है कि ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डिस्पेंस ऑफ कर दिया जाता है और सीधा ही एसएलसी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास कर दिया जाता है. एसएलसी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, एसएलसी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफिकली मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, स्पेसिफिकली आपको कहीं पर बोला हुआ है, तो आपको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना रहेगा. अदरवाइज आपको सीधा ही स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में कंसीडर करेंगे तो चलेगा. राइट, क्वेश्चन में दिया है तो ही आपको मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट, फिर उसको ट्रांसफर करना है इन एसएलसी. अदरवाइज आप सीधा ही एसएलसी में डेबिट करेंगे तो चलेगा. राइट, तो जनरली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को सीएलसी कहेंगे हम और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को एसएलसी. इजीली फटाफट हो जाए, इसीलिए आपको लिखना पूरा ही है, अच्छे से ही लिखना चाहिए. राइट, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं. राइट, ये दोनों एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली बताया तो आपको यूज करना पड़ेगा. कई बार ऐसा भी है, एक आधा क्वेश्चन में आएगा कि जहां पर स्टोर लेजर कंट्रोल की जगह पर ही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यूज किया गया है, नाम ही मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया है. सी, हमने यहाँ पर देखा कि मटेरियल अकाउंट पहले डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट हुआ, तो उसकी कोई बैलेंस नहीं है. तो प्रैक्टिकली जनरली कभी भी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस नहीं रहेगी. पर अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आपको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज करना रहेगा. अगर आपको क्वेश्चन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, तो उसकी जगह पर आपको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड ही यूज करना रहेगा. चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो, लेजर पोस्टिंग हो, सभी जगह पर. आया समझिए? ऐसा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. चलिए, परचेज वर्थ ₹500 फॉर स्पेशल जॉब. अगर स्पेशल जॉब के लिए 500 रुपीज के कोई स्पेसिफिक परचेस कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक टू जॉब है, तो उसको इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे, सीधा ही उस जॉब को दे देंगे. और यहाँ पर जॉब वर्ड है वो जनरली WIP अकाउंट से कंसिडर किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है. तो ये WIP में एक्सपेंस इंक्रीज करेगा. राइट, तो WIP अकाउंट डेबिट होगा. और जो भी हम कैश या फिर क्रेडिट पर परचेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या यूज करना है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. सो WIP अकाउंट डेबिट 500 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500. राइट, यहाँ पर ये WIP को, वर्क इन प्रोग्रेस को WIP अकाउंट कहेंगे, ये CLC. ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको पूरा लिखना है. चलो, फिर मटेरियल रिटर्न टू वेंडर. मटेरियल हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है? परचेस रिटर्न हमें कंसिडर करना है. तो जनरली कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट. यहाँ पर हमारे पास कैश बैंक या क्रेडिटर नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है. और यहाँ पर परचेस अकाउंट की जगह पर क्या होगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. सी, यहाँ पर हमारा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट अगर हमने बनाया है, फिर भी यहां पर ये क्लोज हो चुका है, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है. हमारा स्टोर लेजर में जितना भी हमने परचेस किया था, वो हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. तो जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमारी इन्वेंटरी है, वही हमें कम करनी है. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में इन्वेंटरी आई थी, तब हमने डेबिट किया था. अब उसमें से वो रिटर्न हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए. तो क्रेडिट करना रहेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना रहेगा. तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500 टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 500. परचेस रिटर्न इन्वेंटरी नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या वर्ड होता है? SLC स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो यहां पर परचेस रिटर्न की जगह पर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा, ये अकाउंट यूज किया जाएगा. राइट, और कैश बैंक क्रेडिटर की जगह पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. सिंपल. फिर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है वो इश्यूड टू प्रोडक्शन. सी, डायरेक्ट मटेरियल है वही स्टोर लेजर WIP में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ओवरहेड्स है. ओवरहेड्स जो है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. ओवरहेड्स भी किस टाइप के हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स. राइट, वो एक टाइप का ओवरहेड है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है. ये हमने समझा है. प्रोडक्शन, फैक्ट्री, वर्क ओवरहेड्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. मटेरियल, लेबर जो भी है, वो किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन के लिए यूज हुए हैं.
राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरीज हो गया, सुपरवाइजर का फीस वगैरह हो गया, ये इन डिटेल हमने सारे के सारे एग्जांपल्स, सारी की सारी चीजें कॉस्ट शीट में इन डिटेल पड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जो ऑफिस मैनेजमेंट है, एचआर है, इंश्योरेंस, इन टैक्सेशन, अकाउंटिंग, राइट, वो सारे लीगल फीस, डायरेक्टर्स, उन सभी का एक्सपेंस आता है। सेलिंग ओवरहेड जो इसमें सेल करने के लिए मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्समैन की सैलरी, कमीशन, वो सब कुछ आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स जो है, राइट, फिनिश गुड्स है, उसको फैक्ट्री या फिर प्रीमाइसेस जो भी मैन्युफैक्चरर है वहां से सेल करने के लिए लेकर जाने का जो भी एक्सपेंस है, वेयरहाउस चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, उनका डेप्रिसिएशन, उनका इंश्योरेंस, वो सब कुछ कवर अप होता है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। जनरली हमने कॉस्ट शीट जो पढ़ा था, राइट, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कहां पर ऐड करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऐड किया जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स उससे हमें मिलता था, राइट। तो वो जो है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने आगे ऐड करते थे। ऐसा है तो एक बार हम कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट याद कर लेते हैं। आपको याद है पूरा फॉर्मेट? चलिए याद करते हैं वो। ऐसा तो आप चैप्टर 6 में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो, पर वो पूरा एक बार हम याद कर लेंगे तो हमारा ये आगे की एंट्रीज समझना भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। तो वो एक बार याद कर लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरह से, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, जिसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जो परचेस किया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमें मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इवन परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है वो भी हम उसमें ऐड करते हैं। तो जनरली ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलता है। उसमें डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो ऐड किया जाता है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया जाता है, तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, जो मेन कॉस्ट है वो मिलता है, जिसमें सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट जो है, राइट, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो भी बोलो, राइट, वो ओवरहेड्स ऐड करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है। उसमें हम जो WIP है उसको एडजस्ट करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करते हैं, राइट। जो भी ओपनिंग बैलेंस है वर्क इन प्रोग्रेस की वो ऐड किया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किया जाता है। तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी कई बार कहा जा सकता है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मिलता है। तो जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, फिर हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिला कि फैक्ट्री में कितना कॉस्ट हुआ प्रोडक्शन करने के लिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है बट डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स किसी की भी हो सकती है, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल का पार्ट नहीं होगा, वो COS में आएगा, बट वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में हम ऐड नहीं करना है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट होगा, राइट। ये ध्यान में रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट अगर कुछ भी है तो वो भी ऐड किया जाएगा। R&D कॉस्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो वो भी यहां पर ऐड किया जाएगा। R&D अगर ऑफिस के लिए या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो वो यहां पर नहीं आएगा, राइट। और अगर कोई भी रिकवरी हुई है स्क्रैप वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे सेल करने से, तो उसको कॉस्ट में से माइनस किया जाता है, तो हमें जो मिलता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है कि प्रोडक्शन करने में हमें क्या क्या खर्चा हुआ, राइट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये 5 चीजें एडजस्ट की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकेजिंग, R&D कॉस्ट, राइट, और जो रिकवरी है उसको माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर हम फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी का एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं, राइट। उसके बाद जो हमें मिलता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। हमने कितना प्रोडक्शन किया वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से हमारे पास फिनिश गुड्स की जो इन्वेंटरी थी उसको ऐड करेंगे, और जो इन्वेंटरी बाकी है क्योंकि वो अभी तक हमारा कॉस्ट नहीं है इसीलिए उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं कि ये अभी तक नहीं बेचा है तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। हमने जो सेल किया उसका गुड्स, उस गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ वो है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, जो जनरली पीरियड कॉस्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं होता है प्रोडक्शन से, उसको ऐड किया जाता है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो इस पीरियड में हमने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके लिए होता है, तो वो ओवरहेड्स उसमें ऐड किए जाते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग भी जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, तो उसको ऐड करते हैं। तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कि भाई सेल्स करने के लिए इस पीरियड में कितना कॉस्ट हुआ। उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेल्स, राइट। ये पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, इन डिटेल हमने चैप्टर 6 के अंदर कवर अप किया है। तो वही चीज यहां पर हमारी अकाउंटिंग में भी दिखेगी, राइट। आपका जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह है, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड है, वो WIP में आपका जाएगा, क्योंकि तभी आपको फिनिश गुड्स मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट रहेगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है उनसे हमें, राइट। तो कौन से टाइप का फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल ओवरहेड्स है, वो हमें समझना जरूरी है। उसके बेसिस पर आपकी एंट्रीज आगे की रहेगी। और यहां पर भी जो मटेरियल हमने आगे परचेस किया है, तो स्टोर्स लेजर के अंदर भी मटेरियल जो है वो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से फिर क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कई बार सेम मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन अभी नहीं किया जाएगा। वो फिर किस पर्पस के लिए यूज होता है उसके बेसिस पर वो एक्सपेंस है वो अलोकेट किया जाएगा। बाकी तो वो इन्वेंटरी में एज इट इज दिखेगा, रॉ मटेरियल में ही दिखेगा। चलिए, तो यहां पर मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है वो इश्यूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया, इश्यू करेंगे तो WIP जो है वो बढ़ेगी, और जो हमारा स्टोर्स लेजर है मतलब कि इन्वेंटरी है वो कम होगी। तो WIP बढ़ेगी तो WIP अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इन्वेंटरी का इन्वेंटरी है, असेट है, तो असेट जनरली डेबिट की जाती है अगर वो इंक्रीज होती है तो। और जो इन्वेंटरी है, राइट, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी है वो स्टोर्स लेजर कंट्रोल है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल भी असेट है। अगर वो हम यहां पर कम कर रहे हैं तो उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो WIP अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1000। जो हमने परचेस किया था वो SLC में हमने डेबिट किया था, अब SLC में से इश्यू हो रहा है मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, तो हम SLC अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करेंगे। फिर मटेरियल इनडायरेक्ट इश्यूड टू प्रोडक्शन, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट माना जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड का दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड है। जो भी अकाउंट का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है उसका यूज कर सकते हैं। डेबिट 200 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 200। यहां पर इनडायरेक्ट मटेरियल भी जाएगा कहां पर, है कहां पर अभी, SLC में, उसमें से जाएगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस है, डेबिट है, राइट, तो वो एक्सपेंस डेबिट होगा, ज्यादा एक्सपेंस हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड का, और यहां पर इन्वेंटरी कम हुई उसके लिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर मटेरियल वर्थ ₹200 रिटर्न फ्रॉम शॉप टू स्टोर्स, जो प्रोडक्शन वगैरह के लिए दिया था वो मटेरियल रिटर्न हुआ स्टोर्स के पास, तो यहां पर क्या हुआ, स्टोर्स में इन्वेंटरी बढ़ी, राइट, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और WIP प्रोडक्शन में जो दिया था वहां से रिटर्न हुआ, तो WIP में से वो एक्सपेंस कम होगा तो WIP को क्रेडिट करेंगे। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 200 टू WIP अकाउंट 200, राइट। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। मटेरियल वर्थ ₹100 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2, जॉब 1 में से जॉब 2 में मटेरियल ट्रांसफर किया। लाइक सिंपली आप भी जब स्कूल क्लासेस वगैरह में थे तो एक क्लास में से दूसरे क्लास में चौक, डस्टर, मार्कर वगैरह जाते थे, तो उसका फर्क स्टोर्स वाले या फिर जो भी ऑफिस मेंटेनेंस ऑफिस, एडमिन ऑफिस थे उनको फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ही यहाँ पर एक जॉब में से दूसरी जॉब में अगर मटेरियल जा रहा है तो स्टोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। उन्होंने तो बस यही दिखाना है कि भाई मैंने तो इश्यू कर दिया। उन्होंने भले ही जॉब 1 में इश्यू किया था तब क्या एंट्री की होगी, जॉब 1 अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट, उनके लिए तो जॉब 1 में चला गया। फिर जॉब 1 अगर जॉब 2 को देते हैं तो जॉब 1 में जब मिला था तब क्या किया था, उन्होंने डेबिट किया था। अब वो जॉब 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और जॉब 2 को मिल रहा है तो जॉब 2 के लिए वो डेबिट होगा। तो जॉब 2 अकाउंट डेबिट, क्योंकि जॉब 2 को रिसीव कर रहे हैं तो जॉब 2 अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, और जॉब 1 अकाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसका एक्सपेंस, उसके पास जो मटेरियल था वो कम हो रहा है, राइट। मटेरियल वर्थ ₹100 इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स फॉर रिपेयर्स वगैरह के लिए यूज किया गया है, तो वो भी जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इश्यू किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 100 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 100।
अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकता है, स्टेशनरी वगैरह है तो वो एडमिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी जा सकती है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जाता है तो एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट और एसएलसी में क्रेडिट किया जाता है, वैसे ही दूसरे अगर कोई भी ओवरहेड्स कोई भी इनडायरेक्ट पर्पस के लिए यूज किया गया है, इश्यू किया गया है, तो उस केस में वो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और एसएलसी को क्रेडिट करेंगे। अगर वहां से रिटर्न होता है तो एसएलसी अकाउंट स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोडक्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिंपल। चल, तो ये पूरा पार्ट था मटेरियल रिलेटेड स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज की जाती है, राइट। जब भी परचेस होता है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसको यूज किया जाता है। अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला है तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और फिर उसको स्टोर्स लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो सीधा ही आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ही यूज करना चाहिए, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, राइट। तो फिर आपको ये ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर आपको एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आया है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दे रखी है तो उस केस में आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ही यूज करना चाहिए। फिर मटेरियल जो है वो अगर डायरेक्टली जॉब के लिए परचेस किया तो ये जॉब या फिर WIP अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर मटेरियल रिटर्न करा जाता है तो स्टोर्स लेजर में से वो कम हो जाएगा और कॉस्ट लेजर में डेबिट होगा, तो CLC अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट हो जाएगा। अगर मटेरियल है वो प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया जाता है तो SLC में से कम होगा और WIP अकाउंट में डेबिट होगा, तो WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अगर वो इनडायरेक्ट पर्पस के लिए है तो जो भी रिस्पेक्टिव ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। अगर वो वहां से रिटर्न होता है, अगर जॉब प्रोडक्शन में से रिटर्न होता है तो SLC अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट हो जाएगा। अगर दूसरे इनडायरेक्ट पर्पस के लिए इश्यू किया था वहां से रिटर्न होता है तो प्रोडक्शन एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट जो है SLC अकाउंट डेबिट एंड प्रोडक्शन एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर एक जॉब में से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो रिसीव कर रहा है उस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उस जॉब को, और जो ट्रांसफर कर रहा है उनको उनका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, राइट। और अगर रिपेयर वगैरह के लिए तो प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट होगा। सिंपल। अब बारी है लेबर वेजेस जो पे करते हैं तो उसके लिए भी वेज कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है उसमें ये भी एक्सपेंस है, तो जब भी इनकर करते हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और कैश बैंक या पेमेंट करना लायबिलिटी बाकी है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डायरेक्ट वेजेस पेड टू वर्कर्स, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1000 रुपीज। अब जो भी डायरेक्ट वेजेस है वो पे किया तब वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC हुआ। अब ये वेजेस डायरेक्ट है मतलब कि प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया है तो इसमें ये एक एंट्री होगी और दूसरी एंट्री जो यहां पर नहीं दी गई है, राइट। दूसरी एंट्री क्या होगी कि ये वेजेस जो है वो ट्रांसफर करने होंगे। वेजेस की कोई बैलेंस नहीं होती है, वो पूरा का पूरा यूज हो गया उसके के लिए है तो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है। तो प्रोडक्शन का सारा हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, 1000 रुपीज का था तो 1000 रुपीज से ही क्लोज ये क्रेडिट कर दिया जाएगा वेजेस कंट्रोल। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो गया, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट की कभी भी बैलेंस नहीं होती है, वो पूरा का पूरा एक्सपेंस है। ये आप रिकॉर्ड लिख लीजिएगा, राइट। वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये फर्स्ट है, उसके नीचे ही आपको सेकंड करके लिखना है, यहां पर नहीं दिया है आपको, राइट। साइड में कहीं पर भी लिख लीजिएगा। जब भी वेजेस जो किए गए हैं, इनकर किए गए हैं, उनको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो यूज किए गए हैं, राइट।
चलिए, अब ये डायरेक्ट वेजेस थे, इनडायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो भी इनकर किया है उसमें भी सेम वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जब भी इनकर किया तब, और फिर वो ट्रांसफर किया जाएगा रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स अकाउंट में। अगर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड था तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल होगा, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी होगा, सॉरी वेजेस कंट्रोल होगा, और अगर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट होगा। बाकी फर्स्ट एंट्री वेजेस कंट्रोल की तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सेम रहेगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये तो कई बार साथ में ही करना एडवाइजेबल रहता है, अगर आपको अलग अलग वेजेस दिए हैं तो ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में तो टोटल अमाउंट ही लिख देनी चाहिए, वही इजी रहता है। फिर अगर वो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वर्कर्स के लिए था तो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करो, अगर वो इनडायरेक्ट के लिए था तो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिस्पेक्टिवली जो भी होगा एज एप्लीकेबल वो डेबिट किया जाएगा, राइट। तो ये प्रोडक्शन के लिए है तो वेजेस कंट्रोल 700 टू कॉस्ट लेजर 700, प्रोडक्शन ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल 700 यहां पर भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वैसे ही यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का समझा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डेबिट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का समझा है जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? चल, अब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलर वर्क इन प्रोग्रेस जॉब के लिए किया गया है तो वही जॉब को हम डेबिट करेंगे और सीएलसी को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो जॉब नंबर 12 यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जॉब नंबर 12 के लिए 500 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंस किया है, तो जॉब नंबर 12 अकाउंट डेबिट 500 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500, राइट। इसके लिए अगर आपको अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस का अगर लेजर भी बनाना है तो बना सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंस को डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे कि डब्ल्यूआईपी अकाउंट या जॉब नंबर 12 अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वहां पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। अब है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हम इनकर करेंगे, सी ओवरहेड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो वो स्टोर्स लेजर में से ट्रांसफर किया जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा तो वो वेजेस कंट्रोल में से ट्रांसफर किया जाएगा, बट उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट होंगे, राइट। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, उनका रेंट वगैरह हो गया, तो उस केसेस में ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट जो है वही डेबिट किया जाता है और सीएलसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, राइट। फिर वो जिस पर्पस के लिए ओवरहेड्स था वहां पर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹500, प्रोडक्शन के 150, एडमिनिस्ट्रेशन के 150 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के 200। तो जो भी रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट है उनको डेबिट किया जाएगा टू सीएलसी। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 150, एडमिन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट 150, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट 200, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 500। सिंपल। अगर कैरिज इनवर्ड है डायरेक्ट टू फैक्ट्री, वो जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए कैरिज इनवर्ड होगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी करा जाएगा 100 रुपीज पर। अगर वो डायरेक्ट है तो वो डेफिनेटली परचेस मटेरियल परचेस कॉस्ट का ही पार्ट होगा, जो हमने चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट में भी पढ़ा है और चैप्टर 6 कॉस्ट शीट के अंदर भी पढ़ा हुआ है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर। अब प्रोडक्शन ओवरहेड है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हम डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो फिनिश गुड्स बनने में यूज किया गया है। सो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में से वो एब्जॉर्ब होकर कहां पर जाएगा? डब्ल्यूआईपी अकाउंट में। तो डब्ल्यूआईपी की वैल्यू है वो बढ़ रही है तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, और यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड को हम कम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस है। So WIP account debit 1000 to production overhead control account 1000 rupees. Clear, right? तो WIP के अंदर अब तक क्या क्या गया? डायरेक्ट मटेरियल जो SLC में से ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट वेजेस जो वेजेस कंट्रोल में से ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए, इवन कुछ मटेरियल डायरेक्टली परचेस भी किए होंगे WIP के लिए तो वो भी हो सकता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड भी डेबिट किया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ₹500 फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स, अगर फिनिश्ड गुड्स जो है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वो एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो दोनों को ही कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 500 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ₹100 रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स, वो जो एब्जॉर्ब किया वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ₹100, राइट।
अब और एक चीज जो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ी है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो होता है वो जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, इवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी पार्ट होता है। वो हम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं जिससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो भी है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले ऐड नहीं किया जाता, वो सीओजीएस में ऐड नहीं किया जाता, वो सीओजीएस का पार्ट होता ही है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो है वो हमें कहां पर रिकवर करना है, उसकी रिकवरी या एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब इनकर करेंगे तब तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सीएलसी, बट रिकवरी करते हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की रिकवरी कैसे होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एडमिन ओवरहेड्स। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो उस केस में हम फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कंट्रोल अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो इनकर होगा तब तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा। बट अगर मतलब जब भी हम रिकवर करेंगे, एब्जॉर्ब करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हमें फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट करना होगा। बाकी जनरल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। ये खास ध्यान रखना, ये याद रखना, राइट। तो ये एंट्री आप लिख लीजिए जहां पर भी आपको जगह मिले, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए तो वो जनरल माना जाएगा। स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है, या फिर ऐसा बोला गया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो ये माना जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। जब भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है, तब भी ये माना जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। Whenever it is absorbed based on factory cost or factory overheads, it is assumed that यहाँ पर इट इज की जगह पर ना स्पेसिफिकली लिखना चाहिए whenever admin overheads are absorbed based on factory cost or factory overheads, it is assumed that it is related to they are related to टू प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए हमने कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट समझा था, उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तभी वो उसके बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अदरवाइज तो वो जनरली सेल्स वगैरह के बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट, या अदर कोई बेसिस हो सकता है। बट अगर वो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट की किसी भी आइटम के बेसिस पर वो रिकवर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ पार्ट ऑफ सीओजीएस, राइट। तो यही एंट्री पास करनी रहेगी। ऐसा कहा था क्वेश्चन में, आएगा भी सही इस चैप्टर के। चलिए देन अब हमने ओवरहेड्स में पढ़ा है
कि जितना एक्चुअल में इनकर किया है और जितना एब्जॉर्ब किया है, अगर उन दोनों में डिफरेंस है तो उसे अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। मतलब कि अगर आपने जो भी इनकर किया है एक्सपेंस, एब्जॉर्प्शन है वो जनरली ईयर या पीरियड के स्टार्टिंग में ही कर दिया जाता है कि भाई कितना एब्जॉर्ब करना है। जो भी एक्सपेक्टेड है कि भाई हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना सेल्स करेंगे, उसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है वो सब कुछ इन डिटेल हमने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में समझा हुआ है। बट एक्चुअल एक्सपेंस है वो उनसे अलग हो सकता है। अगर अलग होगा तो अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो भी एक्सपेंस ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब किया है, 1000 रुपीज एब्जॉर्ब किया है, राइट, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है अगर वो 1200 है, अगर जो आपने एब्जॉर्ब किया है वो 1000 है और जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 1200 है, तो मतलब कि आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो अंडर है, कम एब्जॉर्ब किया है, तो उस केस में अंडर रिकवरी माना जाएगा और उतना एक्सपेंस आपको ज्यादा रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1000 एब्जॉर्ब कर दिया है बट 1200 का एक्सपेंस हुआ है, तो 200 से आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर बुक करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, तो वो जनरली कॉस्टिंग पैनल को डेबिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक्सपेंस को और ज्यादा रिकॉर्ड करना रहेगा 200 से। और अगर आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो 1000 रुपीज है और एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ है वो 900 रुपीज है, मतलब कि आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो ज्यादा किया है, यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो उसमें आपको कॉस्ट को रिवर्स करना रहेगा, मतलब कि कॉस्टिंग पीएनएल को जनरली क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है तो उस केस में कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस हमने कम रिकॉर्ड किया है। टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एग्जांपल है, एडमिन, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकता है। और अगर ओवर रिकवरी है तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया जाता है और कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट किया जाता है और कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट किया जाता है। समझ में आ रहा है? यहां पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यूज किया जा सकता है, तो उस केस में जो भी अंडर रिकवरी होगी तो यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल की जगह पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है वो डेबिट किया जाएगा, और अगर ओवर रिकवरी होगी तो यहां पर जो कॉस्टिंग पीएनएल है उनकी जगह पर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, राइट। तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ अंडर रिकवरी, और जो भी ओवरहेड रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। और अगर ओवर रिकवरी है तो उसमें जो भी ओवरहेड अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा और ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। फिर ये ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा, और फिर जो नेट बैलेंस बचेगी उसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट। तो जो भी उसकी बैलेंस आएगी उसको कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। मतलब कि दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट हो सकता है या फिर कॉस्टिंग ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल हो सकता है। जो भी नेट बैलेंस अंडर या ओवर रिकवरी होगी उसके बेसिस पर ये ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये सारे के सारे ओवरहेड्स के लिए एक ही बनाया जाएगा। मतलब कि प्रोडक्शन में अंडर ओवर रिकवरी है, एडमिन में ओवर अंडर रिकवरी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ओवर अंडर रिकवरी है, वो पूरा का पूरा एक ही लेजर में जाएगा और उसकी फिर नेट इफेक्ट है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी। यहां पर जो आपको एंट्रीज दे रखी है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में हिट कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग पीएनएल में एडमिन ओवरहेड जो है वो डेबिट साइड पर उसकी अंडर रिकवरी दिखेगी, और यहां पर कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड की ओवर रिकवरी दिखेगी और नेट इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में आ जाएगा। यहां पर नेट इफेक्ट अगर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें नेट इफेक्ट ही कहां पर ट्रांसफर कर रहा है? कॉस्टिंग पीएनएल में, राइट। फिर जो सेल्स होगा, अब सेल्स करने से पहले भी कुछ एंट्रीज होगी जो यहां पर नहीं दे रखी है, वो हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, राइट, उसमें क्या किया हमने? मटेरियल रिसीव किया, फिर हमने मटेरियल इश्यू किया, वो प्रोडक्शन के लिए भी था और तो और इनडायरेक्ट पर्पस के लिए भी, मतलब कि ओवरहेड्स के लिए भी था। फिर हमने कुछ रिटर्न किया, कुछ रिटर्न मिला, वो सब कुछ की एंट्रीज की। तो यहां पर हमारी जो सारी की सारी मटेरियल की एंट्री बन गई, फिर क्या होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कुछ बैलेंस रहेगा। तो ये जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है, राइट, वो बैलेंस जनरली क्या होगा? डेबिट ही होगा। जनरली क्या, मतलब कभी भी इन्वेंटरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, वो डेबिट ही होगा, तो उसकी डेबिट बैलेंस रहेगी, राइट। डेबिट बैलेंस रहेगी, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस मिलेगा क्योंकि इन्वेंटरी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, राइट। तो जनरल केसेस में आपको डेबिट बैलेंस मिलेगी या फिर जीरो हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने एंट्रीज देखी उसमें से कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अभी भी ओपन होगा, उसकी एंट्रीज एट द एंड ही वो बैलेंस ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगी। चलिए, फिर ये वेजेस अकाउंट था, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो तो क्लोज हो जाएगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सब कुछ WIP या फिर ओवरहेड्स अकाउंट में रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में चला जाएगा, तो वो एंट्रीज बंद हो जाएगा, वो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो अब बचेगा वो होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो तो लास्ट में बैलेंस ही रहने वाला है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट अगर बनाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, WIP में इंपैक्ट आएगी। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भी क्या होगा कि वो हमने WIP में ट्रांसफर कर दिया और बाकी क्या बचेगा वो अंडर या ओवर रिकवरी होगा, वो कॉस्टिंग P&L में या फिर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। इवन अंडर या ओवर रिकवरी कई बार आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बैलेंस दे रखी है तो उस केस में आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना चाहिए, और अगर आपको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो उसमें ट्रांसफर करना चाहिए। ये ऐसा हो तो एक बार लिख लीजिए, अंडर और ओवर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन अगर है are transferred to costing P&L account if question is silent about treatment. If overheads account जो भी ओवरहेड अकाउंट हो, ओवरहेड अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस are given in the question, it is advisable to carry forward any under or over recovery of overheads। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ओवरहेड्स दिया हुआ है तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है अंडर या ओवर रिकवरी, जो भी डिफरेंस आ रहा है एट द एंड ऑफ और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सच एक्सपेंस ओवरहेड्स अकाउंट, तो उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड थर्ड पॉइंट, अगर ऑफ ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट is given, then transfer under or over recovery of overheads to such account and then transfer or carry forward transfer net balance to costing P&L or carry forward net balance। जो भी नेट बैलेंस है उसे या तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे या फिर ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है ऐसा बोला है, उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखी है तो उसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ऐसा ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है पर क्लोजिंग बैलेंस का क्या करना है कुछ नहीं पता है, तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। राइट, चलिए
तो यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन को हमने डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दिया, एडमिन सेलिंग को हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो उसको हमने फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो ये सारे अकाउंट्स यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। सीएलसी अभी भी बाकी होगा। अब यहाँ पर जो डब्ल्यूआईपी है उसके अंदर हमारा क्या क्या गया होगा, जो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट होगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकती है, फिर मटेरियल आया होगा, मटेरियल कहाँ से आया होगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में से आया होगा, फिर वेजेस कंट्रोल में से वेजेस आए होंगे, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल आया होगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ आए होंगे, राइट। तो ये जो डब्ल्यूआईपी है, राइट, उसमें ये सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे, उसमें से हमें कुछ मिला होगा फिनिश गुड्स। तो ये फिनिश गुड्स की हमें एंट्री पास करनी होगी। तो वो पास क्या होगी, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, ट्रांसफर हुआ डब्ल्यूआईपी में से वो जो मिला। तो यहां पर डब्ल्यूआईपी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ेगा और डब्ल्यूआईपी का कम होगा। तो यहां पर एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी लिखे। अभी शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सारी एंट्रीज, बट हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। यहां पर हमारा जो डब्ल्यूआईपी है उसमें से जो भी फिनिश गुड्स बना वो हमने फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया, और फिर जो नेट बैलेंस रहेगा, राइट, वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वो इन्वेंटरी है और उसकी बैलेंस डेफिनेटली डेबिट ही होगी। डब्ल्यूआईपी अकाउंट, एसएलसी दोनों की बैलेंस डेबिट ही होगी, राइट। तो इस तरीके से ये एंट्री पास करेंगे जब भी फिनिश गुड्स हमारा बन रहा है तब। तो ये एंट्री भी आप लिख लीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं दे रखी है। चलिए, अब यहां पर हमारा क्या हुआ कि डब्ल्यूआईपी में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर अब फिनिश गुड्स अकाउंट अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फिनिश गुड्स में भी कुछ ओपनिंग होगा, राइट। सब कुछ लास्ट पीरियड में सब कुछ जो बना वो सेल कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस डब्ल्यूआईपी में से यहां पर गुड्स आए होंगे जो बनकर आए वो, प्लस हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा होगा, वो भी हमने यहाँ पर एफजी को डेबिट किया होगा। इसमें से कुछ हम सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो हम सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा। इवन कई बार वो सीओजीएस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से भी एट द एंड कहां पर ट्रांसफर होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स सोल्ड के लिए क्या एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा, जितना भी फिनिश गुड्स सेल किया गया है उसकी कॉस्ट जो है। तो फिनिश गुड्स जो भी सेल किया है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इस तरह से एंट्री पास ऑन की जाएगी। और फिर यहां पर जो भी रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। फिनिश गुड्स की भी इन्वेंटरी स्टॉक है तो डेबिट बैलेंस ही रहेगी। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल लेजर अकाउंट एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस होगी और वो डेबिट बैलेंस रहेगी। अब ये जो फिनिश गुड्स जो है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हमें सेल करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इसका भी यहां पर एंट्री नहीं दिया, ये भी एंट्री आपको लिखना है। फिनिश गुड्स सोल्ड की भी एंट्री लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब जो है वो
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट अगर हम बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होगा, एक तो यहाँ पर ये फिनिश्ड गुड्स आया वो, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने उसकी एंट्री क्या, वो जो रिकवर होता है, जो एब्जॉर्ब होता है, उसकी एंट्री क्या थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर भी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी है यहां पर डेबिट हुआ होगा। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें सब कुछ सेल के रिलेटेड जितना भी कॉस्ट है वो सब कुछ कवर अप हो गया। तो इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा कि भाई ये टोटल कॉस्ट है जो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। तो यहां पर ये क्या एंट्री हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू पीएनएल। तो इसमें क्या एंट्री होगा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। यहां पर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्लोज हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसकी कोई बैलेंस नहीं होगी, राइट। ये सेल कर रहे हैं तो वो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल में एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा कॉस्टिंग पीएनएल, और कॉस्ट ऑफ सेल्स है यहां पर क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा, राइट। ये एंट्री भी लिख लीजिएगा। राइट तो इस तरह से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, राइट, वो क्लोज हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। अब जब भी हम सेल करेंगे, ये जो मटेरियल हमारा है, राइट, वो हम फिनिश गुड्स जो है वो हम सेल करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करते हैं हम, सेल्स की जनरली हम एंट्री करते हैं कैश बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहां पर हमारा कैश बैंक और डेटर अकाउंट नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कई बार वो सेल्स है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में ही लिख लिया जाता है। तो यहां पर सेल्स की एंट्री कैसे होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, राइट। तो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर सेल्स दिख जाएगा। ऐसा भी कर सकता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट या सेल्स अकाउंट क्रेडिट। फिर सेल्स अकाउंट को कहां पर लेकर जाएंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, ये भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो अब कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर क्या होगा, कॉस्टिंग पीएनएल जो अगर बनाएंगे हम तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा वो डेबिट साइड पर होगा, और जो सेल्स है मतलब कि सीएलसी या फिर सेल्स अगर हम लिखें तो क्रेडिट साइड पर होगा। और तो और यहां पर ओवरहेड एडजस्टमेंट या फिर रिकवरी भी हो सकती है, यहां पर भी ओवरहेड की रिकवरी हो सकती है। अंडर रिकवरी होगी तो डेबिट साइड पर होगा, अंडर ओवर रिकवरी होगी तो क्रेडिट साइड पर होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, राइट, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो इसको हमें सीएलसी में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो नहीं है। कैपिटल अकाउंट होता तो हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं, अगर लॉस होता तो डेबिट करते और प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करते हैं। बट यहां पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो हमें कहां पर ट्रांसफर करना है, सीएलसी अकाउंट में। बैलेंस शीट आइटम है तो सीएलसी में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, and in case of loss, cost ledger control account debit to costing P&L account। समझ में आ रहा है। तो जो भी चीज है बैलेंस शीट आइटम की आपके पास नहीं है, उनके लेजर नहीं है, वो आपको कहां पर डेबिट या क्रेडिट करने हैं, उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है, सिंपल, राइट। अब यहां पर क्या होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपका जो मटेरियल परचेस किया, एक्सपेंसेस इनकर किए, वेजेस इनकर किए, राइट, और कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो सब कुछ वो कहां पर दिखेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर दिखेगा। अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो बैलेंस शीट के लेजर्स के लिए है, तो डेफिनेटली वो कभी भी क्लोज नहीं होगा, उसकी बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। तो जनरली सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जनरल बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी। और स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर WIP कंट्रोल अकाउंट और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की वो तो इन्वेंटरी है तो उसकी बैलेंस डेबिट ही होगी, वो जीरो हो सकती है या फिर डेबिट हो सकती है, वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है, राइट। तो जनरली आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम है तो ट्रायल बैलेंस बनेगा और वो मैच भी हो जाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट
और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट वो डेबिट साइड पर होगा और सीएलसी ये क्रेडिट साइड पर होगा। कई बार ओवरहेड्स के भी अकाउंट हो सकते हैं अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी की वजह से, तो वो भी डेबिट या क्रेडिट वो कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर इसको हम टोटल करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, क्योंकि सीएलसी की क्रेडिट बैलेंस होगी और एसएलसी, डब्ल्यूआईपी और एफजी की डेबिट बैलेंस होगी। ये आपको लिखना हो तो कहीं पर भी लिख लीजिए। जनरली एसएलसी, डब्ल्यूआईपी और एफजी अकाउंट की डेबिट बैलेंस होगी, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सब कुछ डेबिट ही होगा, और जो सीएलसी है उसकी बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी। तो इसी वजह से ये मैच हो जाएगा, जितना इन तीनों का टोटल होगा उतना ही सीएलसी का होगा। डबल एंट्री सिस्टम है, अगर ओवरहेड्स का है तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी होकर भी, डेबिट क्रेडिट होकर भी वो मैच हो ही जाएगा। डन, समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से ये पूरा एंट्रीज किया जाएगा। ये एंट्रीज के लिए जो जो अकाउंट्स यूज किए गए हैं वो इन डिटेल आपको समझाया हुआ है 7.3 पर, प्रिंसिपल अकाउंट्स। वो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्रीज जो है वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ क्या है वो समझ में आ जाएगा। The main accounts which are usually prepared when a separate cost ledger is maintained are as follow. Cost ledger control account. This account is also known as general ledger adjustment account. इसका दूसरा नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह पर ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा नाम भी हो सकता है। This account is made to complete double entry. ये सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। All items of expenditure are credited to this account. जितने भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि कैश बैंक क्रेडिट होता है या फिर क्रेडिटर होता है, इसलिए। Sales are debited to this account and net profit or loss from costing P&L account is transferred to this account. Sales है CLC अकाउंट में डेबिट किया जाता है और P&L जो है प्रॉफिट या लॉस वो भी इसमें ट्रांसफर किया जाता है। द बैलेंस इन दिस अकाउंट एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड रिप्रेजेंट्स द नेट टोटल ऑफ ऑल बैलेंसेस ऑफ द इम्पर्सनल अकाउंट। सिंपल। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल एंड क्रेडिटेड फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर्स। डेबिट किया जाता है परचेज के लिए और क्रेडिट किया जाता है इश्यू ऑफ मटेरियल के लिए। सिंपल। The balance in this account indicates the total balance of all the individual store accounts. Abnormal losses or gains, if any, in this account are transferred to costing P&L account. अगर इसमें abnormal loss या gains अगर कुछ भी होगा तो वो costing P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। Entries are made on the basis of goods received, not on stores requisition, etc. Goods received के basis पर purchase receipt दिखाया जाएगा, डेबिट होगा, और material requisition, stores requisition के basis पर issue दिखाया जाएगा। Wages control account. This account is debited with total wages paid, direct as well as indirect. Debit होगा जितना भी wages pay incur किया। Direct wages are further transferred to WIP account and indirect wages transferred to production overhead, admin overhead, selling distribution overhead, जैसे भी case as the case may be. Wages paid for abnormal idle time are transferred to costing P&L. Abnormal idle time है तो costing P&L में transfer होगा, इधर डायरेक्टली और थ्रू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी अगर अलग से बनाया है तो उसके थ्रू भी हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड एटसेट्रा। ओवरहेड रिकवर्ड और एब्जॉर्ब्ड इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। जितना भी रिकवर या एब्जॉर्ब किया जाएगा उसमें ये क्रेडिट किया जाएगा और WIP अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड इनकर्ड एंड ओवरहेड रिकवर्ड, दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज ट्रांसफर्ड टू ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कॉस्टिंग P&L में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। Work in process control account. This account is debited with total cost of production, which includes direct material, direct employees, and direct expenses, production overhead recovered, and is credited with the amount of finished goods completed and transferred. इसमें डेबिट क्या होगा, जो भी मटेरियल कॉस्ट किया है, वेजेस इनकर की है, प्रोडक्शन ओवरहेड किया है, और क्रेडिट क्या किया जाएगा, फिनिश गुड्स को। The balance in this account represents total balances of jobs or work in process as shown by several job accounts. इसमें जो बैलेंस होगी जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में अभी तक फिनिश्ड नहीं हुआ है वो दिखाया जाएगा, दिखेगा। Admin overhead control account. This account is debited with overhead incurred and credited with overhead recovered. The overhead recovered are debited to finished goods control account if administration overhead related to production. अगर production related administration overhead है, right, तो finished goods control account में लिखा जाएगा जो हमने एंट्री लिखी हुई है, right. अदरवाइज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, और बाकी के केसेस में जनरल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा।
इसमें भी जो डिफरेंस होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का, इनकर्ड और रिकवर्ड, वो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कॉस्टिंग P&L और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, दिस अकाउंट इज डेबिटेड with the value of goods transferred from WIP control account and administration cost recovered if relates to production activities। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, उसमें डेबिट क्या किया जाएगा, जो भी WIP में से गुड्स मिला है, जो फिनिश हुआ है वो, राइट। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो भी यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और इसको क्रेडिट किसके सामने किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी जितना सेल किया है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा और फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें जो बैलेंस होगी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो अभी तक सेल नहीं किया है वो दिखेगा। Selling and distribution overhead control account, selling distribution overhead control account, this account is debited with selling and distribution overhead incurred and credited with selling and distribution overhead recovered. The difference between overheads incurred and recovered are transferred to overhead adjustment account. Cost of sales account, the account is debited with cost of finished goods transferred from finished goods control account for sale, general administration overhead recovered and selling and distribution overhead recovered, right? ये हमने already समझा हुआ है। The balance of this account is ultimately transferred to sell account और costing P&L। ये costing P&L या sell account में दिखाया जाएगा। sell account में ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से जितना सेल हुआ वो भी सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और उसकी जो नेट इंपैक्ट होगी वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर की जाएगी। फिर है कॉस्टिंग P&L अकाउंट। This account is debited with cost of sales under absorbed overheads and abnormal losses। डेबिट क्या होगा कॉस्टिंग P&L में, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो भी अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है या फिर एबनॉर्मल लॉसेस है। एंड इज क्रेडिटेड विद सेल्स वैल्यू ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड एबनॉर्मल गेन्स, और क्रेडिट क्या किया जाएगा, सेल्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स या फिर एबनॉर्मल गेन। द नेट प्रॉफिट और लॉस इन दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अल्टीमेटली कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। Overhead adjustment account, this account is to be debited for under recovery of overhead and credited with over recovery of overhead amount, right। overhead adjustment account के बारे में हमने समझा था, अगर अंडर रिकवरी है तो डेबिट किया जाएगा overhead adjustment account और रिस्पेक्टिव overhead account क्रेडिट किया जाएगा, और अगर ओवर रिकवरी है तो उस केस में overhead adjustment account को क्रेडिट किया जाएगा और रिस्पेक्टिव overhead account को डेबिट किया जाएगा। The net balance in this account is transferred to costing P&L account, राइट, और इसकी नेट बैलेंस है वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर की जाएगी। समटाइम्स ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट इज डिस्पेंस्ड विथ एंड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट। कई बार ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया ही नहीं जाता है, डायरेक्टली जो कॉस्टिंग P&L है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम ओवरहेड की रिकवरी, जो अंडर या ओवर रिकवरी है, उनको एडजस्ट या उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइट। फिर ये पूरी एंट्रीज है जो ऑलरेडी हमने समझ ली है, राइट। ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें ये सारे अकाउंट्स इस तरह से एंट्रीज पास की जाती है। अब इसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन दिया है तो वो हम यहां पर समझते हैं। इलस्ट्रेशन 1, As on 31st March, the following balance existed in firm's cost ledger। यहाँ पर हमें 31st March को balances दे रखी है cost ledger में। Stores ledger control account में डेबिट बैलेंस है 3,01,435, WIP control account में है 122,365, finished stock ledger control account में है 251,945, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में है 10,525। यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ओवर रिकवर्ड होगा एज ऑन 31st March। एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की है 665,220। इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का मैच हो जाएगा, राइट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अरोज, फिर 3 महीने की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब कि ये सारी चीजें क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस है। भले ही 31st March को है, बट यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर एंड का एफएस नहीं बना रहे हैं, राइट, तो कोई भी पीरियड हो सकता है इन कॉस्टिंग। यहाँ पर नेक्स्ट 3 months के हैं, राइट, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दी थी। Finished product at cost 210,835, manufacturing overheads incurred 91,510, raw material purchased 1,23,000, factory wages 50,530, indirect labor 21,665, cost of sales 185,890, material issued to production 127,315, sales returned at cost 5,380, material returned to suppliers 2,900, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 77,200।
यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, राइट अप द अकाउंट्स एंड शेड्यूल द बैलेंस स्टेटिंग विथ व्हाट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और शेड्यूल द बैलेंसेस, बैलेंसेस जो भी आएगी नेट बैलेंसेस, राइट, 3 महीने के बाद की जो बैलेंसेस होगी उसका शेड्यूल बनाना है और बताना है कि ईच बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डेबिट क्रेडिट क्या है वो दिखाना रहेगा, काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना रहेगा, राइट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमें करना होगा। यहाँ पर अकाउंट्स जो बनाना है, राइट, वो अकाउंट्स में एटलीस्ट आपको जिसकी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है वो सारे अकाउंट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही रहेंगे, राइट। और जहां पर भी ओपनिंग बैलेंसेस है इन तीनों में डेबिट साइड पर आएगा, इन दोनों में क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट। तो ये बैलेंसेस दिखानी रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता जाएंगे वैसे वैसे जरूरत पड़ेगी तो हम अकाउंट्स बनाएंगे और इन सभी को जर्नलाइज भी करते रहेंगे, राइट। सो जब भी आप आंसर करते हैं तब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही है, राइट। यहाँ पर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट या क्रेडिट जो भी है, आप एलएफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलएफ की जरूरत नहीं होती है, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट आएगी। फिर यहाँ पर सारे कॉस्ट लेजर्स हैं, तो जिसकी भी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है वो सबसे पहले बनाए गए हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे हम तो पर्टिकुलर रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड, राइट। यहाँ पर जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस थी तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 665220। फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, कोई भी अकाउंट आपको जो क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लेजर्स दिए है उसी सीक्वेंस में आप बना सकते हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,01,435। देन वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये इसकी हमें बैलेंस नहीं दे रखी थी, ये हमें अभी जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस करेंगे वैसे पता चलेगा। आपको पहले अगर अकाउंट्स बनाने हैं तो डेफिनेटली आपको जिसकी बैलेंसेस दे रखी है वही बनाने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखी थी टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,525। वर्क इन प्रोग्रेस में भी दिया था डेबिट बैलेंस, राइट, 122,365 एंड फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में दिया था हमें डेबिट बैलेंस 251,945, राइट। तो ये 5 लेजर की हमें बैलेंसेस दे रखी थी तो वो हमने अभी कंसिडर किए। अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जर्नल एंट्री और उसका पोस्टिंग कैसे किया है वो समझते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले दिया है फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट 2,10,835। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जिसका प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो गया है और ये फिनिश्ड गुड्स मिल चुके हैं। तो ये WIP में से ट्रांसफर कहां पर होंगे? फिनिश्ड गुड्स में। तो इसकी एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP 210,835 210,835। WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा to by finished stock ledger control account 210,835 and finished stock ledger में डेबिट साइड WIP कंट्रोल अकाउंट 210,835। ये लेजर पोस्टिंग तो आपने जो 11th 12th में फाउंडेशन में जो किया है वही रहेगा। चलिए, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर्ड 91,510। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर किया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इनकर किया है तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनकर किया है तो पे करना होगा या फिर किया होगा तो यहां पर हमारे पास कैश बैंक क्रेडिटर नहीं है तो हम CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो इसकी एंट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 91,510 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू CLC 91,510 और CLC में क्रेडिट साइड पर बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 91,510। फिर थर्ड रॉ मटेरियल परचेस्ड 1,23,000, 123 का रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हमें नहीं दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एट द एंड कहां पर ट्रांसफर होगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो हमें यहां पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही इसको रेफर कर सीधा रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर टू कॉस्ट लेजर 123 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर SLC 123 एंड स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल 123। सिंपल। फोर्थ ट्रांजैक्शन है फैक्ट्री वेजेस है 50,530। फैक्ट्री वेजेस मतलब कि ये कंसिडर कौन से किए जाएंगे?
ये डायरेक्ट वेजेस होंगे, और जो इनडायरेक्ट लेबर है 21665, राइट। तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट होगा टू सीएलसी, इन दोनों का टोटल, और फिर ये जो फैक्ट्री वेजेस है उसको डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और ये इनडायरेक्ट लेबर है, कुछ नहीं बोला है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 72195 टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 72195, उन दोनों का टोटल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में 5530 टू वेजेस कंट्रोल में 5530, एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में 21665 एंड टू वेजेस कंट्रोल में 21665। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। पहले ये पे किया या इनकर किया उसका एक्सपेंडिचर, और फिर वो उसको ट्रांसफर किया। जो डायरेक्ट वेजेस है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हुआ, और जो इनडायरेक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, राइट। तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट है उसमें डेबिट किया जाएगा टू सीएलसी 72195, सीएलसी में क्रेडिट किया जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट 72195। फिर ये वेजेस डब्ल्यूआईपी में जाएगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 50530 से, और डब्ल्यूआईपी अकाउंट है उसमें वेजेस कंट्रोल डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 50530। सी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी पोस्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज, तो साथ साथ में ही जितने भी अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं साथ में ही उसका डेबिट या क्रेडिट पोस्ट करते जाइएगा, वरना गलती होने के चांसेस रहेंगे, राइट। गलती मत कीजिएगा ऐसी। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो वेजेस कंट्रोल में वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में ये डेबिट साइड पर आएगा, वेजेस कंट्रोल 21665। सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 185890। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इतना जो है वो सेल किया गया है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कितना हमें, मतलब कि वो फिनिश गुड्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किया जाएगा कि भाई इतने का हमने सेल किया था। यहाँ पर आपको जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वगैरह है वो नहीं दिया गया है, राइट। तो ये फिनिश गुड्स जो है, राइट, उसमें से ट्रांसफर किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 185890 टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 185890। तो यहाँ पर हमें फिनिश स्टॉक कंट्रोल लेजर है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 185890, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड पर आएगा फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल 185890, राइट। फिर है मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन के लिए दिया गया तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में से जाएगा और डब्ल्यूआईपी में ऐड होगा। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स लेजर 127315। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा डब्ल्यूआईपी 127315, और डब्ल्यूआईपी अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा एसएलसी 127315। आपको पूरा नाम ही लिखना है। चलिए फिर है सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट होगा तो मतलब कि उन्होंने जनरली हम सेल्स करते हैं वो सेलिंग प्राइस पर करते हैं, तो सेल्स रिटर्न होता है तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और डेटर। यहाँ पर सेल्स रिटर्न या कैश बैंक डेटर का अकाउंट नहीं होता है, मतलब कि एक तो कैश बैंक डेटर की जगह पर सीएलसी अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। और सेल्स रिटर्न में हम कॉस्टिंग पीएनएल या फिर सेल्स वाले अकाउंट को हिट करेंगे, राइट। तो ये जनरली होता है सेलिंग प्राइस पर अगर होगा तो। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर बोला है, मतलब कि वो सेल्स में से, मतलब कि वो सीएलसी और सेलिंग प्राइस या सेल्स को या फिर कॉस्टिंग पीएनएल को ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इन्वेंटरी बढ़ानी है। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट जो है मतलब कि हमें इन्वेंटरी बढ़ानी है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ, हम जब सेल्स करते हैं तब फिनिश्ड गुड्स को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो जब रिटर्न होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कहां जाएगा, फिनिश्ड गुड्स में, राइट। तो एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी बढ़ेगी तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिर फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्रेडिट करेंगे, राइट। 5380 से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एट कॉस्ट दिया हुआ है इसीलिए फिनिश्ड गुड्स में इंक्रीज होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स होगा। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 5380 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 5380। तो यहां पर जो फिनिश स्टॉक है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट रिटर्न एट कॉस्ट 5380, यहां से इन्वेंट्री बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स उसमें से कम हो जाएगा 5380। फिर नेक्स्ट है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स 2900।
2900 का मटेरियल हमने रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर SLC और CLC अफेक्ट होगा। परचेस करते हैं तब हम क्या करते हैं, SLC टू CLC, तो रिटर्न होगा तो CLC टू SLC। तो CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। CLC में यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखा जाएगा रिटर्न किया है 2900, और SLC में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा कॉस्ट लेजर 2900, राइट। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स प्रोडक्शन को चार्ज किया, मतलब कि वो एब्जॉर्ब किया, WIP में ट्रांसफर किया। तो WIP में ट्रांसफर करेंगे तो WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 777200। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्रेडिट साइड पर आएगा और WIP में डेबिट साइड पर आएगा। क्लियर, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें ये लेजर से वो हमें क्लोज करने रहेंगे। यहाँ पर हमें कॉस्ट लेजर में सेल्स एक्चुअल में कितना किया है वो नहीं बताया सेलिंग प्राइस पर, राइट। तो यहाँ पर जो भी है ये बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, डिफरेंशियल जो भी अमाउंट रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पर डेबिट के सारे हो चुके, उसका टोटल 952,925 आया, उसमें से ये 2900 माइनस किए तो बैलेंस कितना रहा 949,025, जो क्रेडिट बैलेंस है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का। स्टोर्स लेजर में भी सारे ट्रांजैक्शन हो चुके, तो अब ये बैलेंस रहेगा 294,222,220, क्योंकि यहाँ पर डेबिट टोटल ज्यादा होगा, इनको माइनस कर दिया तो ये क्रेडिट साइड पर डिफरेंस है, बैलेंस डेबिट है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखी थी, तो इसमें भी जो डिफरेंस आएगा वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है ओवरहेड्स अकाउंट में, तो इसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। यहाँ पर बैलेंस आया 25450, तो उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इसकी डेबिट बैलेंस है, पहले क्रेडिट बैलेंस थी, अभी डेबिट बैलेंस है। ओवरहेड्स अकाउंट की कोई भी बैलेंस हो सकती है। फिर WIP अकाउंट, उसमें भी बैलेंस रहेगा, वो डेबिट बैलेंस होगा या फिर जीरो होगा, राइट। यहाँ पर डेबिट बैलेंस हो रहा है, राइट, इन्वेंटरी है। फिनिश स्टॉक में भी होगा तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर जीरो, यहाँ पर भी बैलेंस बन रहा है डेबिट, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है, उसमें यहाँ पर बैलेंस आएगा। बाकी जनरली क्या होता है कि वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, कॉस्टिंग P&L में, बट हमें एग्जैक्टली नहीं बताया है कि कितना सेल किया है, राइट। इसीलिए बाकी इसको सीधा कॉस्टिंग P&L में डालेंगे तो भी चलेगा। अगर इसको कॉस्टिंग P&L में डालेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी कि कॉस्टिंग P&L में डेबिट कितना हुआ वो पता चलेगा, बट क्रेडिट कितना हुआ वो नहीं पता चलेगा, तो ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। तो वो जो अमाउंट होगी वो हमें CLC में ट्रांसफर करनी होगी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी यहाँ पर उन्होंने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही दिखाया हुआ है, राइट। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शन है जिसमें बैलेंस कैरी डाउन किया हुआ है, उन सभी का यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया है। जो बोला था कि भाई बैलेंस क्या है वो बताना है आपको, तो डेबिट एंड क्रेडिट स्पेसिफिकली दिखाया गया है। तो SLC की डेबिट बैलेंस है, WIP की डेबिट बैलेंस है, फिनिश स्टॉक की डेबिट, ये तो डेबिट ही रहती है, ये कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। और CLC उसकी क्रेडिट ही रहेगी, वो कभी भी डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की डेबिट या क्रेडिट कोई भी आ सकती है, राइट। यहाँ पर डेबिट बैलेंस था। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जनरली नहीं होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में जनरली कोई बैलेंस होती ही नहीं है, क्योंकि वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है और पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है। बट यहाँ पर हमें सेल्स एक्चुअल में कितना हुआ है वो नहीं बताया है, इसीलिए हमने कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर भी बैलेंस है और ये मैच हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम है तो ये हर बार मैच हो जाएगा। इजी, सिंपल। चलिए, कुछ भी समझ में ना आए तो आप डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2, Acme Manufacturing Company Limited opens the costing records with the balance as on 1st July as follow। यहाँ पर ये कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बताए गए हैं, तो ये 1st जुलाई के दिए गए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है। आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये नहीं बताते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो जब भी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो उसमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा, इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं आता है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है और आपको कुछ भी नहीं बताया है, तो उसका मतलब है कि ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दी है 1,24,00,000। सी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की अगर आपको बैलेंस दी है, क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये SLC है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है। बाकी जनरली मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस दे रखी है, मतलब कि यहाँ पर हमें स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट वर्ड ही यूज करना है।
राइट। फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट है 62,500, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है 1,24,000, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 8,400, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 12,000 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है 6,250 डेबिट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है 313,150। सी यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, बट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की हर बार क्रेडिट बैलेंस होती है और इन दोनों तीनों की राइट डेबिट बैलेंस ही होती है, इसीलिए पता चल जाएगा कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। राइट, ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखिए, ये मैच हो रहा है। चलिए, फिर दिया है फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 सितंबर। हमें 30 सितंबर के क्वार्टर एंड के ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं और पूछा है मेक अप द वेरियस अकाउंट्स एज यू एनविसेज इन कॉस्ट लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर। हमें यहाँ पर कॉस्ट लेजर में जो भी अकाउंट्स आएंगे वो बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस बनानी है एज ऑन 30 सितंबर। राइट, तो जितने अकाउंट्स आपको ऑलरेडी जिसकी भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है उतने तो बना ही देने चाहिए, सबसे पहले वही बना देने चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन एक बार देख लेने चाहिए, फिर जब जब ट्रांजैक्शन करते जाएंगे और कुछ नए अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं, बट जितने आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है वो तो बना ही लेना चाहिए। चलिए वो देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट लेजर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क करके लिखा है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में आल्सो बी रिटर्न एज अ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर सिमिलर वे में यूज किया गया है। उसकी बैलेंस है 1,24,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की आपको बैलेंस दे रखी थी, राइट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 12,000। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 6,250। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 1,24,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसकी भी बैलेंस दे रखी थी 6,250। कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसकी भी बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स की बैलेंस नहीं होते, सॉरी। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसकी बैलेंस दे रखी थी आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन 313,150। राइट, तो ये सारे अकाउंट्स की आपको बैलेंसेस दे रखी थी। बाकी जो जो अकाउंट्स हमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा और बनाते जाएंगे। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं पूछा है, सीधा लेजर पोस्टिंग ही करना रहेगा। सो मटेरियल परचेस्ड 4,80,100, मटेरियल परचेस करते हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम मटेरियल कंट्रोल को स्टोर्स लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, मटेरियल कंट्रोल ही क्या है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसीलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,80,100 और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें हमें क्रेडिट साइड पर लिखना होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 4,80,100। चलिए फिर सेकंड, मटेरियल इश्यूड टू जॉब्स 4,77,400, मतलब कि WIP में ट्रांसफर किया तो मटेरियल कंट्रोल में से जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा और WIP अकाउंट में ऐड होगा तो WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा WIP 4,77,400 और WIP अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड पर लिखा जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 4,77,400। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है मटेरियल्स टू वर्क मेंटेनेंस 41,200, ये वर्क मेंटेनेंस मतलब कि ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, राइट, मेंटेनेंस के लिए है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए दिया गया है। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट होगा। तो मटेरियल कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 41,200, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 41,200। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस 3,400, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट किया जाएगा। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 3,400 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो हमने बनाया है, राइट, उसमें हमें करना होगा डेबिट साइड पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट साइड पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 3,400, राइट। फिर मटेरियल्स टू सेल्स डिपार्टमेंट 7,200, तो यहां पर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा 7,200 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 7,200, राइट।
फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेजेस डायरेक्ट है 1,49,300, वेजेस इनडायरेक्ट है 65,000। तो इन दोनों की आप साथ में भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इनकर कर रहे पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जो भी सीएलसी में ही जाएगा दोनों ही, तो सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में इन दोनों का टोटल। और फिर ये वेजेस डायरेक्ट है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करेंगे, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और ये जो इनडायरेक्ट है वो हम प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट उसमें डेबिट साइड पर पहले इनकर करे उसकी एंट्री होगी, तो सीएलसी यहां पर डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 214,300 और सीएलसी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा वेजेस कंट्रोल, दोनों का टोटल 214,300। सी अगर आपने टोटल अगर एक साथ ही एंट्री करते हैं तो आपको टोटल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिखाना रहेगा, जैसे यहां पर ब्रैकेट में दिखाया है, वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं या ब्रैकेट में, दोनों जगह पर नहीं बट एटलीस्ट एक जगह पर दिखाना चाहिए कि ये 214,300 कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है। क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं दे रखी है तो वर्किंग नोट या फिर ब्रैकेट्स आपको दिखाना जरूरी है, ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन होना ही चाहिए। फिर ये वेजेस कंट्रोल को हम डब्ल्यूआईपी और प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट है तो वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया 149,300, वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और डब्ल्यूआईपी अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस कंट्रोल 149,300। और फिर जो इनडायरेक्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा 65,000, तो वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर और प्रोडक्शन ओवरहेड में डेबिट साइड पर, राइट। चलिए ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल्स 8400 इनडायरेक्ट मटेरियल्स के लिए है, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाएगा राइट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ये इनकर किया है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में है ट्रांसपोर्टेशन के 8400 और सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पर दोनों टोटल करके लिखे हैं, जो इनकर बाद में करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ये 8400 वाला यहाँ पर आ गया। चलिए फिर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 242,250 सेम एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर है प्रोडक्शन ओवरहेड 242,250 और सीएलसी में जो दूसरा अमाउंट था 242,250, तो टोटल करके दिया है 250,650 सीएलसी में क्रेडिट किया है। चलिए फिर है एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड 359,100, एब्जॉर्ब किया मतलब कि डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा 359,100 और डब्ल्यूआईपी में डेबिट साइड पर। सिंपल एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आती है तो ये इजी है, एंट्रीज अच्छे से समझकर ही आपको करना चाहिए। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर किया है 74,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ये डेबिट साइड पर होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 74,000 और सीएलसी में ये क्रेडिट साइड पर आएगा एडमिन ओवरहेड 74,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलोकेटेड टू प्रोडक्शन 52,900, ये अलोकेटेड टू प्रोडक्शन है तो कहां पर जाएगा ये फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक लेजर में जाएगा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंट्री होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 52,900 और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 52,900, ये एब्जॉर्ब किया है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है इसीलिए। फिर एडमिन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट 14,800, ये कहां पर जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 14,800। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो वो हम बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट इसमें एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जाएगा 14,800 डेबिट साइड पर आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 64,200, ये इनकर किया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है उसमें डेबिट साइड पर आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 64,200 और सीएलसी में क्रेडिट साइड पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 64,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अब्जॉर्ब 82,000, एब्जॉर्ब किया है वो कहां जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में
डेबिट साइड पर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 82,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 82,000। नेक्स्ट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड 958,400। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कहां से होता है? WIP में से होता है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में से जो प्रोड्यूस हुआ उसकी बात हो रही है। तो WIP में से जाएगा फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो यहाँ पर WIP में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 958,400 और फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर 958,400। फिर फिनिश गुड्स सोल्ड 977,300, ये एट कॉस्ट होगा। फिनिश गुड्स कितना सेल किया, क्योंकि सेल्स हमें अलग से दिया है। तो फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब कि कॉस्ट जो फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी है उसमें से कितना सेल हुआ, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होगा फ्रॉम द फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 977,300 और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 977,300। एंड फिर है सेल्स 14,43,000। तो सेल्स है उसकी एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर किया जाता है जनरली सेल्स, तो सीधा ही आप एंट्री कर सकते हैं कि CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये कॉस्टिंग P&L अकाउंट की वजह से डेबिट होगा, ये 14,43,000 सेल्स हुआ वो, और कॉस्टिंग P&L में ये क्रेडिट साइड पर होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स का 14,43,000, राइट। तो ये सेल्स भी एंटर हो गया, हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एंटर हो चुके हैं। अब हमें बैलेंस करना है, राइट। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा ही है, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब जनरली इसकी डेबिट बैलेंस ही होगी, तो ये डेबिट बैलेंस आई 74,900 रुपीज। वेजेस कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है 6150, यहाँ पर हमारी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी थी, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसे हमें कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए, अदरवाइज कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होती तो जो भी डिफरेंस आता ओवर या अंडर, वो उसको हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं? कॉस्टिंग P&L में, राइट। यहाँ पर डेबिट है 3,65,250 और एब्जॉर्ब हुआ है 359,100, मतलब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, राइट। ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं डेबिट बैलेंस, राइट। अगर ये जाता तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट करना होता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है 2300, यहाँ पर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि देखिए 79,700 एब्जॉर्ब किया, जबकि एक्सपेंस कितना हुआ है 74 + 3,400, मतलब कि 77,400। तो यहाँ पर एक्चुअल के से ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, दैट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी थी, तो इसको हमें ट्रांसफर करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा, अदरवाइज हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर WIP अकाउंट, इसमें भी डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस होगा, इन्वेंटरी है, राइट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में भी डिफरेंस आएगा, वो भी डेबिट बैलेंस, इन्वेंटरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी डिफरेंस है 4350, यहाँ पर भी ओवर एब्जॉर्ब्ड है, 82,000 एब्जॉर्ब किया और एक्सपेंसेस उनसे कम किए, तो 4350 जो है वो डिफरेंस आया, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अगर कुछ यहाँ पर बैलेंस नहीं दी होती तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं? कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसको क्या करेंगे? कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1074,100। इसका जो टोटल आया वही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में कभी भी बैलेंस नहीं होती है। प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन 1 में इसीलिए बैलेंस थी क्योंकि कॉस्टिंग P&L हम नहीं बना सकते थे, अदरवाइज कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में बैलेंस नहीं होती है, राइट। तो ये डेबिट साइड पर कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स 1074,100। CLC अकाउंट सबसे लास्ट में बंद किया जाता है, वो कभी भी पहले बंद नहीं कर सकता। आपने पहले बनाया हो लास्ट में बनाया, कभी भी वो पहले नहीं बंद कर सकते। जब तक कॉस्टिंग P&L बंद नहीं होता वो नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्टिंग P&L की जो बैलेंस है, ये सेल्स हुआ 14,43,000 का और एक्सपेंस हुआ 10,74,100 का, तो उसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर हो रहा है 3,68,900 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कहां पर ट्रांसफर होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर कॉस्टिंग P&L अकाउंट 368,900। अब लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपको क्लोज करना चाहिए, डिफरेंस आ रहा है 322,300। ये हर बार क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, राइट। इसके बेसिस पर
जिसकी भी बैलेंसेस है उसकी ट्रायल बैलेंस बनाई गई है। मटेरियल कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गलत किया है, आपने एंट्रीज में गलतियां की है। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और उसके दो इलस्ट्रेशंस थे। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही एक ही साथ मेंटेन किए जाते हैं, एक ही बुक्स बनाई जाती है। तो जो जर्नल एंट्रीज होगी उसके लिए हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास बैलेंस शीट के आइटम्स यहां पर है, हमारे पास उसके भी लेजर्स अवेलेबल है, जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते थे। यहां पर जो भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक है, राइट, या फिर कैश बैंक जो भी है, कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यहां पर यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा बैलेंस शीट आइटम का, राइट, वही यूज करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम में, क्योंकि यहां पर कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों ही साथ में मेंटेन किया जाता है। राइट, तो जो हमने परचेस, फॉर एग्जांपल परचेस अगर करते थे तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम क्या एंट्री करते थे? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर सीधा ही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां पर मटेरियल कंट्रोल या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया जाएगा, बट कॉस्ट लेजर कंट्रोल की जगह पर कैश बैंक या फिर क्रेडिटर वर्ड यूज किया जाएगा, उसका अकाउंट में एंट्री पास की जाएगी। क्योंकि या तो पेमेंट कर दिया है या फिर पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट कर दिया है तो कैश एंड बैंक आएगा, पेमेंट करना बाकी है तो क्रेडिटर्स आएगा। तो यहां पर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें हमारे पास जो कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स जैसे अकाउंट्स नहीं थे वो अवेलेबल है, तो डबल एंट्री सिस्टम हम उसी में करेंगे। बाकी जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी है वो एज इट इज यहां पर एप्लीकेबल है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी है वो यहां पर ऐसे ही होगा। यहां पर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसा, हाँ, सेल्स अकाउंट वर्ड यूज होगा, बट परचेस अकाउंट या WIP, फिनिश गुड्स, वो सारे अकाउंट्स यूज होंगे। परचेस की जगह पर यहां पर हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे। WIP, फिनिश गुड्स के अकाउंट जो नहीं बनाते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंट में, वो यहां पर हम बनाएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स, वो सारी चीजें एज इट इज रहेगी। समझ में आ रहा है? बट जहां जहां पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते थे, उसकी जगह पर जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा वो यहां पर हमें डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। बाकी जर्नल एंट्रीज एज इट इज रहेंगे। वो हम क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों ही अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं, इसीलिए वहां पर रिकंसिलिएशन करना रहता है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम दोनों ही एक ही साथ बनाएंगे तो यहां पर डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ये कंपैरेटिवली बेनिफिशियल रहता है। राइट, तो यहां पर हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है जो बुक में दिया है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। Integrated accounts is the name given to a system of accounting whereby cost and financial accounts are kept in the same set of books. Obviously, then there will be no separate sets of books for costing and financial records. यहाँ पर दोनों ही एक ही साथ मेंटेन किया जाएगा, सेम सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में नहीं रखा जाएगा। Integrated accounts provide or meet out fully the information requirement for costing as well as financial accounts. For costing, it provides information useful for ascertaining the cost of each product, job, process, and operation of any other identifiable activity, and for carrying necessary analysis. Integrated system होगा तो उसमें जो costing के लिए हमें जो information चाहिए कि पर यूनिट कितना कॉस्ट है या फिर किस प्रोडक्ट जॉब का कितना कॉस्ट हुआ, वो सब कुछ हमें यहाँ से मिल पाएगा इंटीग्रेटेड सिस्टम में से। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स provide relevant information which is necessary for preparing profit and loss account and the balance sheet as per the requirement of law, and also helps in exercising effective control over the liabilities and assets of its business. इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमें यहाँ पर जो कॉस्टिंग P&L है वो भी पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकेंगे, एज वेल एज बैलेंस शीट भी बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स अवेलेबल है। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या क्या है? द मेन एडवांटेजेस, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन। मैंने पहले ही बोला कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों ही चीज हम एक साथ कर रहे हैं, तो यहां पर अलग से रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ रिकंसाइलिंग कॉस्टिंग P&L, costing profit and financial profit does not arise as there is only one figure of profit. Less efforts due to use of one set of books. There is a significant saving in efforts made. कम efforts करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही बुक बनानी है हमें।
Less time consuming. No delay is caused in obtaining information as it is provided from books of original entry. टाइम कम लगेगा क्योंकि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हमें सारी एंट्रीज मिल जाएगी. इकोनॉमिकल प्रोसेस. इट इज इकोनॉमिकल आल्सो. इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन. सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कम खर्चा होगा. इकोनॉमिकल है क्योंकि अदरवाइज कॉस्ट अकाउंट के लिए अलग अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए अलग अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, फिर उसका रिकंसिलिएशन करना, उसके लिए टाइम ज्यादा जाएगा. तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से खर्चा ज्यादा हो सकता है, जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट बच सकता है. तो ये 4 एडवांटेजेस हमें दिए गए हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के. नो रिकंसिलिएशन, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन, लेस एफर्ट्स, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल. समझ में आ रहा है? इजी है. ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जो है उसको इंप्लीमेंट करने के पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. The essential prerequisites for integrated accounts include the following steps. The management's decision about the extent of integration of the two sets of books. मैनेजमेंट का डिसीजन कि भाई कितने एक्सटेंट तक आपको इंटीग्रेशन करना है. वो कोई एक पार्ट तक हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट तक हो सकता है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा कि कितना इंटीग्रेशन करना है. Some concerns find it useful to integrate up to the stage of prime cost or factory cost, while other prefers full integration of the entire accounting records. कुछ एंटिटीज जो है वो पूरा का पूरा जो है कॉस्ट है वो इंटीग्रेट करते हैं, कुछ सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक करते हैं, कुछ सिर्फ फैक्टरी कॉस्ट तक करते हैं. राइट, डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डिसीजन पर. तो सबसे पहले ये सोचना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि कितने एक्सटेंट तक इंटीग्रेशन करना है. Then a suitable coding system must be made available so as to serve the accounting purposes of financial and cost accounts. Suitable costing system. सब अकाउंट्स वगैरह जो है उनको कोडिंग वगैरह, कोड्स वगैरह दिए होने चाहिए जिससे आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए. राइट, उन सभी का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे सिस्टम इजी हो जाए. ये दोनों ही चीज कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो अच्छे से हो सके. An agreed routine with regard to the treatment of provision for accruals, prepaid expenses, other adjustment necessary for preparation of interim accounts. रूटीन बनना चाहिए कि कब ये सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे. प्रोविजन फॉर अक्रूवल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट्स, जो भी चीजें हैं सब कुछ टाइमली मैनर में एक प्रिस्क्राइब्ड मोड, एक प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए. Perfect coordination should exist between staff responsible for the financial and cost aspects of the accounts, and an efficient processing of accounting documents should be ensured. कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए. जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस सभी का स्टाफ जो भी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट एस्पेक्ट्स के लिए, उन सभी के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जितने भी लोग इन्वॉल्व है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से प्रोसेस होने चाहिए. तो ये 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है बिफोर इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम. सबसे पहले तो कितना एक्सटेंट तक इंटीग्रेशन करना है वो डिसाइड करना रहेगा. प्रॉपर वे में कोडिंग सिस्टम होनी चाहिए. थर्ड, जो भी अकाउंट्स वगैरह है उसमें एक रूटीन होना चाहिए कि भाई प्रोविजनिंग कब करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्ट कब करेंगे, वो सब कुछ के लिए. एंड लास्ट, स्टाफ जो भी है इन्वॉल्व उन सभी के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये भी एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Under this system, there is no need for separate cost ledger. Of course, there will be a number of subsidiary ledgers in addition to the useful customers ledger and the purchase ledger. There will be stores ledger, stock ledger and job ledger. Stores and stock ledger kind of similar हो जाएगा. Job ledger मतलब WIP ledger. Features of integrated accounting system. Following are the main points of integrated accounting. Complete analysis of cost and sales are kept. Cost और sales का पूरा complete analysis मिल जाएगा. Complete details of all payment in cash are kept. कितना पेमेंट किया वो भी मिलेगा, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में क्या था, पेमेंट किया नहीं किया सब कुछ हम कहां पर लिख देते थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर सब कुछ अलग अलग, कैश में कितना पे किया, बैंक से कितना पे किया, कितना पे करना बाकी है, सब कुछ अलग से दिखेगा क्योंकि सभी के अपने अपने अकाउंट्स है. Complete details of all assets liabilities are kept in this system. And this system does not use notional account to represent all impersonal account. यहाँ पर assets and liabilities की पूरी complete details asset and liability के account wise मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई notional account नहीं है. notional account हम कौन सा यूज करते थे,
नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो नॉशनल अकाउंट है, वो जस्ट टेम्पररी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम जो कंप्लीट करनी है उसके लिए वो यूज किया जाता था, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट नहीं थे, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड जो अकाउंट्स लेजर्स प्रिपेयर किए जाते थे वही अवेलेबल थे। तो यहां पर मेन पॉइंट्स क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम के, तो कि पूरा का पूरा एनालिसिस कर पाएंगे, कॉस्ट एंड सेल्स का अलग अलग पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, पेमेंट इन कैश वगैरह कितना किया है, सारी के सारी एसेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर कोई भी नॉशनल लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। In non-integrated system, a cost ledger control account or a general ledger adjustment account is used in cost ledger. But in the integrated accounting system, general ledger adjustment account is eliminated and detailed accounts for assets and liabilities are maintained. यहाँ पर cost ledger adjustment account या general ledger adjustment account जो है वो eliminate कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो detailed accounts है assets liabilities के वही maintain किए जाएंगे। In other words, following accounts are used for general ledger adjustment account or cost ledger control account of non-integrated system. Cost ledger control account या general ledger adjustment account की जगह पर क्या यूज किया जाएगा? बैंक अकाउंट, रिसीवेबल्स और डेटर्स अकाउंट, पेबल्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एटसेट्रा। मतलब कि जो भी एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे ही यूज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ नॉशनल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑल अकाउंट्स नेसेसरी फॉर सर्विंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट will be used, but the cost ledger control account of non-integrated accounting is replaced by use of the following accounts. बाकी जो सारे accounts है, stores ledger control account, WIP account, finished goods, cost of sales, overheads account, वो सारे as it is रहेंगे। But जो cost ledger control account है, general ledger adjustment account है, वो eliminate हो जाएगा और उसकी जगह पर बैंक, receivables, payables, provision, fixed assets, share capital account यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होती है वो हमने समझा। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस है, वो यहां पर हम कवर अप करेंगे। इलस्ट्रेशन 3, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड। यहां पर हमें जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस के लिए। अज्यूमिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि यहां पर इंटीग्रेटेड है, तो आपको कैसे करना है, मतलब कि इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। सी आपको क्वेश्चन में मोस्टली दे सकते हैं कि भाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, लिखा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि यहां पर इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड, तो उस हिसाब से करना है। कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि ये इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड, तब आपको कैसे आंसर करना होगा, मतलब कौन सी सिस्टम आपको यूज करनी होगी? अज्यूम करेंगे? नहीं, यहां पर अज्यूम नहीं कर सकता है, यहां पर आपको कुछ हिंट दी होगी, जैसे कि अगर यहां पर तो ट्रांजैक्शंस दी है इसलिए कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दी है, बाकी आपको ओपनिंग बैलेंसेस देंगे और ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है, देन इट मींस कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखी है, उसकी जगह पर बैंक, क्रेडिटर, डेटर या और कोई अकाउंट की बैलेंस दे रखी है, दैट मींस कि इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अदरवाइज जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको कंसिडर करना रहेगा, राइट? चलिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हम एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेस्ड 2 लाख। रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो हम जनरली सीधा ही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बट यहां पर इंटीग्रेटेड है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर। सी यहां पर परचेस्ड है, वी डोंट नो कि उन्होंने पे किया है या नहीं, इसीलिए तीनों ही कैश, बैंक या क्रेडिटर तीनों ही लिख देना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू पेएबल या फिर बैंक, यहां पर उन्होंने वही लिखा है, कैश, बैंक एंड क्रेडिटर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वो सही है, ज्यादा सही है, हम अज्यूम नहीं कर रहे कुछ भी। 2 लाख
सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन 1,50,000, ये तो नॉन इंटीग्रेटेड हो या इंटीग्रेटेड सेम रहेगा। स्टोर्स लेजर में से WIP में हम ऐड कर रहे हैं, तो WIP में स्टोर्स रॉ मटेरियल बढ़ेगा, तो WIP अकाउंट डेबिट, और स्टोर्स लेजर में से ट्रांसफर हो रहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। देन वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट 1,20,000, वेजेस का और भी दिया है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84,000, तो 120 जो है यहां पर बोला है 30% इनडायरेक्ट है, तो 70% क्या होगा डायरेक्ट, मतलब कि वो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है। तो 120 के 70% करेंगे तो कितना आ जाएगा 84,000, मतलब कि ये अगर वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन नहीं दिया होता तो भी हम यही करते, 84,000 ही आता। तो जो बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट है, राइट, 36,000, वो क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स में जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो वेजेस पे किए हैं, पेड लिखा है तो कैश या बैंक से पे किया होगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट करते हैं, पर यहां पर इंटीग्रेटेड है तो सीधा कैश एंड बैंक, हमारे पास वो अकाउंट है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000। अब जो वेजेस है उसमें से हमें 84,000 है वो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, डायरेक्ट है तो वो WIP में ऐड करेंगे, तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 84,000। और जो बाकी का है 36,000 वो इनडायरेक्ट है, मतलब कि वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, या फिर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 36,000, और यहां पर हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो वेजेस कंट्रोल टू बैंक, यहां पर बैंक लिखा है, हम कैश और बैंक लिख सकते हैं 120। Then factory overheads to wages control 36 and WIP to wages control 84। सिंपल। चलिए, फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड 84,000, एक एक्सपेंस इनकर कितना किया है 84,000 का, तो इनकर किया तो एंट्री क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर। सी इनकर्ड मतलब कि खर्चा किया है, पे किया है या नहीं वो हमें नहीं पता है, तो कैश, बैंक और क्रेडिटर लिख सकते हैं 84,000। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां पर बैंक उन्होंने पे कर दिया सामान है, बट इनकर्ड का मतलब एक्सपेंस किया है, पे किया है या नहीं वो नहीं पता चलता है, तो मेरे हिसाब से कैश, बैंक और क्रेडिटर तीनों ही लिखने चाहिए, राइट। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो क्या एंट्री होती, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 92,000, उसमें से प्रोडक्शन के लिए किया, उसमें से प्रोडक्शन को चार्ज कितना किया 92,000, ये क्या हुआ एब्जॉर्ब किया है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितना किया है 92,000, तो ये कहां पर जाएगा WIP में। सो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये इंटीग्रेटेड हो नॉन इंटीग्रेटेड हो दोनों में सेम रहेगा, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, सिंपल। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना किया है 20,000 रुपीस का किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम इंटीग्रेटेड है तो कैश, बैंक या क्रेडिटर पता नहीं है पे किया है या नहीं, राइट। नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 20,000, यहां पर बैंक पे कर दिया है, ऐसा मान लिया है, बट हमें सेफर साइड के लिए तीनों ही लिख देने चाहिए, कैश, बैंक या क्रेडिटर। फिर दिया है सी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना कि इसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल्स के लिए यूज किया गया होता है, या फिर इसको हमें कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करना होता है, बट ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट 2 लाख रुपीस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाँ क्लोज ना हो तो भी उसमें कुछ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड रह सकता है, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर अगर कुछ नहीं दिया होगा कि कितना एब्जॉर्ब किया तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया ऐसा मान लेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट एट 2 लाख रुपीस, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं एट कॉस्ट, तो वो क्या होंगे कि हमारे कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बने हैं, तो WIP में से हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे उसे, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। सो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू WIP अकाउंट, ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में सेम रहेगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू WIP 2 लाख। फिर है सेल्स किया है 2,90,000, सेल्स किया है 290 का, तो सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री होगी,
कैश बैंक या फिर डेटर अकाउंट डेबिट 2,90,000 टू सेल्स 2,90,000। यहाँ पर इंटीग्रेटेड है इसीलिए वही हम सीधा लिखेंगे, राइट। यहाँ पर उन्होंने रिसीवेबल्स या फिर बैंक लिखा है 290 टू सेल्स 290, समझ में आ रहा है। एंड क्लोजिंग स्टॉक बोला है नील, मतलब कि कोई भी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए थे कितने हैं 2 लाख, हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फिनिश्ड गुड्स बनाया वो सारा का सारा आपने सेल कर दिया, जितना फिनिश्ड गुड्स आपने बनाया उतना सारा का सारा आपने सेल कर दिया। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा 2 लाख रुपीस। फिनिश्ड गुड्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ट्रांसफर करेंगे 2 लाख पूरा का पूरा। ओपनिंग बैलेंस नहीं दी है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो जितना बना उतना ही हम सेल कर देंगे, राइट। समझ में आ रहा है। तो 2 लाख रुपीस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और यहां पर हमारा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 0 हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और यहां पर डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में हम, तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये दोनों ही अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें ट्रांसफर करने होंगे, और दोनों का दोनों ही सेल हो गया, कंप्लीट हो जाएंगे दोनों ही लेजर्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 lakhs एंड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20,000। आप दोनों की सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 lakhs, राइट। यहां पर उन्होंने साथ में ही दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 220 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 lakhs एंड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल 20,000, राइट। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें गलती होने के चांसेस है। यहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक 0 दिया है, इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जितना फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन हुआ था उतना पूरा का पूरा सेल कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसे मिले, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और फिर है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। अगर ये एंट्री नॉन इंटीग्रेटेड में आता ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही वो दोनों चीजें आती हैं, और हम यहाँ पर पैसे मिले उसके बारे में सोचते ही नहीं है अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो। बट इंटीग्रेटेड है तो ये एंट्रीज पास करनी होगी, और बहुत ही ईजीएस्ट है। यहाँ पर बैंक लिखा है, कैश एंड बैंक दोनों ही यूज कर सकते हैं, कैश एंड बैंक टू रिसीवेबल्स और डेटर्स एंड पेएबल्स टू कैश एंड बैंक। सिंपल इजी क्वेश्चन था। ऐसी जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं 4-4, 5-5 मार्क्स में, इसमें से 4 या 5 ट्रांजैक्शंस आपको देंगे और आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, मैंने पहले ही बताया है आपको कि इस चैप्टर का वेटेज है वो जनरली 4-5 मार्क्स का है, कभी कभार ही इसमें से 5 मार्क्स से ज्यादा का पूछते हैं, 8-10 मार्क्स का पूछते हैं, बट जनरली 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। तो इसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है जर्नल एंट्रीज पास करना, नॉन इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंटीग्रेटेड, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इजी है, राइट। ऐसा ही एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, तो वो हम देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 7.48 पर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दत्ता एंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यू आर रिक्वायर्ड to pass the journal entries for the following transactions that took place for the year ended on 31st March. Narrations are not required. यहाँ पर journal entries ही पास करनी है, right? चलिए कुछ transactions दी है, इसका आंसर भी साथ साथ में देखते जाएंगे। चलिए तो पहले इसका क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल्स परचेस्ड 50% ऑन क्रेडिट 6 लाख रुपीस, यहाँ पर परचेस किया है और यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि 50% क्रेडिट पर है, मतलब कि 50% कैश बैंक पे करके किया है। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है टू कैश बैंक या क्रेडिटर। यहाँ पर कैश बैंक में कितना होगा 6 लाख का 50% मतलब कि 3 लाख, और क्रेडिटर्स में कितना जाएगा 3 लाख। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैश और बैंक 3 लाख टू क्रेडिटर्स 3 लाख। अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सिंपली हो जाता स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख, राइट। यहां पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख टू पेएबल्स 3 लाख टू कैश एंड बैंक 3 लाख, सिंपल। अब है सेकंड
मटेरियल्स इश्यूड टू प्रोडक्शन 4 लाख। मटेरियल कितना इश्यू किया है प्रोडक्शन के लिए, तो 4 लाख रुपीस। तो स्टोर्स लेजर में से कहां जाएगा, डब्ल्यूआईपी में से, डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4 लाख। WIP टू स्टोर्स लेजर 4 लाख 4 लाख, ये दोनों में ही सेम रहेगा, इंटीग्रेटेड एज वेल एज नॉन इंटीग्रेटेड। वेजेस पेड 50% डायरेक्ट 2 लाख, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख। तो देखिए अगर ये नहीं दिया होता कि 50% डायरेक्ट है तो भी हम वही करते ना, सॉरी 50% डायरेक्ट दिया होता, बट ये नीचे वाली लाइन नहीं दी होती तो भी हम वही करते। 2 लाख में से 1 लाख जाएगा WIP में और 1 लाख जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जो भी नाम दो, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, ऑल आर सेम। तो जो वेजेस पे किया है 2 लाख रुपीस का, उसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यहां पर पेड है तो कैश और बैंक अकाउंट 2 लाख, उसमें से 1 लाख जाएगा प्रोडक्शन के लिए, तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल 1 लाख 1 लाख। यहां पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। So wages control to bank 2 lakh 2 lakhs, factory overheads to wages control 1 and WIP to wages control 1 lakh 1 lakh, सिंपल। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड 80,000 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना इनकर किया है 80,000 का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। यहां पर भी इनकर्ड है तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस किया है, पे किया है वो हमें नहीं पता है, तो कैश, बैंक, क्रेडिटर तीनों ही लिखने चाहिए। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बैंक, यहाँ पर 80,000 उन्होंने सिर्फ बैंक में लिखा है, बट मेरे हिसाब से सभी लिखने चाहिए। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख। कितना चार्ज किया फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन में, तो 1 लाख, तो उसकी एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट की, कितना एब्जॉर्ब किया है 1 लाख का, सो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 40,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना इनकर किया है 40,000, उसकी एंट्री क्या होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर, क्योंकि इनकर्ड है, पेड नहीं लिखा है, बट यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक 40,000 ये लिखा है उन्होंने। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 5 लाख। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 ही है, राइट, फटाफट कर लेते हैं। सेलिंग एंड फिनिश गुड्स एट कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, तो फिनिश गुड्स उतना बना है, सो WIP में से फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट 5 लाख। ये दोनों ही सिस्टम में सेम रहेगा, राइट, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। सेल्स 50% क्रेडिट है 7,50,000, तो 50% क्रेडिट है 7,50,000 जो है टोटल सेल्स हुआ है, उसमें से आधा जो है वो कैश बैंक में और आधा जो है वो क्रेडिट पर है, मतलब कि डेटर्स को हमें कंसीडर करना होगा। तो 750 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3,75,000 होगा, तो 3,75,000 एंट्री होगी। कैशर बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू सेल्स 7,50,000। नॉन इंटीग्रेटेड होता तो ये कुछ होता ही नहीं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर एंट्री रिसीवेबल्स 375 टू बैंक और कैश 375 टू सेल्स 75, यहां पर कैश अकाउंट लेकर आए हैं, वो सुन लिया होगा उन्होंने। चलिए फिर है क्लोजिंग स्टॉक नील। सो अगेन जितना उन्होंने यहां पर फिनिश गुड्स का हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है और क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो जितना बना उतना सब कुछ सेल कर दिया, तो ये 5 लाख पूरा का पूरा सेल कर दिया है, राइट। तो फिनिश गुड्स में से हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ नहीं है, तो जितना इनकर किया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, सो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। तो ये दोनों ही फिनिश गुड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा टोटल 5,40,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 5 लाख टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 40,000। यहां पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट भी बंद हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 540, फिनिश गुड्स कंट्रोल 5 लाख, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 40,000। सिंपल, दोनों की अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। फिर है रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स 2 लाख एंड पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स 2 लाख। तो यहाँ पर रिसिप्ट होगी तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट, और पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 2 लाख, राइट। सिंपल, इजी,
राइट। ऐसे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन इजी रहते हैं और पूछ भी सकते हैं, तो आपको अच्छे से करके ही जाने चाहिए, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जर्नल एंट्रीज जो हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ समझी थी, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आ ही जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट के अकाउंट की जगह पर जो असेट्स लायबिलिटीज, जो आप पहले भी 11th 12th फाउंडेशन में भी किया है, वही चीज करनी है, राइट, और कुछ नहीं है। कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है ये। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, जो दोनों ही जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड थे। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 4। In the absence of the chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system fully integrated with the financial accounts. यहाँ पर हमें एक महीने के लिए कॉस्ट अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बोल दिया है क्वेश्चन में। The following relevant information is provided to you. बैलेंसेस एट द बिगिनिंग फॉर द मंथ दिया है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है 25,000, WIP अकाउंट है 20,000, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है 35,000। इन दो तीनों की कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस ही होगी, राइट, क्योंकि ये स्टॉक है तो स्टॉक डेबिट बैलेंस असेट्स ही होते हैं। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ 3,000। सी यहां पर प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड है, इट इज नॉट ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड। यहां पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवर एब्सॉर्ब्ड दोनों ही लिखा। बट यहां पर प्रीपेड है, मतलब कि पहले से पे कर दिया है, तो वो असेट है, तो इसकी भी बैलेंस क्या होगी? डेबिट होगी। सी ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड है या नहीं, वो सोचने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स बनाएंगे और अगर उसमें बैलेंस बची, तो जनरली हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी ओवरहेड्स अकाउंट है, उसमें आपको स्पेसिफिकली बोला है कि ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में अंडर एब्सॉर्ब्ड या ओवर एब्सॉर्ब्ड को चार्ज कीजिए, तो वहां पर हम चार्ज करेंगे। अगर ऐसा नहीं बोला है तो या तो हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड की, तो हम जनरली उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो भी डिफरेंस मिलता है उसे। बट यहां पर ये प्रीपेड दिया है, दैट मींस कि ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, बट ये ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड की है, मतलब कि ऑलरेडी पे कर दिया है इन एडवांस। ये असेट है, ये डेबिट बैलेंस है, बट ये अंडर एब्सॉर्ब्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अंडर एब्सॉर्ब्ड नहीं है कि भाई बाकी रह गया है, ऐसा नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। इसीलिए अगर हमें जो डिफरेंस, मतलब कि जो अंडर एब्सॉर्ब्ड या ओवर एब्सॉर्ब्ड कुछ भी डिफरेंस आएगा, तो वो हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रीपेड है, अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवर एब्सॉर्ब्ड नहीं है, और प्रीपेड है इसीलिए डेबिट बैलेंस है। इतना तो आपको समझ में आता होगा, राइट? चलिए, फिर है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। मटेरियल परचेस्ड 75,000, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन एंड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस। प्रोडक्शन के लिए है तो WIP में जाएगा, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए है तो ओवरहेड्स में जाएगा। 30,000, 4,000, टोटल 34,000। मटेरियल्स ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस 5,000, एक बैच में से दूसरी बैच में गया। सी ये इसकी इंपैक्ट कोई भी अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि स्टोर लेजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक बैच में से दूसरी बैच में गया। उतना 5,000 इश्यू कर दिया था तो इश्यू कर दिया था, वो WIP में कहां कैसे यूज होता है डजंट मैटर। तो इसको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी चीज को इग्नोर करते हैं या फिर उसकी एंट्री पास करना जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में आपको नोट मेंशन करना चाहिए, नोट में मेंशन करना चाहिए। नोट शुड बी एडेड, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। आप नहीं लिखते हैं और आप वो नोट में लिखते हैं तो उसके भी मार्क्स रहते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में नोट लिख दीजिएगा कि भाई ये बैचेस जो है, एक बैच में से दूसरे बैच में ट्रांसफर किया, उससे स्टोर लेजर वगैरह में या फिर स्टॉक वगैरह में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसकी एंट्रीज पास नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, एक जॉब में से दूसरी जॉब में गया होगा, तो अगर अलग अलग जॉब के अकाउंट्स बना रहे हैं तो एंट्रीज पास होगी, वो दोनों ही जॉब को अफेक्ट करेगा, बाकी स्टोर लेजर कंट्रोल को नहीं मैटर करेगा। Then total wages paid, direct workers को 25,000, indirect workers को 5,000, total 30,000, and direct wages charged to batches है 20,000, और recorded non-productive time of direct workers 5,000। See, direct workers को पे कितना किया है? 25,000, बट प्रोडक्शन के लिए चार्ज कितना किया? 20,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5,000। ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब कि डायरेक्ट वर्कर्स के पास काम नहीं करवा पाए होंगे। तो ये जो है वो काइंड ऑफ लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो इससे भी हम ओवरहेड्स ट्रीट करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज किया जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस के लिए जो चार्ज करेंगे WIP में वो सिर्फ 20,000 होगा, 5,000 है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड 6000, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड 12000। ये अदर प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर फैक्ट्री मेंटेनेंस में जाएगा मटेरियल, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है, और ये जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। इवन ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम है डायरेक्ट वर्कर्स का, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। इन तीनों के अलावा इनकर कितना किया है? 12000। सेल्स कितना किया है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड कितना है? 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000। कितने गुड्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए? 65,000। तो ये WIP में से इतने गुड्स जो है वो बने हैं ऐसा। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना फिनिश गुड्स में से हमने सेल किया वो दिखा रहा है। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ। WIP की फिजिकल वैल्यू बताई है 40,000, 40,000 की वैल्यू है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस जितना चार्ज किया उसके 150% है। सी डायरेक्ट वेजेस है कितना, पे कितना किया है? 25,000, बट चार्ज कितना किया है? 20,000, क्योंकि 5,000 रुपीज है वो नॉन प्रोडक्टिव है और उसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज किया है। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करके WIP में लेकर जाना है वो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड है। वो किसका होगा? 20,000 जितना हमने WIP में ट्रांसफर किया उस वेजेस का 150% होगा, ना कि 25,000 का। ये खास ध्यान में रखना है। राइट, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है चार्ज टू WIP। क्लियर? और यहां पर बताया रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ: स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये 5 अकाउंट्स हमें बनाने हैं। इसके अलावा क्या अकाउंट्स आपको बनाने हैं तो वो वर्किंग नोट का पार्ट होंगे, बाकी मेन आंसर का पार्ट ये 5 अकाउंट्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब भी आप आंसर कर रहे हैं तो ये 5 अकाउंट्स पहले बना दीजिए, उसके बाद जितना भी चाहिए वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। और इसमें से इन तीनों की तो आपको, इन चारों की आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है तो वो भी सबसे पहले लिख लेना चाहिए। जैसे कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो चारों के चारों अकाउंट की डेबिट बैलेंस ही है। स्टोर लेजर, WIP और फिनिश गुड्स की तो हर बार डेबिट बैलेंस ही होगी। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की हर बार क्रेडिट बैलेंस होगी। यहां पर तो वो आएगा नहीं। तो स्टोर लेजर, WIP और फिनिश गुड्स की जो हमें बैलेंस दे रखी है वो देखे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 डेबिट साइड। वेजेस कंट्रोल तो वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 तो वो भी डेबिट बैलेंस है। फिर WIP अकाउंट में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि इन्वेंटरी जो है वो असेट है और असेट की डेबिट बैलेंस ही होती है। एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, राइट, ये भी डेबिट बैलेंस है। अब जो एक ट्रांजैक्शन है उसका लेजर पोस्टिंग, यहां पर आपको लेजर पोस्टिंग ही करना है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है। तो चलिए अब देखते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एक के बाद एक सारे के सारे समझते जाते हैं। सबसे पहले है मटेरियल परचेस्ड, 75,000 का मटेरियल परचेस किया है। तो यहाँ पर मटेरियल परचेस है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो क्या एंट्री होगी? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमें यहाँ पर डेबिट साइड होगा क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट 75,000, कैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्रेडिटर्स, बैंक वगैरह अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अगर वो बनाने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। उसकी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है या फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा है तभी हम कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर ऐसे अकाउंट्स बनाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, कैपिटल अकाउंट वो तभी बनाएंगे, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको जिसकी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है या फिर यहाँ पर जो बताया है वही अकाउंट्स आपको बनाने चाहिए, या फिर जो जो जरूरत पड़े। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर नहीं दिया है तो उसके अकाउंट्स आप नहीं बना सकते हैं। अगर पूछा है स्पेसिफिकली तो एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, बट अदरवाइज आपको बनाने ही नहीं चाहिए। और अगर उनका इंटेंशन होगा कि आप बनाओ तो वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम कैश, बैंक, क्रेडिटर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो उसकी जर्नल एंट्री या फिर उसका पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन है 30,000। प्रोडक्शन में कितना इश्यू किया है? 30,000, तो वो कहां पर जाएगा? WIP में। एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा WIP अकाउंट 30,000 और WIP अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पर आएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 30,000। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट है, और हाँ देखिए आप ऐसी भी गलती मत कीजिएगा कि ये फैक्ट्री मेंटेनेंस देखा 4,000 और ये दोनों साथ में लेकर आप SLC में दोनों एक साथ लिख रहे हैं, फिर
WIP में लिखेंगे, फिर हो सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में भूल ही जाए। ऐसा मत कीजिएगा, बेटर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक ट्रांजैक्शन की दोनों या फिर दो से ज्यादा जो भी इफेक्ट आ रही है वो एक साथ कीजिए, अदरवाइज आपकी गलती होने के चांसेस है, एक आध लेजर पोस्टिंग करने में रह जाएगा। राइट, जल्दी करने से बेटर है कि अच्छे से कीजिए। राइट, स्पीड बढ़नी चाहिए वो बात अच्छी है, बट इस तरह से स्पीड मत बढ़ाइएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां हो जाए, क्योंकि उनसे पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। एक छोटी सी गलती ना आपको आंसर या 0 मार्क्स देने के लिए काफी हो सकती है। राइट, कैलकुलेशन में भी जल्दी मत कीजिएगा, खास करके प्लस माइनस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी चीज में रिकंसिलिएशन टोटल वगैरह करना है तो वहां पर कुछ चीजें माइनस में होती है ना, तो आप ब्रैकेट नहीं करते हैं, यहां पर लिखते हैं लेस। फिर क्या होता है कि लेस दिखता नहीं है, जब हम कैलकुलेटर पर टोटलिंग करते हैं ना तब हमें लेस नहीं दिखता है, तब हम सिर्फ हमारा फोकस ये फिगर्स पर ही होता है। तो उस केस में कई बार लेस किया है बट ब्रैकेट नहीं किया है ना, तो वो जो माइनस करना होता है ना वो माइनस करना भूल जाते हैं और हमारा आंसर जो आता है वो गलत आ जाता है। तो आप खास ध्यान में रखिए कि यहां पर ये लेस वगैरह मत लिखिए, फिगर्स में आप ब्रैकेट कीजिए, जहां पर भी आपको माइनस करना है वहां पर। तो आपको जब कैलकुलेटर में आप गिनते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये ब्रैकेट में है तो मुझे माइनस करना है। समझ में आ रहा है, ऐसी गलतियां होती है और उस वजह से पूरे नंबर भी चले जाते हैं। राइट, चलिए, और खास करके एमसीक्यूज में अगर आप गलती से भी वर्किंग नोट या फिर रफ वर्क कर रहे हो उसमें आपने ब्रैकेट नहीं किया और फटाफट टोटल करने लगे और उसमें गलती हो गई तो आपके दो मार्क्स पूरे के पूरे चले जा सकते हैं। और कई बार केस स्टडी में तो ऐसा होता है कि पहले का आंसर दूसरे में भी इफेक्ट होता है, तो आपके सारे के सारे 10 मार्क्स भी जा सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिएगा। राइट, जल्दी करने में अटेम्प्ट आ सकता है। हाँ, तो यहां पर एडवाइजेबल है कि एक एक ट्रांजैक्शन की सारी के सारे इफेक्ट्स देने के बाद ही आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर जाए। फैक्ट्री मेंटेनेंस है 4000 का, तो वो होगा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में जाएगा। राइट, डेबिट होगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसमें क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4000 और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4000। फिर नेक्स्ट जो है मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, ये तो कहीं पर इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी नोट लिखनी है आपको, नोट भी साथ साथ में लिखते जाइएगा जहां पर आप थोड़ा सा स्पेस मैनेज करके, तो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन टोटल वेजेस पेड कितना है, डायरेक्ट वर्कर्स को है 25,000 और 5,000 इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए, तो टोटल है 30,000। यहां पर आपको टोटल दिया है तो टोटल से एंट्री पास कर सकते हैं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और यहां पर पेड लिखा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट यहां पर बनाया हुआ है, टू बैंक अलग अलग लिखा है, आप एक साथ भी टू कैश बैंक लिख सकते हैं। 30,000 चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो आपको यहां पर लिख सकते हैं 25,000 प्लस 5,000 तो भी चल जाता। राइट, बट कहीं पर वर्किंग नोट या फिर कहीं पर भी कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। फिर उसमें से हमें क्या बताया है कि भाई 20,000 है वो डायरेक्ट वेजेस जो है वो बैचेस के लिए चार्ज करने हैं, तो वो WIP में जाएगा। WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर WIP अकाउंट लिखा जाएगा 20,000 और WIP में डेबिट साइड पर आएगा वेजेस कंट्रोल 20,000। राइट, फिर ये जो 5,000 है जो इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए पे किया है वो, प्लस जो नॉन प्रोडक्टिव है डायरेक्ट वर्कर्स का 5,000, वो दोनों ही जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहां पर आप सीधा 10,000 लिख सकते हैं या 5,000 की दो एंट्रीज कर सकते हैं। तो वेजेस कंट्रोल में ये दोनों ही क्रेडिट साइड पर आएंगे 5,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड में ये डेबिट साइड पर आएंगे वेजेस कंट्रोल, यहां पर उन्होंने टोटल लिखा है 10,000। राइट, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 6,000, उसकी एंट्री होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। इनकर्ड है तो कुछ भी हो सकता है। राइट, यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट उन्होंने नहीं बनाया है, आप बना सकते हैं, और यहां पर नहीं बनाया है तो उसकी कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं आई होगी। राइट, अदरवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते टू कैश और बैंक और क्रेडिटर 6,000। राइट, और कैश और बैंक और क्रेडिटर में क्रेडिट साइड पर लिखा जाता बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहां पर नहीं बनाया है, उन्होंने सीधा ही लिखा है कॉस्टिंग पैनल में, वो बाद में एंट्री हम देखेंगे। फिर है, पर वो भूल मत जाना, अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो यहां पर गलती होने के चांसेस हैं। सी यहां पर 6,000
इनकर किया है और उतना ही एब्जॉर्ब किया है, कुछ बोला नहीं है अलग से, तो एब्जॉर्प्शन भी की भी एंट्री हम पास कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, और फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आप बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बट यहां पर उन्होंने सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में लिखा है, राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को डेबिट साइड पर, मतलब कि एंट्री क्या पास की होगी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर जाने की जगह पर उन्होंने सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया है। एंट्री हो गई कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। चलिए फिर है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 12000, तो उसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा है 12000, सीधे पे कर दिया, इनकर है तो मेरे हिसाब से तीनों ही लिखने चाहिए, और यहाँ पर हम कैश बैंक क्रेडिटर नहीं बना रहे तो उसकी दूसरी इफेक्ट नहीं आएगी। फिर है सेल्स है 1 लाख रुपीज, तो सेल्स अकाउंट की एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, और फिर ये सेल्स जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में भी ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर सेल्स का अकाउंट नहीं होगा तो सीधे ही उन्होंने सेल्स जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर लिखा है 1 लाख रुपीस, राइट। जनरली हम सेल्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं इसलिए। फिर है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, 80,000 के कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो सेल किए हैं, तो फिनिश गुड्स में से ट्रांसफर करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर करता है कॉस्टिंग पीएनएल में, बट यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है, सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया है। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स जो है उसमें सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट या फिर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट जो है वो सीधा ही क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 80,000, और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट 80,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में और कुछ नहीं होगा, फिनिश गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और फिर वो वही चला जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी वो करते हैं, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जनरली ये फिनिश गुड्स भी आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आता है और एडमिन ओवरहेड्स भी आता है। सो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यूज करें, ये दोनों ही एंट्रीज उसमें आ जाती, राइट। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे कर सकते हैं, गलत नहीं है ये। चलिए फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000, मतलब कि इतने गुड्स बन चुके हैं WIP में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए हैं। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। सो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर आएगा WIP 65,000 और WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 65,000। चलिए फिर ये इन्वेंटरी फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंटरी वाला है वो हम बाद में करते हैं। फिर जो दिया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट वेजेस WIP में चार्ज किया है 20,000, उसके 150% मतलब कि 30,000 जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में से WIP में। तो एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 30,000। यहाँ पर है बाय WIP, राइट, 30,000 रुपीज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और WIP में प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 30,000। क्लियर। चलिए अब हमारा एक पार्ट रह गया, वो है कि फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ इज 40,000, दैट इज कि 40,000 की फिजिकल वैल्यू है क्लोजिंग WIP इतना है। तो क्लोजिंग WIP हम लिखेंगे जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 40,000 रुपीज का। तो यहाँ पर WIP में लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन, फिजिकल वैल्यू है 40,000। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका टोटल करेंगे तो हो रहा है 65 प्लस 40 1,05,000, और यहाँ पर टोटल कर रहे हैं 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 तो हो गया 1 लाख। तो यहाँ पर 5,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होगा कि क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे और ये सब कुछ लिख दिया तो इतने में जनरली अकाउंट क्लोज हो जाता है WIP का, जितना भी था वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बट एक्चुअल में 40,000 रुपए की इन्वेंट्री मिली है, जबकि एक्चुअल में उतना बुक्स के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो कितना होगा, ये 1 लाख रुपीज का कॉस्ट किया है और 65,000 जो है
उतना फिनिश गुड्स मिला है। तो 1 लाख माइनस 65,000 करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 35,000। तो इस हिसाब से बैलेंस बुक के हिसाब से WIP कितनी है 35,000, बट एक्चुअल में फिजिकली कितना मिला 40,000, मतलब कि 5,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, वो स्टॉक में गेन हुआ है, WIP ज्यादा मिली है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा एज एबनॉर्मल गेन। एंट्री क्या हो जाएगी WIP अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अगर 35,000 की जगह पर डिफरेंस अगर आता 45,000 तो ये 5,000 कहां पर आते, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आता, राइट। अगर टोटल यहां पर हो रहा होता 1,10,000, डेबिट साइड का टोटल 110 होता और इसका टोटल 15 है, तो ये जो 5,000 होते ये यहां पर होते, इसका मतलब कि लॉस हो रहा है। जितना एक्सपेंस हमने किया होता ना, हमें सामने WIP की क्लोजिंग WIP नहीं मिली है, तो ये 5,000 कहां जाता कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड पर, ये एज एबनॉर्मल लॉस। बट यहां पर गेन है तो इसको कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। ये मत भूल जाना, इसकी दूसरी इफेक्ट कॉस्टिंग P&L में देनी है WIP कंट्रोल अकाउंट 5,000। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिए थे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन 66,000, ये हर बार डेबिट बैलेंस आएगी। वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में देखेंगे तो ये 1,000 का डिफरेंस आएगा। सी मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर कॉस्टिंग P&L में चार्ज किया हम, क्यों, क्योंकि ये जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है बट ये प्रीपेड है, नॉट अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, राइट। इसी वजह से जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा कॉस्टिंग P&L में। ये भूल मत जाना, इसकी दूसरी इफेक्ट देना कॉस्टिंग P&L में। ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 1,000 रुपीज ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी क्लोज हो चुका। फिर WIP अकाउंट भी क्लोज हो चुका। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिजिकल वैल्यू वाला, इसको आप टिक करके रख सकते हैं, एग्जाम टाइम पर आपको देखकर जाना चाहिए। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें बैलेंस आया 20,000 रुपीज, बैलेंस कैरीड डाउन। ये फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा 20,000, अभी तक नहीं बेचा है, इसकी भी डेबिट बैलेंस आएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस किया तो 20,000 रुपीज जो है वो बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट मिला हमें, राइट, 20,000 रुपीज का। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। ये देखिए लिखा है नोट में, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस विल नॉट अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है। बाकी की नोट्स आपको समझाने के लिए दी गई है, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट ये नोट आपका आंसर का पार्ट बनेगा। क्लियर। तो ये था इलस्ट्रेशन 4, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब देखेंगे हम इलस्ट्रेशन 5। A fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from spoiled papers records and as a result of consultation with accounting staff for the month of January. जो भी कंपनी है उसमें फायर की वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके, राइट। पर आपको थोड़े से डिटेल्स जो है वो मिली है। इनकम्प्लीट लेजर एंट्रीज, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 32,000। ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, सिमिलर टू SLC होगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बाकी हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जनरली जब परचेस करते हैं तब लिखते हैं, फिर उसमें जो भी बैलेंस है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाती है स्टोर्स लेजर कंट्रोल में। बट यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल की बैलेंस दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, तो उसकी बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर दिया है WIP कंट्रोल अकाउंट जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है 9200, ये भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्योंकि WIP की भी ये डेबिट बैलेंस होती है और ब्रॉट डाउन है। और बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1,51,000, मतलब कि इतना फिनिश गुड्स बन चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन है। फिर पेएबल और क्रेडिटर्स अकाउंट, सी यहाँ पर क्रेडिटर और पेएबल अकाउंट दिया है, इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें है टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,200 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,400। यहाँ पर ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन दोनों ही बैलेंस है, तो ये ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस क्योंकि पेएबल क्रेडिटर की क्रेडिट बैलेंस होती है ना, और ये कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कैरिड डाउन से भी पता चलता है ब्रॉट डाउन ओपनिंग होता है, कैरिड डाउन जो है वो क्लोजिंग होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट है, बैंक अकाउंट अमाउंट स्पेंड 29,600, इतना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट इनकर किया है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब की ओपनिंग और ये बैलेंस कैरिड डाउन मतलब की क्लोजिंग हमें दिया है 30,000। Additional information: the bank book showed that rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material. 89,200 रुपीज जो है वो पे किए गए हैं क्रेडिटर्स को।
Ending inventory of WIP included materials of rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. यहाँ पर हमें बताया कि जो इन्वेंटरी है WIP की, एंडिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसमें 5,000 रुपीज का मटेरियल है और 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज की गई है. जनरली WIP होगा तो उसमें मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है, राइट. वही हम डेबिट करते हैं, तो उसमें से जो WIP वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग WIP होगी उसमें भी वही तीन एलिमेंट हो गया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. तो यहाँ पर मटेरियल का दिया है कि भाई 5,000 रुपए का मटेरियल है और लेबर 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स है. अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स, मतलब कि ओवरहेड्स भी किसके बेसिस पर एब्जॉर्ब होते हैं, लेबर आवर्स के बेसिस पर, राइट. तो 300 है, अब उसका रेट हमें नहीं दिया है, देखते आगे दिया है या नहीं. The job card showed that workers have worked 7,000 hours. Job card showed that 7,000 hours are worked. Job card मतलब कि ये वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट लेबर्स कितना यूज हुआ है, 7,000. ये डायरेक्ट लेबर आवर्स होगी जितना WIP अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है. The wage rate is ₹10 per labor hour. 10 रुपए है, तो 70,000 रुपीज का लेबर कॉस्ट है वो चार्ज किया WIP में. और यहाँ पर 300 जो क्लोजिंग WIP है उसमें भी 10 रुपए के हिसाब से हमें कंसिडर करना है, 300 आवर्स इंटू ₹10. फिर ओवरहेड रिकवरी रेट वाज ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, 4 रुपीज. तो वो भी ओपनिंग WIP में ओवरहेड्स 300 वर्किंग आवर्स इंटू ₹4 करेंगे तो मिल जाएंगे. और कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ होगा, ₹4 इंटू 7,000 के हिसाब से, राइट. तो वो चीज हमें मिल जाएगी. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी. यहां पर हमें ये कॉस्ट लेजर जो दिए गए हैं उसे कंप्लीट करने हैं, राइट. तो ये आंसर हम सोल्व करते हैं. जो चीजें ऑलरेडी हमें दे रखी है पहले वही कर लेते हैं, राइट. मैं यहाँ पर फिर से अकाउंट्स बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. डेफिनेटली मैं इतना प्रॉपरली नहीं करूंगा, बट जितना समझ में आ जाए उतना हम करेंगे, राइट. मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, उसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बैलेंस कितनी है, 32,000. तो यहाँ पर मैं सीधा ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, 32,000. फिर WIP अकाउंट दिया है, उसमें हमें क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस है 99,200. और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया, 151. फिर हमें दिया है पेएबल क्रेडिटर्स अकाउंट है, आपको भी आंसर करेंगे तब आपको इसी तरीके से जितना दिया है वो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग, देखिए यहाँ पर दोनों ही एक ही लाइन में लिखा है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे. ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं. ओपनिंग दिया 16,400 और ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए यहाँ पर आएगा. और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 19,200. फिर है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है 29,600 इनकर किया है. और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट दिया है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है 24,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 30,000. ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 30,000. इतनी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स की दी है. फिर एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसके हिसाब से करते जाएंगे. देखिए यहाँ पर भी आपने देखा हो तो ये फिनिश गुड्स WIP अकाउंट में जो दिया है फिनिश गुड्स 151, उसकी दूसरी इंपैक्ट कहां पर आएगी, फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर. वो नहीं लिखा तो वो हम लिख देते ताकि गलती ना हो. यहां पर आएगा WIP 1,51,000. और कोई ऐसी एंट्री नहीं है ना, देखिए ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल कंट्रोल में तो उसकी तो कोई इंपैक्ट नहीं होती है. WIP में फिनिश गुड्स वाला था वो लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस की कोई इंपैक्ट नहीं होती. क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्लोजिंग ही है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में बैंक का है, बट बैंक का हमें अकाउंट नहीं दिया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. और फिनिश गुड्स में ओपनिंग क्लोजिंग ही था, WIP वाला था वो हमने लिख दिया. ये खास ध्यान में रख लिएगा कि एक अकाउंट में एंट्री है, दूसरे अकाउंट में एंट्री नहीं है, तो आपको पास करनी रहेगी. फिर अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं. सबसे पहले है
बैंक बुक sold rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material. 89,200 पे किया है तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिटर्स में हम यहां पर डेबिट साइड पर लिखेंगे बैंक 89,200। हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो उसकी दूसरी इंपैक्ट नहीं आएगी, सिंपल। चलिए फिर दिया है कि एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ WIP इंक्लूडेड मटेरियल ऑफ ₹5,000 एंड विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स। 5,000 का मटेरियल है और 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, और लेबर आवर्स वेज रेट कितना है ₹10 पर आवर, और ओवरहेड रिकवरी रेट है ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमें पूरा का पूरा क्लोजिंग WIP मिल जाएगा। तो यहां पर WIP जो है उसमें क्लोजिंग, उसमें मटेरियल कितना होगा 5,000 जो ऑलरेडी हमें दिया है, फिर वेजेस कितने होंगे वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया, 300 आवर्स इंटू ₹10 तो हो जाएगा 3,000, और ओवरहेड्स रिकवरी भी दिया है 300 आवर्स इंटू ₹4 तो हो जाएगा 3,4,1200, तो ये टोटल हो जाएगा 9,200 रुपीज। समझ आ रहा है? इसकी भी कोई दूसरी इंपैक्ट नहीं होती है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या बताया हमें कि जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स, तो 7,000 का घंटे काम किया है तो WIP में उतना चार्ज किया जाएगा, वेजेस होगा उतना 7,000 आवर्स इंटू ₹10 तो 70,000 का वेजेस होगा। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी जनरली वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। चलिए फिर क्या बताया है कि भाई ओवरहेड रिकवरी रेट है वो ₹4 है, तो ये 7,000 और वो डायरेक्ट वेजेस का ही लेबर आवर्स का है, तो यहाँ पर भी जितना हमने WIP में ट्रांसफर किया वेजेस 7,000 आवर्स 7,000 आवर्स, तो उसी के लिए ओवरहेड्स भी रिकवर किया जाएगा। तो ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट में आएगा 7,000 आवर्स इंटू ₹4 तो 7,428,000। इसकी इंपैक्ट होगी राइट, एंट्री क्या होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पर आएगा WIP 28,000। समझ में आ रहा है? इतना एब्जॉर्ब किया गया है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी। अब हम यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना है, मटेरियल कंट्रोल में कुछ नहीं आया था। WIP में अब हमारे पास क्या हो सकता है, आप याद कीजिए WIP अकाउंट में उसमें ओपनिंग बैलेंस होती है डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस होती है, फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है, बाकी मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स के एलिमेंट्स डेबिट साइड पर होते हैं। यहाँ पर वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब कि कितना मटेरियल ट्रांसफर किया होगा। तो 151 क्रेडिट साइड पर है प्लस 9,200, वो हमारा टोटल होगा क्रेडिट साइड का प्लस 9,200। उसमें से हम जो ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे और ये जो लेबर और ओवरहेड्स हमने चार्ज किए हैं वो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 53,000। ये मटेरियल ट्रांसफर किया होगा फ्रॉम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री क्या हुई होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, तो यहां पर आएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा 53,000। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट है, उसमें ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और पेमेंट किया 89,200 का, तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर वो क्या होगा? परचेस किया होगा, क्योंकि परचेस की एंट्री क्या होती है? यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया है तो उस हिसाब से होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो वो पे किया होगा 89,200 प्लस 19,200, उसमें से माइनस करेंगे 16,400, तो 92,000 रुपीज का हमने परचेस किया होगा। यहाँ पर एंट्री आएगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा क्रेडिटर्स 92,000, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज हो चुका। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहाँ पर 29,600 पे किया है और 28,000 एब्जॉर्ब किया है, तो बाकी का जो 1,600 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में हमने एक्सपेंस किया 29,600, पे एब्जॉर्ब किया है 28,000, तो 1,600 है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, जिसे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहिए, या फिर इससे आप एज अ बैलेंस कैरिड डाउन भी दिखा सकते हैं। जनरली कॉस्टिंग पीएनएल में हम चार्ज करते हैं, राइट? तो ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका। अब फिनिश गुड्स में क्या है? 24,000 रुपीज
जो है उस वो इतना ओपनिंग था, WIP में 751 बन के निकला और 30,000 है वो क्लोजिंग है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल अमाउंट है राइट वो क्या हो जाएगा, उतना हमने सेल किया होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 1,45,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। और ये तो मतलब कि ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका। अब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ही बाकी रहा। 32,000 और 92,000 की डेबिट बैलेंस है और उसमें से 53,000 जो है वो WIP में ट्रांसफर किया, तो जो 71,000 है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और ये भी हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका राइट। इस तरीके से ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज किए जाएंगे। सिंपल, समझ में आया अच्छे से राइट। ये वही उन्होंने बनाया है जो हमने ऑलरेडी समझ लिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है वो ऐसा ही है, तो वो हम इसके साथ ही कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा इजीली। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 जो है वो आपको दिया है पेज नंबर 7.46 पर। The following incomplete accounts are furnished to you for the month ended on 31st October 2022। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की 1/10/22 की इन्फॉर्मेशन है। सी आपको इनकम्प्लीट अकाउंट्स फॉर द मंथ एंडेड ऑन 31st अक्टूबर है और यहाँ पर 1/10/22 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि ब्रॉट डाउन है क्रेडिट डाउन है, तो ये ओपनिंग बैलेंस ही होगा क्योंकि 1/10/22 का है। और यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ऐसा भी नहीं लिखा है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा क्योंकि स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट असेट है, डेबिट बैलेंस। फिर WIP कंट्रोल अकाउंट 1/10/22 ये भी ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस है 6,000 ये भी ओपनिंग और WIP की भी डेबिट बैलेंस होती है राइट। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1/10/22 75,000 टू बैलेंस ये भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और डेबिट फिनिश गुड्स का भी डेबिट बैलेंस ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट उसका टोटल डेबिट दिया है अक्टूबर 22 का 45,000, टोटल ऑफ डेबिट है 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट दिया नहीं है, उसके नीचे ट्रांजैक्शंस करने होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट कुछ नहीं दिया है। क्रेडिटर्स फॉर परचेज अकाउंट 1/10/22 ये भी ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस, बट क्रेडिटर्स की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये क्रेडिट आएगा 30,000। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पर हमें डेट और उसका नेचर है उसके हिसाब से ओपनिंग है या नहीं वो और डेबिट क्रेडिट समझना रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन है The factory overheads are applied by using budgeted rate based on the direct labor hours। यहाँ पर factory overheads apply मतलब कि absorb कैसे किया जाता है, direct labor hours के basis पर budgeted rate पर। The budget for overheads for 22 यहाँ पर पूरे साल का हमें budgeted overhead दिया है ₹6,75,000 एंड budget for direct labor hours 4,50,000, मतलब कि यहाँ से हमें मिलेगा budgeted overhead rate, absorption rate मिलेगा। 6,75,000 overhead है टोटल और उसे डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर हमें एब्जॉर्ब करना है, तो यहां पर क्या होगा, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा 6,75,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो हो जाएगा ₹1.5 पर लेबर आवर। ये क्या है, ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट। तो जितना भी लेबर आर होगा उसके हिसाब से ₹1.5 है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, कुछ चीजें हमें 7 इंफॉर्मेशन मांगी है, ये भी हम लेजर्स कंप्लीट कर देंगे ना ये सारे, तो हमें मिल जाएगी राइट। इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिडर करनी रहेगी। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑन 31st October 22 इज ₹15,000, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस 1/10/22 का दिया है और हमारा ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर मंथ का है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 एंड द पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स ऑन October 22 अमाउंट टू ₹1,05,000। पेमेंट इतना किया है, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, कैश क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो मतलब कि ये जो है ये पेमेंट है ये भी डेबिट साइड पर ही लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो परचेज होगी जो हमने आगे के क्वेश्चन में किया था राइट। ये दोनों चीज वो लोग सीधा अकाउंट में दे सकते थे बट नहीं दिया, थोड़ा सा मस्ती मतलब। द फिनिश गुड्स इन्वेंटरी एज ऑन 31st October 22 इज ₹60,000, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है राइट। फिनिश गुड्स की आगे के क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमें लेजर में दिया था, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है।
क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा ये। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वॉज ₹195। कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल किया है? 195 का। तो ये फिनिश गुड्स में से सीओजीएस में ट्रांसफर होगा और सीओजीएस में एट द एंड कॉस्टिंग पीएनएल में या फिर सीओएस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इतने का सेल किया गया है, इसकी एंट्री क्या होती है? सीओजीएस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। On 31st October 22, there was only one unfinished job in the factory. The cost record shows that ₹3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and ₹6,000 direct material cost has been charged. यहाँ पर हमें एक ही क्लोजिंग इन्वेंटरी बताया गया है कि एक ही जॉब बाकी है, जिसमें ₹3,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जिसमें 1200 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज की गई है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट मिल सकता है कि भाई ₹3,000 और 1200 आवर्स के लिए काम किया है, तो 3000 डिवाइड बाय 1200। तो यहां पर डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट कितना है? ₹2.5। 3000 डिवाइड बाय 1200 और ₹6000 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और बाकी का ओवरहेड्स होगा। और ओवरहेड्स कैसे रिकवर करेंगे? तो यहाँ पर जो हमने आगे कैलकुलेट किया था ₹1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब कि ये जो 1200 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें ओवरहेड मिल जाएगा एंडिंग इन्वेंटरी का, क्लोजिंग इन्वेंटरी का। Then a total of 28,200 direct labor hours were worked on October 22. All factory workers earn same rate of pay. यहाँ पर टोटल आवर्स कितना काम किया है? 28,200 जो WIP में चार्ज किया होगा और बोला है, बताया है कि सभी को सेम रेट ऑफ पे मिलता है, मतलब कि उन सभी को ₹2.5 पर आवर ही पे किया जाएगा, जो हमें यहाँ से मिला, राइट। एंड ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड इन October 22 हैव बीन पोस्टेड। जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल में इनकर किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। उसका मतलब कि ये जो डेबिट है ना, हमें टोटल ऑफ डेबिट्स दिया है 45,000, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो किया है, सब कुछ डेबिट कर दिया है, राइट। चलिए, तो डेबिट मतलब कुछ नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और इसमें से हमें कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, वो हम बाद में देखेंगे। हम सिर्फ ये जो अकाउंट्स है उसे क्लोज कर देंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। हाँ, डेफिनेटली आपको आंसर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको? ये जो 7 इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिख देना चाहिए और थोड़ी सी स्पेस लिख देनी चाहिए कि इसकी अमाउंट क्या है। 1 लाइन छोड़ सकते हैं या फिर उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे हम? ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो वर्किंग नोट में बनाएंगे और फिर वो जो वर्किंग नोट है उसका रेफरेंस देते जाएंगे जहां पर भी वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। यहाँ पर आपको लेजर कंप्लीट करने के लिए नहीं बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोला है। आप वो लेजर बनाए बिना अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट हो सकता है। इट इज एडवाइजेबल कि आप ये लेजर कंप्लीट करते हैं। लेजर कंप्लीट कर देंगे तो आपको सारा का सारा आंसर मिल ही जाएगा, कुछ गलती भी नहीं होगी वहां पर, राइट। कंफ्यूज भी नहीं होंगे, टाइम भी बचेगा। तो ये सारे के सारी जितनी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में वो हम बनाते हैं। सबसे पहले था स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसमें हमें क्या दिया है कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 54,000 डेबिट ही होगी वो। फिर दिया है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट जिसमें भी ओपनिंग बैलेंस है ₹6,000। फिर दिया फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस है 75,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट का टोटल दिया है 45,000। अब वो तो क्रेडिट का भी टोटल ज्यादा हो सकता है इसलिए वैसे नहीं लिख सकते, बट 45,000 आएंगे वो हमें कंसिडर करना है, याद रखना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट मतलब कि एब्जॉर्ब कितना किया उसका अकाउंट है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट है वो एडिशनली बनाया है, बाकी हम सीधा भी फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में से कंसिडर कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो फिनिश गुड्स में से ट्रांसफर किया जाता है जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में और फिर सेल किया जाता है। और फिर लास्ट में है क्रेडिटर्स, उसकी भी ओपनिंग बैलेंस है 30,000। और क्रेडिटर्स की ओपनिंग बैलेंस होती है वो क्रेडिट होती है। चलिए देन
तो इस तरीके से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन लेजर्स के बारे में है। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो थी उसमें से हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिला, ये आपको वर्किंग नोट में ही दिखाना रहेगा। फिर सेकंड है एडजस्टमेंट, राइट। उसमें हमें क्या बोला है कि भाई बैलेंस इन अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 31 अक्टूबर है वो 15,000 है, मतलब कि वो क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का। यहां पर हम लिख देते हैं 15,000। और फिर हमें बताया है कि भाई क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है ड्यूरिंग द मंथ, 1,05,000 का। तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो यहां पर होगा कैश एंड बैंक से। यहां पर भी क्रेडिटर्स अकाउंट आपको ओपनिंग बैलेंस में दे रखे थे, तो उसका मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाएगा, राइट। चलिए, फिर सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 66,000, ये फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट जो है सी, यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स में हमने ये दो चीजें लिखी, बट इसकी कोई दूसरी इंपैक्ट नहीं आएगी, बैलेंस की कोई इंपैक्ट नहीं होती है, और कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो उसकी इंपैक्ट नहीं आएगी। फिनिश्ड गुड्स में हमें बताया कि भाई क्लोजिंग बैलेंस है 66,000, तो ये हमने लिख दिया, ये क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट। डेबिट बैलेंस होती है इसीलिए, तो थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वाज ₹1,95,000 का अपना कॉस्ट, 1,95,000 के कॉस्ट के गुड्स अपने सेल किए, तो उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर आएगा COGS अमाउंट 1,95,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा फिनिश्ड गुड्स 1,95,000। फिर हमें दिया है कि भाई 31 अक्टूबर को अनफिनिश्ड जॉब थी जिसमें 3,000 रुपीज डायरेक्ट लेबर के थे, जिसमें 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स थी और 6,000 रुपीज का मटेरियल था। तो ये WIP में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस होगी WIP की, जिसमें मटेरियल हमें कितना बोला है 6,000 का है, लेबर कितना बोला है, लेबर या वेजेस जो भी बोलो 3,000 का वो ऑलरेडी दे दिया है, और ओवरहेड्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, बट 1,200 डायरेक्ट लेबर आ रहा है, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि भाई ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है 1.5 रुपीज, तो 1,200 इंटू 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 1,800। तो टोटल हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 10,800, राइट, 63 प्लस 1,800। चलिए, फिर हमें बोला गया है कि भाई टोटल 28,200 लेबर आवर्स ने काम किया है और सभी का रेट सेम है, तो 2.5 रुपीज ही होगा। तो ये चार्ज किया गया है, तो वेजेस जो है वो WIP में ट्रांसफर किए होंगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट 28,200 आवर्स इंटू रुपीज 2.5 पर आवर, 28,200 ये ना, हाँ। सो 28,200 इंटू 2.5 हो जाएगा 70,500 रुपीज। फिर बताया है कि भाई ओवरहेड्स जो है रिकवरी रेट इनकर पूरा का पूरा कर दिया है। ओवरहेड्स भी हम इनकर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, कैसे, ये 28,200 के हिसाब से। सी वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी हमने नहीं बनाया तो उसकी भी दूसरी इंपैक्ट नहीं होगी, बट यहाँ पर ओवरहेड्स है वो कैसे होगा 28,200 आवर्स इंटू रुपीज 1.5, जो 1.5 हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, मतलब आगे ही कैलकुलेट कर लिया था, तो वो हो जाएगा 42,300 रुपीज। ये हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड में ट्रांसफर करने होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में से, तो यहां पर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट 42,300 और यहां पर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट 42,300। ये सिर्फ टाइम पास के लिए ही एक्चुअली दिया है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड में से कहां पर जाएगा WIP अकाउंट में 42,300, तो ये पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया ऐसा, राइट। चलिए, मतलब कि एक एडिशनल अकाउंट बनाया है, बाकी इसकी कुछ इंपैक्ट नहीं होती है ओवरऑल एंट्रीज ये इफेक्ट में, राइट। चलिए, पर अगर आपको सारे के सारे लेजर्स बनाने के लिए बोले तो ये आपको करना जरूरी है, बाकी वर्किंग नोट में आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन बोली है, बाकी आपको कुछ करना जरूरी नहीं है।
और यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल ऑफ डेबिट दिया हुआ था, तो वो और बोला है कि भाई सब कुछ इनकर कर दिया है, तो यहाँ पर जो 45,000 है वही टोटल आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल डेफिनेटली उनसे कम है। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में या फिर उन्होंने जो भी क्रेडिटर है उसमें किया होगा 45,000 का एक्सपेंस। तो यहाँ पर 45,000 और 42,300 का डिफरेंस आ रहा है, वो कितना हो जाएगा 2,700 हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस है वो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, आपने इनकर किया 45,000 और एब्जॉर्ब किया 42,300, मतलब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कंसिडर कर ली है, अब हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। एसएलसी अभी नहीं हो पाएगा। अब देखिए डब्ल्यूआईपी में जो चीज है, राइट, हमने सब कुछ लिख लिया, बट यहाँ पर वो भी अभी क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मटेरियल भी नहीं पता है और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया वो भी नहीं पता है। फिनिश गुड्स में देखते हैं 75,000 ओपनिंग है, 195 सेल किया है, 66 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, उतना फिनिश गुड्स इस पीरियड में बना होगा, तो वो डब्ल्यूआईपी में से ट्रांसफर किया होगा। एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। तो इसका डिफरेंस देखते हैं 195 प्लस 66, उसमें से माइनस करेंगे 75, तो हो जाएगा 1,86,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर आएगा डब्ल्यूआईपी में फिनिश गुड्स 1,86,000। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी कोई अकाउंट हो, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो डन हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड भी डन हो गया। सीओजीएस जो है उसमें से हम सीओएस में ट्रांसफर करेंगे 195, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। सीओजीएस में सब सीधा ही कॉस्टिंग पैनल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट है, अब इसमें डिफरेंस आएगा 1,05,000 डेबिट साइड का टोटल है, राइट, और 15,000 क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से 30 ओपनिंग है, तो 90,000 है वो परचेस किया होगा, तो ये जाएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में और ये भी क्लोज हो गया। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसमें परचेस की एंट्री जो आएगी, मतलब कि डेबिट साइड पर लिखेंगे क्रेडिटर्स 90,000, राइट, इतना हमें पता चला। अब हमारे दो ही अकाउंट बाकी है, एसएलसी और डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी में और कुछ नहीं है, तो उसमें से हमें एसएलसी में से कितना मटेरियल ट्रांसफर किया वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 186 प्लस 10,800 माइनस 6,000 तो 78,000 है उतना प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया होगा, एंट्री की होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट। तो एसएलसी में क्रेडिट साइड पर आएगा डब्ल्यूआईपी 78,000, राइट। अब एसएलसी में और कुछ नहीं है, तो जो रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 54 प्लस 90 माइनस 78, तो 66,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इजी, राइट। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स बन गए। अब हमारा मेन आंसर जो है वो हमें कंसिडर करना है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी है वो हम उसका वर्किंग नोट के साथ आप रेफरेंस लिख सकते हैं। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, इन सभी को वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना चाहिए, जैसे कि ये वर्किंग नोट 1, फिर ये 2, 3, तो आप आंसर लिखेंगे तो उस वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं, राइट। चलिए, मटेरियल परचेस ड्यूरिंग द अक्टूबर 22, कितना परचेस किया, ये हमें लास्ट में से मिला 90,000 रुपीज का परचेस किया है, राइट। तो ये 90,000 यहां पर आंसर आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 22, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कंप्लीट हो गया, तो जो डब्ल्यूआईपी में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, जो हमें फिनिश गुड्स अकाउंट में डिफरेंशियल अमाउंट मिली थी, दैट इज 1,86,000। तो दूसरा जो है उसका आंसर आएगा 1,86,000। फिर है ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना अप्लाई किया, मतलब कि जो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब किया, दैट इज 42,300। फिर बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी अकाउंट, कितनी क्लोजिंग बैलेंस मिली, तो वो हमें मिला है 10,800, हाँ 10,800 रुपीज। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम किया, मतलब कि जो डब्ल्यूआईपी का डिफरेंशियल अमाउंट 78,000 वो हमने कंज्यूम किया है, डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया है 78,000। बैलेंस ऑफ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एसएलसी की कितनी बैलेंस मिली, 66,000। और ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यहां पर हमें क्या मिला था,
अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 2700। सी आपको ये भी मेंशन करना है कि अंडर है या ओवर है, 2700 अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इजी है, इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से कीजिएगा। मेन आंसर आपको पहले ये 7 पॉइंट्स लिख लीजिए और इसके आंसर की जगह छोड़ दीजिए और फिर सारे के सारे अकाउंट्स बना लीजिए वर्किंग नोट के हिसाब से, और बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी वर्किंग नोट में दिखाइए और फिर ये सारे आंसर लिखते जाइए और वर्किंग नोट का रेफरेंस देते जाइए। आपका अच्छा आंसर हो जाएगा और इसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अगर आप ये एक पॉइंट जो यहाँ पर जिस तरह से आंसर दिया है वैसे करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस है, वो शायद फटाफट हो जाएगा बट उसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट कंसिडर किया जो गलती आपको कर सकते हैं, राइट। इसीलिए थोड़ी सी शॉर्टकट से बेटर है कि आप अच्छे से कीजिए बट सही कीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे नंबर, पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से उन्होंने आंसर अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे उतना ही उस तरीके से कैलकुलेट किया, बट ये इजी वे है मेरे हिसाब से। क्लियर? डन? चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। अब हम समझने वाले हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, पेज नंबर 7.31 पर दिया हुआ है। रिकंसिलिएशन कब किया जाएगा? जब भी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब कि कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो आपको अलग अलग नहीं बनाए हैं तो कोई भी रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, बट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर अलग मेंटेन किए हैं तो उसका जो प्रॉफिट आया है उसे रिकंसाइल करना जरूरी है कि कॉस्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट है और फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो मैच हो रहा है। उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंसेस सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट अलग अलग है उसी की वजह से है, ताकि पता चले कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो चुके हैं दोनों ही सिस्टम, दोनों ही बुक्स के अंदर, राइट। इसीलिए रिकंसिलिएशन करना जरूरी बन जाएगा। सो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जनरली एक स्टेप बढ़ जाता है, वो है रिकंसिलिएशन का। एक तो आपको कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करने और उसको रिकंसिल करना जरूरी है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एडवांटेज होता है कि रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ता, आपको एफर्ट्स कम लगेंगे, आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, आपको टाइम कम जाएगा, राइट, इकोनॉमिक रहेगा। बट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, इसमें ये रिकंसिलिएशन वाला पार्ट जो है वो एक बढ़ जाएगा। रिकंसिलिएशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आपने जो फाउंडेशन में बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया हुआ है उसी जैसा ये हम कह सकते हैं, जहां पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट या लॉस जो है उसे रिकंसाइल किया जाता है, राइट। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से समझना जरूरी है, राइट। चलिए, when the cost and financial accounts are kept separately, it is imperative that this should be reconciled to make the cost accounts reliable. जब दोनों ही अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन किए हैं तब कॉस्ट अकाउंट्स रिलायबल बने, इसके लिए रिकंसिलिएशन जरूरी है। It is necessary for reconciliation of the two sets of accounts that sufficient details are available to locate the differences and the reasons for the same. It is therefore important that in the financial accounts the expenses should be analyzed in the same way as in the कॉस्ट अकाउंट्स। दोनों में ही एक्सपेंसेस जिस तरह से एनालाइज किए वो सही तरीके से है या नहीं वो देखने के लिए जरूरी है। द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द कॉस्ट लेजर मे बी स्टडीड टू नो द आइटम्स व्हिच आर इंक्लूडेड here and how differently these are presented in the financial accounts. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमने समझा था कि उसमें बैलेंस शीट आइटम्स या उसके अकाउंट्स नहीं थे, इसीलिए हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते थे। पर इंटीग्रेटेड सिस्टम में या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसकी जगह पर एक्चुअल जो अकाउंट हिट होता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम समझेंगे तो पता चलेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कहां पर वो रिकॉर्ड हुआ होगा। Reconciliation of the balances of two sets of account is possible by preparing memorandum reconciliation account. जनरली ये जो रिकंसाइल करना है उसके लिए मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हो सकता है, अकाउंट भी हो सकता है। अगर आप एडलेस करते हैं तो स्टेटमेंट हो जाएगा डेबिट क्रेडिट या एडलेस, जो बीआरएस में जनरली करते थे। और अगर अकाउंट अगर टी फॉर्मेट में बनाते हैं तो वो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट हो जाएगा। दोनों तरीके से हम रिकंसिलिएशन सीखेंगे। आपको क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा है उसी तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए। In this account, the items charged in one set of account but not in another, or those charged in excess as compared to the other are identified and collected. Simply जो हम reconciliation का रूल अप्लाई करते हैं कि जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है उससे रिवर्स करेंगे और जो रिकॉर्ड करना बाकी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। These items of differences are either
added or subtracted from the profit as shown by one of the accounts. Finally, the profits from two sets of accounts are reconciled. The procedure is similar to those which are followed for reconciling bank balances as per bank ledger with balances as shown in bank statement. It is important, however, to know the causes which generally give rise to differences in the cost and financial accounts. These are briefly summarized below. क्यों differences आ सकते हैं वो यहाँ पर हमें समझाए हैं, वो रीजंस समझना जरूरी है। ये जो दो पैराग्राफ्स हमने समझे वो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना था वो हमने समझ लिया, तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो रीजंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेंगे। Causes of first reason है causes of differences in financial and cost accounts. Cost accounts और financial accounts में क्यों differences हो सकते हैं, causes दिए हैं। First, items included in financial accounts only. कुछ items सिर्फ financial accounts में ही होगी। प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, राइट, डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट वगैरह है, तो वो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के, तो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में होंगे, कैश अकाउंट सॉरी कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होंगे, इसी वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स और बैंक मॉर्गेजेस, इसीलिए जनरली हम कॉस्ट शीट में भी, आपको कॉस्ट शीट चैप्टर आपने पढ़ा था तब वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है वो जनरली कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अलग से लिखा जाता है, बट मैंने आपको बोला था कि हम ये इग्नोर करेंगे और नोट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में देखते हैं, ये चैप्टर में हम समझते हैं तब बताया कि ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है और ये प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है, तो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लिखा जाएगा। सो कॉस्ट शीट में जो दिया है और यहाँ पर दिया है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है और आप कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों चीज याद ना रखनी पड़े। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट शीट में भी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह दिया है तो आपको वो बेटर है कि वो आप अलग से उसकी नोट लिख दे, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड ना करें। एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट्स ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एटसेट्रा, शेयर्स डिबेंचर भी फाइनेंशियल आइटम्स हैं, तो उसके ऊपर का जो भी डिस्काउंट एक्सपेंस है वो भी फाइनेंशियल नेचर का हो जाएगा। अदर कैपिटल लॉसेस, दैट इज लॉस बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये अगर ऐसा लॉस हो रहा है राइट तो वो भी फाइनेंशियल नेचर का है। लॉसेज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका कॉस्टिंग या फिर आपका मेन प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, तो इसका लॉस भी आपको फाइनेंशियल आइटम ही कंसिडर करना है इसे भी। इनकम टैक्स, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीजें। एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज, शेयर ट्रांसफर ऑफिस इफ एनी, ये सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होंगे। प्योरली फाइनेंशियल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक डिपॉजिट्स में, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी फाइनेंशियल नेचर की आइटम हो गए और इंटरेस्ट इनकम भी। डिविडेंड्स रिसीव्ड, प्रॉफिट्स ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगर लॉस होता है तो भी वो फाइनेंशियल में और प्रॉफिट होगा तो भी। ट्रांसफर फी रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल्स एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंट्स में होगी, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होगी, उस वजह से डिफरेंसेस आएंगे और रिकंसाइल करना रहेगा। देन आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, नॉशनल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, फाइनेंशियल में नहीं होंगे। जैसे चार्ज इन लिeu ऑफ रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन्ड, ओन्ड प्रीमाइसेस है फिर भी उसका चार्ज कंसिडर किया जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काइंड ऑफ, या फिर नॉशनल एक्सपेंस कि भाई अगर ये जमीन या ये फिर प्रीमाइसेस है, अगर हम किसी और को रेंट पर देते तो कुछ इनकम मिलती, वो अब नहीं मिल रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट। या फिर एक्चुअल में ओन्ड प्रीमाइस है फिर भी कितना एक्सपेंस हो रहा है वो जानने के लिए ये हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट नॉशनल फिगर तो नॉट इनकर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली ये प्रोप्राइटर में होगा कि प्रोप्राइटर है, उन्होंने अपनी कैपिटल यहाँ पर लगाई है, वो जनरली इसके ऊपर इंटरेस्ट देता नहीं है, बट फिर क्योंकि दोनों ही बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर जो है दोनों ही वैसे एक ही है, इसीलिए जनरली इंटरेस्ट नहीं होता, बट कॉस्ट अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि पता चले कि अगर ये कैपिटल कहीं और जगह पर इन्वेस्ट किया जाता तो कितना रुपए मिलते। Salary for the proprietor at notional figure though not incurred. Salary for the proprietor, जनरली proprietor है वो अपने आप को सैलरी नहीं देता है, फिर भी नॉशनल कॉस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि इस प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कितना खर्चा हुआ वो पता चले, वो अपना टाइम डिवोट कर रहा है इसीलिए।
Notional depreciation on the assets fully depreciated for which book value is nil. Generally book value nil हो जाती है, उसके बाद depreciation नहीं काउंट किया जाता है, depreciation नहीं लगाया जाता है इन द फाइनेंशियल बुक्स. बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये पे असेट तो हम यूज कर रहे हैं, तो असेट यूज कर रहे हैं तो इसका यूसेज, इसका बेनिफिट इस प्रोडक्ट या सर्विसेज में कितना मिला, उसे एज अ नॉशनल एक्सपेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा सकते हैं. तो ऐसे नॉशनल एक्सपेंसेस वगैरह वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आएंगे, और उस वजह से डिफरेंसेस आएंगे. रिकंसिलिएशन सिंपल. एक दो बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपको 5 से 10 आइटम्स दे रखी है और आपको ये बताना है कि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएंगे या कॉस्ट अकाउंट्स में, और यहां पर जितनी आइटम्स दी है उसी में से 10 आइटम्स दी थी और 5 मार्क्स में पूछा था. रीजन भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बताना है कि वेदर इट इज चार्ज्ड और रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट. सिंपल. इतने बेसिक थियरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से करने ही चाहिए. ये थियरी में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा. आइटम्स whose treatment is different in the two sets of accounts. फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में अगर अलग अलग तरीके से उसकी ट्रीटमेंट दी गई है, लाइक डेप्रिशिएशन है या फिर स्टॉक वैल्यूएशन है, उसका मेथड वगैरह अलग लिया गया है, तो उस वजह से डिफरेंस आ सकता है. ये थर्ड रीजन है. The objective of cost accounting is to provide information to management for decision making and control purposes, while financial accounting conforms to external reporting requirements. Hence, there are chances that certain items are treated differently in two sets of accounts. कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो दोनों का पर्पस अलग अलग है, इसीलिए कई बार अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन किए जाते हैं, तो उस केसेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, LIFO मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज नॉट रिकमेंडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. एएस के हिसाब से, इंडेस के हिसाब से LIFO मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन यूज नहीं कर सकते हैं. बट दिस मेथड मे बी अडॉप्टेड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस इफ मैनेजमेंट फील्स इट्स सुटेबल फॉर मेकिंग एनी डिसीजन. पर अगर कोई डिसीजन बनाने के लिए LIFO मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज मोर सुटेबल, तो कॉस्ट अकाउंट्स में यूज किया जा सकता है. तो अगर दोनों ही फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट्स में अलग अलग मेथड यूज की गई है, तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा और रिकंसाइल करना रहेगा. Similarly, cost accounting may use a different method of depreciation than what is allowed under financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो या फिर जिस तरह से अलाउ किया गया है उससे कुछ अलग डेप्रिसिएशन मेथड यूज की जाती है, तो भी डिफरेंस आएगा. राइट. तो ट्रीटमेंट अलग अलग है, उस वजह से डिफरेंस आ सकता है, रिकंसाइल किया जाएगा. एंड लास्ट, वेराइंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन. वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से किया जाता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन जनरली फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, क्योंकि हम वहां पर कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस का यूज करते हैं कि भाई अगर एनआरवी भी आपकी कॉस्ट से कम हो गई है तो उस वैल्यू पर आप चार्ज कीजिए, इन्वेंटरी दिखाएं. बट कॉस्ट अकाउंटिंग में वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर ही वैल्यूएशन किया जाएगा. यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अलग है और उसी वजह से यहाँ पर डिफरेंस आएगा, रिकंसिलिएशन होगा. It is another factor which sometimes is responsible for the difference. It is well known that in financial accounts, stocks are valued either at cost or market price, whichever is lower. But in cost accounts, stocks are valued at cost. कॉस्ट अकाउंट्स में वो कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कॉस्ट और मार्केट प्राइस या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पर किया जाता है. तो वैल्यूएशन बेसिस अलग अलग है, इसीलिए डिफरेंस आ सकता है. राइट. तो ये 4 रीजन की वजह से डिफरेंसेस आएंगे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स में. एक तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की ही सिर्फ आइटम है एक्सपेंस या इनकम, दूसरा कॉस्ट अकाउंट्स में ही लिखा जाता है, थर्ड दोनों में ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से की गई है दोनों ही सेट्स ऑफ बुक्स में, एंड फोर्थ वैल्यूएशन बेसिस अलग अलग है. ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, सो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये प्रैक्टिकल में भी आपको काम आएगा. प्रोसीजर फॉर रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन कैसे किया जाएगा? असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से क्या प्रॉफिट है वो देखेंगे. असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स. कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से क्या है वो देखेंगे. एंड रिकंसिलिएशन ऑफ बोथ द प्रॉफिट्स. और दोनों का ही प्रॉफिट जो है वो रिकंसाइल करेंगे, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट, फिर कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट, एंड देन रिकंसिलिएशन. सिंपल. आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सीधा ही रिकंसिलिएशन कीजिए और किसी क्वेश्चंस में फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से भी प्रॉफिट को ढूंढिए, फिर कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से भी प्रॉफिट ढूंढिए और फिर रिकंसाइल कीजिए, या फिर दो में से कोई एक प्रॉफिट आपको दिया होगा, एक प्रॉफिट आपको ढूंढना होगा और फिर आपको रिकंसाइल करना होगा.
सर्कमस्टांसेस वेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी अवॉइडेड, कब अवॉइड कर सकते हैं? अगर इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो ये रिकंसिलिएशन हम अवॉइड कर सकते हैं। When the cost and financial accounts are integrated, there is no need to have a separate reconciliation statement between the two sets of accounts. Integration means that the same set of accounts fulfill the requirement of both cost and financial accounts. अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो हमें अलग से रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? वहां पर दोनों ही एक ही साथ बनाए जाते हैं तो रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है, राइट? बट ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा भी हुआ है एक या दो बार, ये मई 24 के बाद जो नया कोर्स आया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट? वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, तो समझकर अच्छे से चाहिएगा, राइट? तो ये रिकंसिलिएशन के बारे में थियरी थी। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 हम करेंगे, पेज नंबर 7.50 पर दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5। Messrs. HK Piano Company showed a net loss of rupees 4,16,000 as per their financial accounts for the year ended on 31st March. ये जो कंपनी है इनका 4,16,000 रुपीज का लॉस दिखा रहा है, नेट लॉस as per financial accounts. The cost accounts, however, disclosed a net loss of rupees 3,28,000. जबकि cost accounts के हिसाब से है नेट लॉस कितना, 3,28,000 for the same period. The following information were revealed as a result of the scrutiny of the figures of both the sets of books. और कुछ हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड है 6,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है 4,000, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 120, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट 130, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट 20,000, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 120, ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 2,000 एंड सोर्स एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 2,000। प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, यहाँ पर हमें मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहां पर हमें देखिए फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से भी लॉस दिया है और कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से भी लॉस दिया है, मतलब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दिया है। सिंपल है, राइट? हमें 416 से 328 पर पहुंचना है या 328 से 416 पर पहुंचना है, इसलिए थोड़ा सा इजी है। आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछेंगे वो जरूरी नहीं है, ठीक है? अब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से देखेंगे, वहां से हम अगर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स के लॉस के हिसाब से, तो हमें कहां पर पहुंचना है? कॉस्ट अकाउंट के लॉस के हिसाब से। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसे रिकॉर्ड करेंगे या रिवर्स करेंगे? उसे रिवर्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है। और जो चीज फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड की गई है, उसे जिस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए वैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कॉस्ट अकाउंट से हम स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट अकाउंट्स में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसे रिवर्स करेंगे। और जो चीज कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है, उसे जिस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए वैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो सिंपल रूल लेकर ही हमें रिकंसिलिएशन करना है। यहाँ पर आपको मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बोला है, तो रिकंसिलिएशन अकाउंट है तो वो टी फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट वाली चीज होगी और उस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम दोनों में से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लेकर हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के लॉस को लेकर पहले सोल्व करते हैं, तो ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट हो जाएगा। चलिए, इसका फॉर्मेटिंग वगैरह आपको जो नॉर्मली किया जाता है वैसे करना है। हम यहां पर अभी फोकस करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से लॉस दिया है 4,16,000। लॉस जो है उसकी बैलेंस कैसे होती है? डेबिट बैलेंस होती है। तो लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स 4,16,000, राइट? अब हमारा आंसर जो है वो 328 होगा, बट ठीक है, देखते हैं। जो चीज क्या ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसे रिवर्स करेंगे। जो होना चाहिए था, जो हुआ होगा उससे डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट हुआ होगा तो डेबिट करेंगे। और जो चीज कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है बट फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं हो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड मतलब कि कम एब्जॉर्ब हुआ है। अंडर रिकवर्ड किस में होता है? कॉस्ट अकाउंट्स में होता है। जितना कॉस्ट अकाउंट्स में हमने पढ़ा हुआ है कि ओवरहेड्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं,
क्योंकि एक्चुअल तो बहुत बाद में पता चलता है, वो कोई भी बजटेड रेट लेकर, एब्जॉर्प्शन रेट लेकर वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहां पर अंडर रिकवर्ड है, अंडर रिकवर्ड है मतलब कि कॉस्ट अकाउंट्स में वो कम रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में? 6000 से। तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है, कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसे हमें रिवर्स करना होगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, राइट, 6000 से। तो इसे हमें रिकॉर्ड, सॉरी, कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में हो चुका है, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं हुआ है, इसीलिए हमें इसे रिवर्स करना होगा। तो 6000 एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो उसे रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस जो है उसे क्रेडिट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में एडवाइजेबल है कि प्रॉपरली लिखें। और अंडर रिकवर्ड कितना है? 6000 रुपीज। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, मतलब कि कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका है, ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका है मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में उतना रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये कम रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 1,20,000, फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन है वो चार्ज जो है 120, मतलब कि इतना डेप्रीशिएशन है वो कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इतना रिकॉर्ड हुआ है 120, तो रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन एज पर फाइनेंशियल बुक 1,20,000, रिवर्स करना है तो क्रेडिट करेंगे। फिर दिया है डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड इन कॉस्ट 130, कॉस्ट में 130 रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कि कॉस्ट में रिकॉर्ड हुआ है, इतना फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। फाइनेंशियल में जो रिकॉर्ड हुआ है उसे रिवर्स करेंगे, और जो कॉस्ट में रिकॉर्ड हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए मतलब डेबिट करना है। समझ में आ रहा है? इसके आप नेट इफेक्ट भी दे सकता है कि भाई जो डेप्रीशिएशन जो है वो फाइनेंशियल के हिसाब से 120 और कॉस्ट के हिसाब से 130, तो इन दोनों का डिफरेंस है 10,000, और 10,000 किस में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है? कॉस्ट में, कॉस्ट में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, राइट। तो कॉस्ट में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो उतना रिकॉर्ड हमने फाइनेंशियल में नहीं किया, तो फाइनेंशियल में उतना रिकॉर्ड करना होगा, तो रिकॉर्ड करना होगा तो क्या किया जाएगा? 10,000 रुपीज को डेबिट किया जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 130 और 120 जो हमने अलग अलग लिखे उसकी जगह पर 10,000 सीधा डेबिट करेंगे तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा, राइट। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली वो फाइनेंशियल आइटम है, वो कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड की होगी, कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट, फाइनेंशियल में किया है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड कर दिया तो रिवर्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो फाइनेंशियल से है, राइट। तो 120 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली वो इनकम है, तो इनकम है वो कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं की है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड की गई है, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड कहां की गई होगी? क्रेडिट, तो उसको करेंगे रिवर्स, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। फिर है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 120, ये कहां पर किया होगा? फाइनेंशियल आइटम है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कर दिया होगा, बट कॉस्ट में नहीं किया होगा तो रिवर्स करेंगे। फाइनेंशियल में कहां पर किया होगा? इनकम टैक्स से एक्सपेंस प्रोविजन होगा, राइट। तो यहां पर वैसे डेबिट होगा, डेबिट किया होगा तो इसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर हम ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बुक्स 2000, ट्रांसफर फीस जो है वो क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक्स में, तो उसे रिवर्स करेंगे, डेबिट हो जाएगा वो।
फिर है स्टोर्स एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बुक्स 2000। स्टोर्स एडजस्टमेंट है वो क्रेडिट हुआ है इन द फाइनेंशियल बुक्स, तो उसे भी हमें रिवर्स करना है तो डेबिट करेंगे। देन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं। अब इसमें से हमें क्या मिलना चाहिए लॉसेस पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। 1,16,000 प्लस 4,000 प्लस 1,30,000 प्लस 24,000 माइनस, और ये यहां पर आएगा 3,28,000 लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए, तो ये था मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अगर आपको रिकंसिलिएशन अकाउंट बोला है तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। यहां पर आपको दोनों ही पॉइंट दिए थे, फाइनेंशियल के हिसाब से कितना है और कॉस्ट के हिसाब से कितना है, तो इजी बनता है कि चलो थोड़ा सा अगर गलती हो गई, नहीं मैच्योर है, तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट आपको एग्जाम में इस तरीके से दे ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई एक ही लॉस या प्रॉफिट दिया जाएगा, एक ही बुक के हिसाब से, दूसरा नहीं दिया जाता। अदरवाइज तो आप कहीं भी कैसे भी जुगाड़ कर लेते हैं आंसर के लिए, राइट? इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और हर बार मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट पूछे ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो आपको पूछ सकते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट बनाना होगा। अब वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, बट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट के लॉस से, राइट? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिस तरह से पूछे आपको उसी तरीके से करना होगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम एडलेस वाला चीज देखेंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो उसमें दो ही कॉलम्स आएगी, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, ताकि आपको दोनों ही चीज समझ में आ जाए। 3,28,000 सी। अब आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है, जनरली क्या होगा कि लॉस है, हम यहां पर जो भी ऐड करना है, जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसको हम पॉजिटिव दिखाते हैं, और जो डेबिट बैलेंस है उसको जनरली हम माइनस करते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर लॉस को 3,28,000 इस तरीके से कर रहे हैं। एडलेस अगर आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, गलती होने के चांसेस है। टेक्निकली वैसे देखना चाहिए लॉस और ये नेगेटिव दिखाया तो उसका मतलब प्रॉफिट हो जाता है, बट इतनी सारी चीजें नहीं देखी जाती है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप गलती करेंगे कैलकुलेशन में, तो वो चीज ध्यान में रखिएगा। एडलेस में मैंने ऐसा दिखा हुआ है पेपर में कि लोगों ने अगर लेस लिखा है और फिर यहाँ पर ब्रैकेट किया है तो उससे मार्क्स काटे गए हैं, क्योंकि लेस और ब्रैकेट उन दोनों का मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो उसे ऐड करना चाहिए। वैसा करके उसकी इंपैक्ट गलत हुई है और उसके मार्क्स काटे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लेस ऐड कुछ लिखिएगा ही मत, यहाँ पर ब्रैकेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर लोग लेस लिखते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं तो वो टेक्निकली सही है, बट फिर क्या होता है कि कैलकुलेटर में आप जब ये फाइनल फिगर निकालने जाते हैं ना, तब आपको यहाँ वाला लेस दिखता नहीं है, आप यहाँ पर ही सीधा फोकस करते हैं, एकदम अर्जुन की जैसा आपका फोकस सिर्फ इसी कॉलम में होता है। तो क्या होता है कि अगर ब्रैकेट होता है तो आप उसे माइनस करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो प्लस ही किए जाते हैं, तो सब कुछ ये प्लस हो जाता है और फिर ये मैच नहीं हो पाता। और आपको तो क्वेश्चन जो पूछा होता है उसमें दोनों बुक्स के प्रॉफिट या लॉस नहीं दिए हुए होते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है, तो आप गलती करके आ सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपको कुछ भी नेगेटिव में लिखना है तो ब्रैकेट का यूज कीजिए, यहां पर लेस मत लिखिए, क्योंकि कंफ्यूज होंगे आप और मार्क्स भी कट सकते हैं, राइट? सो इट इज एडवाइजेबल कि आप फिगर्स के ऊपर ही उसमें ही ब्रैकेट किए करेंगे जब नेगेटिव होगा, तो अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट? चलिए अब फिर से एक एक आइटम देखते जाते हैं। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 6,000, हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से अंडर रिकवर्ड है, कॉस्ट में अंडर रिकवर्ड है, कम रिकॉर्ड किया है, मतलब कि रिकॉर्ड करना बाकी है तो रिकॉर्ड करेंगे, राइट? फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है बट कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या होगा हमारा, हमें यहाँ पर
प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। सी हमने यहाँ पर लॉस लिखा है और उसे ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव होता। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से वो कम करना है या ज्यादा ऐड करना है? हमें कम करना है, प्रॉफिट को कम करना है। मतलब कि यहां पर हम क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड है वो अंडर रिकवर्ड है तो रिकॉर्ड ज्यादा करना है, राइट? अंडर रिकवर्ड है तो ज्यादा करना है। हमें यहां पर ब्रैकेट में लिखा है तो एज इट इज समझना है कि प्रॉफिट होता और पॉजिटिव होता तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट होता और पॉजिटिव होता तो उसमें से हम माइनस करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड है तो यहां पर भी वही करेंगे, माइनस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 6000, उसे यहां पर माइनस में दिखाएंगे। एडलेस का बाइफर्केशन मैं नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन एज इट इज ही लिख दूंगा। ब्रैकेट या पॉजिटिव साइन से ही पता चलेगा कि वो माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ताकि आपका कैलसी पर जब आप फटाफट रिकंसिलिएशन का राइट फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा, राइट? फिर है एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड 4000। कॉस्ट अकाउंट्स में हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ज्यादा रिकवर कर लिया है, तो उसे रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो एक्सपेंस है वो कम होगा, मतलब कि हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है मतलब कि प्रॉफिट में हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो यहां पर प्लस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 4000, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, सॉरी, ये प्लस कर रहे हैं इसीलिए। फिर बताया डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 1,20,000 और फिर बताया डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट 130। आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसको हम माइनस करेंगे कि भाई इतना रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करना है तो प्रॉफिट में से माइनस होगा। और रिकॉर्डेड इन कॉस्ट जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया उसे रिवर्स करेंगे तो 130 को हम प्लस करेंगे, राइट? तो भी चलेगा, 120 को आप माइनस करें और 130 को प्लस करें, या फिर इन दोनों का डिफरेंस सीधा निकाल लें। इन दोनों का डिफरेंस है 10,000। 10,000 किस में ज्यादा दिखाया है, कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो उसे रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए हमें प्रॉफिट में प्लस करना होगा। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट 10,000 वो ऐड किया जाएगा, राइट? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट 20,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो, ये प्रॉफिट में प्लस होगा, इनकम है इसीलिए, तो 20,000 से हम ऐड करेंगे। फिर पूछा है कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 1,20,000 इनकम टैक्स प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट में नहीं किया, नहीं किया तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। फिर बोला है ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन द फाइनेंशियल बुक्स 2,000। तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्ट में नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट में प्लस करेंगे। और लास्ट है स्टोर्स एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स 2,000 रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर हमें मिल जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से, कुछ देखते हैं क्या मिलता है। $4,16,000 इन नेगेटिव, तो हो गया लॉसेस पर फाइनेंशियल बुक्स। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछे तो इस तरीके से करेंगे, अकाउंट्स पूछे तो इस तरीके से करेंगे। सिंपल। जो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, स्पेसिफिकली कई बार तो ऐसा भी करते हैं कि दोनों ही प्रॉफिट या लॉस देते थे और आपको बोलते हैं कि रिकंसाइल फ्रॉम कंसीडरिंग फाइनेंशियल बुक्स प्रॉफिट और लॉस या कॉस्ट अकाउंट्स प्रॉफिट और लॉस, तो आपको उसी तरीके से करना होगा। आपको पूछा है फाइनेंशियल बुक के हिसाब से कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए, और आपने कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से स्टार्ट किया तो आपको 0 मार्क्स दे सकते हैं,
राइट, वो ध्यान में रखिएगा, आपको जिस तरह से पूछा है उसी तरीके से आंसर करना रहेगा। डन, चलिए अब हम इलस्ट्रेशन से इसके रिगार्डिंग वो कवर अप करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 कौन सा है, 6 है। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 7.33 पर दिया हुआ है। ये जो अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 किया, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछते हैं 4-5 मार्क्स में, राइट, तो वो आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। सीधा रिकंसिलिएशन पूछने के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में से आते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 6। The following figures are available from the financial records of ABC Manufacturing Company Limited for the year ended on 31st March। यहाँ पर हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ईयर एंडेड को सेल है 20,000 यूनिट्स का, 25 लाख रुपीस का सेल हुआ है। मटेरियल्स है 10 लाख, सी एक्सपेंस, वेजेस 5 लाख का एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,50,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड 2,60,000, selling and distribution overheads 1,80,000, finished goods 1,230 units 1,50,000, work in process material सी ऊपर 31st मार्च का हमें बोला है, तो ये WIP जो है वो क्लोजिंग WIP होगा। मटेरियल 30,000, लेबर 20,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000, 70,000 हो रहा है। गुडविल रिटर्न ऑफ 2 lakhs एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 20,000। इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स factory overhead is charged at 100% of wages, administration overhead 10% of factory cost and selling and distribution overhead at the rate of ₹10 per unit sold। यहाँ पर हमें कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में ओवरहेड कैसे रिकवर होते हैं वो बताया गया है। तो यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड से वो वेजेस के 100%, जितना वेजेस उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट के 10%। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिकवरी बताया है, देन इट इज कंसिडर्ड एज एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो फिनिश गुड्स के लेजर में जाता है, ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में। वो खास ध्यान में रखना होगा, ये हमने जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम समझा था तब बताया था। और तो और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में बताया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, राइट, वहां से भी पता चल सकता है। चलिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। हमें यहाँ पर रिकंसिलिएशन करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बट यहाँ पर हमें फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से कितना प्रॉफिट है, ना ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना प्रॉफिट है वो दिया है। दोनों ही पहले हमें कैलकुलेट करना होगा और फिर रिकंसिलिएशन करना होगा, राइट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना काफी इजी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो एज इट इज डेबिट क्रेडिट जहां पर करना होगा वो कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बनाएंगे फाइनेंशियल के हिसाब से, चाहे वो कंपनी लिमिटेड हो, फिर भी हम टी फॉर्मेट में ही यहाँ पर P&L बना सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्टिकल स्टेटमेंट, कंपनी है तो वर्टिकल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो P&L ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड ये फाइनेंशियल के हिसाब से। तो देखिए, ये सेल्स है, क्रेडिट हो जाएगा 25 लाख, मटेरियल है डेबिट होगा, एक्सपेंस है, वेजेस है डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होगा। यहाँ पर एज इट इज फाइनेंशियल के हिसाब से ही बताया ना, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पर हमें ना ही एब्जॉर्प्शन ना ही कुछ सोचना है, जो दिया है वही अमाउंट एज इट इज डेबिट कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी डेबिट कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डेबिट कर देंगे। फिनिश गुड्स 1,230 यूनिट्स है। फिनिश गुड्स ये 31st मार्च का है, तो ये कौन सा होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा, तो ये क्रेडिट होगा P&L में, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट तो अब बनाते नहीं हम। क्लोजिंग WIP ये भी क्रेडिट होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है तो गुडविल रिटर्न ऑफ किया तो P&L अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल क्रेडिट होगा, इसीलिए ये भी डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन वो भी एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखिए, है ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया है किसी का भी, तो मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स और WIP का। और इस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है 1,10,000। फाइनेंशियल बुक के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है 1,10,000। सिंपल। चलिए, अब हम करेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का यूज किया जाएगा ताकि हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट
या लॉस जो भी है वो मिल सके, राइट। इसीलिए कॉस्ट शीट आना आपको जरूरी है। जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट था उसमें मैंने कवर अप किया हुआ है कि किस तरह से कॉस्ट शीट को भी, उसका जो फॉर्मेट है वो भी हमने समझा है, याद किया था। बाकी चैप्टर 6 कॉस्ट शीट का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं या फिर मॉड्यूल में से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल आता है, राइट। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। जनरली कैसा होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मटेरियल परचेस्ड प्लस मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं दिया है, और ना ही उसके रिलेटेड हमें कोई भी कॉस्ट या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये जो मटेरियल्स दिया है 10 लाख रुपीज, वही क्या हो जाएगा कॉस्ट शीट में मटेरियल एक्सपेंस। इवन वेजेस के बारे में भी 5 लाख, वो भी एज इट इज, कुछ और नहीं दिया है। तो मटेरियल प्लस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो वही क्या बन जाएगा प्राइम कॉस्ट 15 लाख रुपीज, राइट। तो मटेरियल 10 लाख, वेजेस 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 15 लाख। अब उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला गया है, कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज्ड एट 100% ऑफ वेजेस। एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, जितना वेजेस आपने चार्ज किया है डब्ल्यूआईपी में, उतना ही आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करना है। तो वेजेस हमने देखा कि भाई 5 लाख रुपए का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कितना एब्जॉर्ब होगा, 5 लाख रुपए। तो प्राइम कॉस्ट उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स एट 100% ऑफ वेजेस हो जाएगा 5 लाख। तो 15 लाख प्लस 5 लाख, जनरली 20 लाख, उससे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ रहा है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट होता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दे रखी है, बट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखी है 70,000। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डब्ल्यूआईपी है 70,000। क्या यही कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है? यस। हमें यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं दी है कि डब्ल्यूआईपी में जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुछ अलग है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज्ड एट 100% ऑफ वेजेस। तो यहां पर हमें डब्ल्यूआईपी में मटेरियल दिया है 30,000, लेबर दिया है 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 20,000। सी एक अलग से कुछ नहीं दिया है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के बारे में कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, तो हमें 70,000 ही लेना पड़ता। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो वेजेस 20,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 20,000 है। और अगर डब्ल्यूआईपी में यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000 की जगह पर अगर कुछ भी और दिया होता, 20,000 के अलावा कुछ भी और दिया होता, तो भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए डब्ल्यूआईपी में फैक्ट्री ओवरहेड्स 20,000 ही लेना रहता। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर बोला है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में फैक्ट्री ओवरहेड से वो 100% ऑफ वेजेस के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यहां पर फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, क्वेश्चन इजी कह सकते हैं, 30,000 मटेरियल और वेजेस 20,000, उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है, तो वो एज इट इज लेंगे। बट फैक्ट्री ओवरहेड्स को बोला है कि ये वेजेस जितना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो वेजेस यहां पर 20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड्स पे 20,000 है, तो ये 70,000 का फिगर सही है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज वेल। बट अगर यहां पर 20,000 की जगह पर अगर 25,000 दिया होता एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो हमें क्या करना होता, हमारे हिसाब से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना होता, 30 प्लस 20 प्लस 20, 70,000। बट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 75,000 होता और वो रिकंसिलिएशन में दिखता। बट यहां पर ये नहीं दिया है और आपको पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं है, आपको सिर्फ ये लाइन दी है और यहां पर ये फिगर्स दिए हैं। इसीलिए उन्होंने डब्ल्यूआईपी का क्लासिफिकेशन दिया है। आपको भले ही यहां पर नहीं दिया है, बट क्वेश्चन में ये फिगर चेंज करके दे सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा अपने हिसाब से और ये पॉइंट टिक भी कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट कर सकते हैं और एक फिगर चेंज हो जाएगा तो आंसर बहुत चेंज हो सकता है, रिकंसिलिएशन वगैरह मैच नहीं होंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। रिकंसिलिएशन में शायद आपको पता भी ना चले, बट गलत होगा क्योंकि आपका कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट ही गलत आएगा। तो रिकंसाइल तो हो जाएगा बट वो गलत होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, ये खास इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है वो माइनस किया जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस किया जाता है। तो यहां पर 70,000 माइनस किया जाएगा। यहां पर उन्होंने लेस और यहां पर ब्रैकेट किया है, सही है, बट मैंने देखा हुआ है कि पेपर में मार्क्स काटे हैं, तो आप मत कीजिएगा क्योंकि लेस और ब्रैकेट नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जो टेक्निकली मैथमेटिकली देखने जाए तो गलत है। बट यहां पर उन्होंने किया, फिर भी हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे अगर पेपर में मार्क्स काटे तो। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगे तो यहां पर लेस लिखिएगा ही मत। सो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा 19,30,000। ये समझ में आ रहा है।
अब यहाँ पर होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करेंगे। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता है, प्राइमरी पैकेजिंग होता है, R&D कॉस्ट होता है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन और कोई भी रिकवरी हो तो। बट यहाँ पर हमें सिर्फ दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वो भी कैसे पता चलता है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, इसीलिए उसी हिसाब से हमें एब्जॉर्ब करना है। एक्चुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या है वो नहीं देखना है। सो फैक्ट्री कॉस्ट है 19,30,000, तो उसका 10% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा 1,93,000, तो ये हो जाएगा 21,23,000, और इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पर नहीं लिखा है। फिर हम एडजस्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करते हैं। यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दी है 150, बट वो हमारे हिसाब से अलग होगा। फिनिश गुड्स जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कॉस्ट शीट में भी किए हैं। वो किस तरह से मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और उसको फिनिश गुड्स के यूनिट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। राइट, यहां पर देखिए आपको दिया है कि भाई 20,000 यूनिट सेल किए हैं और 1230 यूनिट्स है वो भी फिनिश गुड्स में है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने प्रोड्यूस कितना किया होगा, कैसे मिलता है प्रोडक्शन, कैसे कितना किया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे हम सॉरी गलत किया मैंने, प्रोडक्शन जो आपको सेल्स कैलकुलेट करना होता है तो वैसा करता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग, बट यहां पर हमें चाहिए प्रोड्यूस्ड कितना है, तो क्या करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा, और ओपनिंग्स भी इस साइड चला जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो प्रोडक्शन ढूंढने के लिए क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां पर सेल्स हमें बताया है 20,000 यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक बताया है 1230 यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो 20,000 प्लस 1230 मतलब हो जाएगा 21,230 यूनिट्स जो है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस किए हैं। और इसके लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है 21,23,000, तो 21,23,000 डिवाइड बाय 21,230 यूनिट्स अगर हम करेंगे तो पर यूनिट हमें कॉस्ट मिल जाएगा जो हो जाएगा 100 रुपीज। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं दिया, बट ये आपको सॉरी यहाँ पर नहीं चेक किया हम, 21,230 इंटू 1230 डिवाइड बाई 21,230 यूनिट्स, राइट। तो ये 100 रुपीज या फिर इसको 1230 यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा फिनिश गुड्स है, तो हमें मिल जाएगा 1,23,000, ये हमें माइनस करना होगा, राइट। ये वैसे तो हमने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, गलत मत कीजिएगा यहाँ पर। तो इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा 20 लाख रुपीज, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो है वो ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन था, जनरल नहीं था, तो अब यहाँ पर सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो दिया है ₹10 पर यूनिट सोल्ड वो हम कंसिडर करेंगे। यूनिट्स कितने सेल किए हैं, 20,000 यूनिट्स, तो 20,000 इंटू 10 रुपीज 2 लाख रुपीज जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस किया जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 22 लाख, और सेल्स तो जो हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी दिया है 25 लाख, उसे ही कंसिडर करेंगे। तो सेल्स 25 लाख, तो प्रॉफिट मिल जाएगा 3 लाख रुपीज। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 3 लाख रुपीज प्रॉफिट है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1,10,000 है। तो अब रिकंसाइल करना है, कहां से कैसे करना है वो नहीं दिया है, तो 1,10,000 या 3 लाख कोई भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। यहां पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है उन्होंने और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिया 3 लाख, तो वहीं से हम कैसे करेंगे वो देखते जाते हैं। इसके लिए आपको यहां पर कैसे करना होगा कि भाई दोनों में कहां पर डिफरेंस है उसे कंसिडर करना होगा, दोनों ही फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कहां पर डिफरेंस है उसे देखना होगा। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, मटेरियल है 10 लाख एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी मटेरियल है वो 10 लाख ही है। और आप देखिए, आप जब भी ये चीज मैच करेंगे तो कोई एक ही पॉइंट आपका एक ही की सीक्वेंस में जाइएगा। जैसे हम यहाँ पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से उसकी सीक्वेंस में जा रहे हैं। वेजेस 5 लाख, इसमें भी वेजेस 5 लाख, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड से 4,50,000, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड से 5 लाख, तो डिफरेंस है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में 5 लाख और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 4,50,000, मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। और हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो उसे रिवर्स करेंगे।
प्रॉफिट में हमें एक्सपेंस जो है वो कम करना है तो प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। प्रॉफिट में जो प्रॉफिट में से एक्सपेंस कम नहीं करना है, एक्सपेंस जो ज्यादा रिकॉर्ड किया है उसे कम करना है तो प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। यहां पर हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं इसीलिए ऐड करेंगे। अगर रिकंसिलिएशन अकाउंट होगा तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड है 50,000, वो ऐड किया जाएगा, राइट। चलिए फिर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 260 और यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 1,93,000। मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कम रिकॉर्ड हुआ है, अंडर रिकॉर्डेड, अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो उससे हमें रिकॉर्ड करना होगा तो डेबिट करना होगा या फिर प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। तो 260 और 193 इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि 67,000 है, वो माइनस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 67,000। देखिए यहां पर लेस लिखा है बट यहां पर ब्रैकेट नहीं किया है, बट ये कैलकुलेटर में जब आप करते हैं तब गलती करते हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। बेटर है यहां पर ब्रैकेट कीजिए, यहां पर लेस वगैरह कुछ मत लिखिए। चलिए फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 180 है इस पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना है 2 लाख रुपीस। 180 है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है 2 लाख। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ज्यादा रिकॉर्ड किया है, ओवर रिकवर्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो प्रॉफिट में हम इससे ऐड करेंगे, जो कि है उसको रिवर्स करना है। मतलब कि कॉस्ट ज्यादा रिकॉर्ड किया है तो कम कर दीजिए, तो कम करना है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 20,000 ऐड किया है। फिर यहां पर गुडविल रिटर्न ऑफ, बट वो तो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में लिखा ही नहीं है, तो लिखा नहीं है तो लिखो, तो लिखना है तो डेबिट करना है या फिर प्रॉफिट में से माइनस करना है। लेस किया जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000, ये भी हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा है तो लिखो, लिखना है तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे या फिर डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, राइट। चलिए फिर है सेल्स है 25 लाख, तो यहां पर भी सेल्स 25 लाख है, राइट। फिर फिनिश्ड गुड्स है यहां पर 150 है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, जबकि यहां पर है 1,23,000। मतलब कि फिनिश्ड गुड्स जो है वो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में अंडर वैल्यू किया है, कम रिकॉर्ड किया है, तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कितने से करेंगे 27,000 से, दोनों की डिफरेंशियल अमाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स का वो इनकम है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। सो डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 27,000, राइट। फिर क्या है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 70,000 और वो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में एज इट इज ही रिकॉर्ड किया है तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब देख, तो यहां पर हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के सारी की सारी आइटम्स कवर अप हो चुकी है। अब कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी देख लेंगे कि कुछ मिस नहीं हुआ है ना। ये तो नील है, ये टोटल है तो इसको ध्यान में नहीं लेना है। हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ध्यान में ले लिया, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल है सिर्फ, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया, राइट। अब इसको रिकंसाइल टोटल करना है, इन तीनों का टोटल हो गया 97,000, ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3,97,000 और ये तीन चीजें माइनस करेंगे 287 माइनस किया जाएगा तो हो जाएगा 1,10,000। तो ये मिल गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, राइट। तो यहां पर हमारा रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो जाता है, सिंपल इजी। चलिए आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इलस्ट्रेशन 7 बाद में करते हैं, पहले इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। पेज नंबर 7.39 पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 8। The following figures have been extracted from the financial accounts of a manufacturing firm for the first year of its operations। यहां पर हमें कुछ फिगर्स दिए हैं फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस के। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन है 50,000 और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में से है, राइट। 50 लाख, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन है 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस है 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 16 लाख, जनरल एडमिन ओवरहेड्स है 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है 9,60,000, बेड डेब्ट्स 80,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है 40,000, लीगल चार्जेस है 10,000, डिविडेंड्स रिसीव्ड है 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स है 20,000, सेल्स है 1,20,000 यूनिट्स का, 1,20,00,000, क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का है 44,000 यूनिट्स के लिए 3,20,000 और WIP का है 2,40,000।
The cost accounts for the same period reveal that direct material consumption was rupees 56 lakhs. यहाँ पर हमें डायरेक्ट मटेरियल का डायरेक्टली कंजम्पशन दे दिया है 56 lakhs, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ एडजस्ट करके. फैक्ट्री ओवरहेड इज ये कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से. फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट का 20% रिकवर किया जाता है. एडमिन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट ₹6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि ये जनरल एडमिन ओवरहेड्स है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड एट ₹8 पर यूनिट सोल्ड, ये भी सेल जितना किया उसके ऊपर होगा. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स. रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर द टू रिकॉर्ड्स. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितना होगा प्रॉफिट, वो कैलकुलेट करना है और फिर रिकंसाइल करना है, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 6 में किया. चलिए, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से बनाएंगे, वो काफी इजी हो जाता है. तो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन डेबिट होगा, डायरेक्ट वेजेस है वो भी डेबिट किया जाएगा, फाइनेंशियल ओवरहेड्स डेबिट किया जाएगा, जनरल एडमिन ओवरहेड्स डेबिट. इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में तो जो अमाउंट आपको दी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से ही है, तो वो एज इट इज हमें डेबिट क्रेडिट करनी रहेगी. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डेबिट किया जाएगा, बेड डेब्ट्स है वो डेबिट किया जाएगा, और ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगा, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आएगा. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ भी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएगा, डेबिट किया जाएगा, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आएगा. लीगल चार्जेस सेम अगेन डेबिट होगा और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आएगा. डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट किया जाएगा सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्रेडिट किया जाएगा. सेल्स क्रेडिट किया जाएगा दोनों में ही, एज इट इज 1 करोड़ 20 लाख आएगा. क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है, दोनों ही क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट किए जाएंगे, इनकम है, राइट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में. चलिए, तो इतना ही होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में, वो देख लेते हैं फटाफट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फाइनेंशियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिर उन्होंने सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक दिया है WIP और फिनिश गुड्स का, और ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है. यहां पर आप सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकाल देंगे, चलेगा. फिर यहां पर एक ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आए, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, बाकी ये बेड डेब्ट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ लीगल चार्जेस और इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इस सबसे नेट प्रॉफिट आ रहा है 12,90,000. सिंपल. अब देखते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट शीट, सिंपल. इसके लिए हमें जो जो चीजें अलग से कॉस्ट के लिए स्पेसिफिकली दी है तो वो वहां से कंसिडर करेंगे, और बाकी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में भी आएगा उसे वहां से कंसिडर करेंगे, राइट. चलिए, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल कंजम्पशन आता है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि मटेरियल कंजम्पशन है 56 लाख रुपीस, तो वो 56 लाख रुपीस हम लिखेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से. डायरेक्ट मटेरियल 56 लाख रुपीस. फिर वेजेस आते हैं, तो वेजेस मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन हो गया हमारा. डायरेक्ट वेजेस जो आता है 30 लाख, कुछ अलग से नहीं दिया है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में, तो 30 लाख से एज इट इज लिखेंगे. डायरेक्ट वेजेस 30 लाख. डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं था, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 86 लाख. उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया जाता है. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोला है फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट वेजेस और मटेरियल का टोटल 86 लाख, उसका 20%, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा 17,20,000. इसका टोटल करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 1,03,20,000 रुपीज, राइट. फिर इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट होगा. सी ये फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग WIP तो आएगी ही नहीं. क्लोजिंग WIP जो है वो यहां पर दिया है 2,40,000, और इसका बाइफर्केशन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के बारे में हमें नहीं पता है, तो हम यहां पर एडजस्ट नहीं कर सकते. अगर आपको 2,40,000 का बाइफर्केशन दिया होता तो उसमें मटेरियल या लेबर शायद आप डिटरमाइन नहीं कर पाते, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स आप डिटरमाइन कर पाते हैं. यहां पर बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो 20% ऑन प्राइम कॉस्ट है, तो मटेरियल और लेबर जो आता उसका जो टोटल होता उसका 20% क्या होना चाहिए, प्राइम कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स उतना नहीं होता तो आपको चेंज करना पड़ता, और WIP एज पर फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो अलग आती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे. तो 240 एज इट इज लिख देंगे. क्लोजिंग WIP है वो माइनस होगा फ्रॉम फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 240, तो मिलेगा वर्क्स कॉस्ट, राइट. और उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, ये होगा 1,80,000. उसके अंदर हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर रिकवरी होगी तो माइनस करेंगे, बट वो कुछ नहीं है, तो यही क्या बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
राइट, उसमें से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो होगा नहीं, फर्स्ट ईयर है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है उसके यूनिट्स हमें दिए हुए हैं 4000 यूनिट्स, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर देखिए सेल कितना हुआ है 1,20,000 और फिनिश गुड्स है 4000, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो हमारा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना होगा इन दोनों का टोटल, दैट इज 1,24,000। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको 124 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी वर्किंग नहीं दिया हुआ है। ये 81.29 रुपीज जो है वो वैसे ही आए होंगे, 1,80,000 डिवाइड बाय 1,25,000 यूनिट्स, तो होगा 81.29। उसे फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स है 4,000 उनसे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3,25,160 रुपीज। ये माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा 97,54,840। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया जाएगा। एडमिन ओवरहेड है 6 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, सेल कितना किया है 1,20,000, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है ₹8 पर यूनिट सोल्ड, 1,20,000 यूनिट सेल किए है तो उसको 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 and 8 रुपीज से 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। एडमिन ओवरहेड्स 128 रुपीज 6 पर यूनिट 7,20,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 128 रुपीज 8 पर यूनिट 9,60,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स इन सभी का टोटल होगा 1,14,34,840, और सेल्स दिया हुआ है 1,20,00,000, ये तो फाइनेंशियल और दोनों में सेम रहेगा, और इन दोनों का कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का डिफरेंस 5,65,160, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। सिंपल। तो एक कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल चुका है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी मिल चुका है, इन दोनों का हमें रिकंसिलिएशन करना होगा। रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया है तो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर रिकंसिलिएशन किया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 565,160 के हिसाब से। चलिए तो ये रिकंसाइल करते हैं। रिकंसिलिएशन के कोई एक बुक्स जो है उनको हम बेस रखेंगे, वहां से चेक करते जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। और बाकी ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट ढूंढा, बट उसमें हम ये सारी चीजें बेड डेप्थ, प्राइमरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, वो सारी चीजें नहीं लिखते हैं, वही हमारे रिकंसिलिएशन की आइटम होगी। राइट, चलिए तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बेस रख के हम चलते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रॉफिट है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से हम रिकंसाइल करेंगे और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो प्रॉफिट है वहां पर हम पहुंचेंगे। तो देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डायरेक्ट मटेरियल है 50 लाख, जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है 56 लाख। तो डिफरेंस है यहाँ पर 6 लाख रुपीज है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं। हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हम प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, तो ऑलरेडी वो हमने बुक कर दिया है, तो उसे हम रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट करेंगे या फिर प्रॉफिट में ऐड करेंगे। सो जो रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम दिखाया है, एक्सेस ऑफ मटेरियल कंजम्पशन 6 लाख, वो ऐड किया जाएगा। फिर वेजेस 30 लाख, इसमें भी 30 लाख, सो नो नीड टू रिकंसाइल। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख से इसके हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से, जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है 17,20,000, मतलब कि ज्यादा ओवर एब्जॉर्ब्ड है। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उससे रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, सॉरी प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एक्सपेंस कम करना है। एक्सपेंस हुआ है एक्चुअल में 16 लाख, जबकि रिकॉर्ड किया है, एब्जॉर्ब किया है 17,20,000, तो 120 जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो प्रॉफिट है उसमें ऐड करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड 1,20,000, सिंपल। फिर ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं आएगा। सेल्स 1,20,00,000 है, यहाँ पर भी सेल्स जो है वो 1,20,00,000 है, नो नीड टू चेंज, रिकंसाइल। क्लोजिंग स्टॉक WIP फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 240 है, और यहाँ पर जो WIP है वो भी 240 है, सो नो नीड टू रिकंसाइल। एक आइटम चेक करते जाएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। फिनिश गुड्स 3,20,000 है एज पर फाइनेंशियल, और कॉस्टिंग के हिसाब से 325,160, मतलब कि यहाँ पर 3,20,000 और यहाँ पर 325,160, मतलब कि 5,160 से यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है तो रिवर्स करो तो प्रॉफिट में से माइनस करो, क्योंकि ऐसा इनकम दिखाया होगा आपने, राइट। तो यहाँ पर ये 5,160 से ये माइनस किया जाएगा, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड कॉस्ट बुक 5,160। फिर यहाँ पर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, वो कंसिडर नहीं करेंगे। जनरल एडमिन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड से 7 लाख,
जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है 7,20,000, मतलब कि आपने 20,000 से ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ज्यादा दिखाया है, तो रिवर्स करो तो प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे, एक्सपेंस कम करना है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो एडमिन ओवरहेड्स 20,000 रुपीज, राइट। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 9,60,000, जबकि हुआ है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 9,60,000, मतलब कि दोनों ही सेम है, नो नीड टू रिकंसाइल। फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या है, बेड डेब्ट्स 80,000 जो ऑलरेडी ऑब्वियसली नहीं लिखा होगा। फिर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 40,000, ये भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं लिखा है। लीगल चार्जेस 10,000, ये भी नहीं लिखा है। तो ये तीनों ही चीजें कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं लिखी है, तो लिखेंगे, लिखना है तो हमें जो करना चाहिए वही करेंगे, तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, मतलब कि डेबिट करेंगे। तो 80,000, 40,000 एंड 10,000 को हम लेस करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करना है। बेड डेब्ट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एंड लीगल चार्जेस, सिंपल। चलिए, फिर क्रेडिट साइड पर क्या बाकी है, डिविडेंड रिसीव्ड 1 लाख रुपीस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं है। और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, ये भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो इन दोनों को रिकॉर्ड करना होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट है, इसीलिए तो रिकॉर्ड करना है तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे 1 लाख और 20,000, ये डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल। इस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की सारी एंट्रीज देख ली हमने। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में देखते हैं कुछ पेंडिंग है, तो ये प्राइम कॉस्ट तो टोटल है, ये 1,03,20,000 भी टोटल है, ये 1,80,000 भी टोटल है, नो नीड टू कंसिडर इट। ये 97,54 भी टोटल है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 114, तो ये भी टोटल है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की भी सारी चीजें आ चुकी है, राइट। अब इसका कंसिडर करेंगे, ये सबका टोटल किया तो 8,60,000, इससे प्रॉफिट में ऐड किया तो मिला 14,25,000, और फिर इन सभी का टोटल किया तो 135, 160, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12,90,000। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया, सिंपल, राइट। चलिए, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 8। अब हम समझने वाले हैं इलस्ट्रेशन 7, जो दिया हुआ है पेज नंबर 7.36 पर। Following are the figures extracted from the cost ledger of a manufacturing unit। यहां पर कॉस्ट लेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दिया हुआ है। स्टोर्स है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है 15,000। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स कितना रॉ मटेरियल पड़ा है वो है 15,000। परचेस किया हुआ है 80,000 का। ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, मतलब कि जो डब्ल्यूआईपी में दिया था उसमें से रिटर्न मिला है कितना, 40,000। ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी है। इश्यू टू डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी को इश्यू कितना किया था, 80,000। इश्यू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है तो वो ओवरहेड्स का पार्ट होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सोल्ड एज अ स्पेशल कैश एट कॉस्ट, 5,000 रुपीज का रॉ मटेरियल सेल कर दिया, बट एट कॉस्ट इसमें से कुछ हमने कमाया नहीं है। शॉर्टेज इन द ईयर 3,000, और 3,000 रुपीज की शॉर्टेज मिली है। फिर है वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 30,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज है 30,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री डब्ल्यूआईपी की थी 30,000, डायरेक्ट लेबर कितना किया इस बार 30,000। ओवरहेड कॉस्ट चार्ज 120, और क्लोजिंग बैलेंस है डब्ल्यूआईपी की 20,000। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एंटायर आउटपुट is sold at 10% profit on actual cost from WIP। WIP में से जितना फिनिश्ड गुड्स बना होगा वो पूरा का पूरा सेल कर दिया 10% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट पर 10% प्रॉफिट लगाकर सारा सेल कर दिया है। अदर्स, वेजेस फॉर द पीरियड, ये वेजेस फॉर द पीरियड एक्चुअल एक्सपेंस होगा 35,000 यहां पर, जबकि WIP में सिर्फ 30,000 चार्ज किया तो 5,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में गया होगा। और ओवरहेड एक्सपेंस एक्चुअल में इनकर कितने किए हैं, 1,25,000। Asserted in the profit or loss as per financial accounts and cost accounts and reconciled है। हमें यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और उसको फिर रिकंसाइल करना है। सी, ये नॉर्मल जो हमने आगे के जो क्वेश्चन रिकंसिलिएशन के किए थे, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बनाते थे और फिर उसको रिकंसाइल करते थे, उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी चीजें नहीं दे रखी है। पहले हमें यहाँ पर लेजर्स बनाने होंगे, जो हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम के लेजर्स बने थे, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बनाएंगे। उससे हमें रॉ मटेरियल के क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह मिल पाएगी, डब्ल्यूआईपी में से कितना फिनिश गुड्स निकला है वो पता चलेगा, राइट। तो वो सारी चीजें जानने के लिए हमें ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे और उसके बेसिस पर फिर कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, और फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी हम बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस, और फिर रिकंसाइल करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर स्टोर्स के बारे में, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे।
WIP दिया है तो WIP अकाउंट बनाया जाएगा। फिर फिनिश प्रोडक्ट का भी अकाउंट बनाएंगे। फिर ये अदर्स में वेजेस है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी बनाएंगे। ओवरहेड एक्सपेंस है तो ओवरहेड का भी अकाउंट बनाएंगे। ये सारी चीजें हम अकाउंट बना के ये पूरा का पूरा लेजर पोस्टिंग करेंगे। फिर हम कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल P&L बनाकर उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर रिकंसाइल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये वेजेस कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट बनाया। फिनिश गुड्स का नहीं बनाया, हम बना सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते जाते हैं कैसे करेंगे। पहले ये सारी चीजों को लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है 15,000 से। स्टोर्स लेजर की हर बार डेबिट बैलेंस होती है, वो असेट है इसीलिए। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज। फिर दिया है परचेस 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज का परचेस किया है तो उसकी एंट्री क्या होती है, हम परचेस करते हैं तो SLC अकाउंट डेबिट टू CLC, स्टोर्स लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल परचेसेस 80,000 SLC में डेबिट साइड पर होगा। यहां पर हम CLC अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से हमें CLC या दूसरे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर कॉस्ट और फाइनेंशियल के हिसाब से जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है उसी के लिए ये सारे अकाउंट्स बनाने जरूरी है, राइट। क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा अकाउंट या फिर बैलेंसेस या फिर उसके टोटल्स वगैरह नहीं दे रखे हैं, तो पहले अकाउंट में से कुछ चीजें हमें मिलेगी, फिर हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, राइट। तो CLC अकाउंट में दूसरी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसफर फ्रॉम WIP 40,000, ये रिटर्न हुआ है स्टोर्स में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, WIP में से निकला और SLC में आया तो SLC अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो SLC में डेबिट साइड पर WIP अकाउंट रिटर्न फ्रॉम WIP 40,000 और WIP अकाउंट बनाया तो इसके में भी इफेक्ट देंगे बाय स्टोर्स लेजर 40,000 क्रेडिट साइड पर आएगा। आ रहा है समझ? चलिए, फिर है इश्यू टू WIP में इश्यू कितना किया है, 80,000 रुपीज इश्यू किया गया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, WIP में स्टोर्स में से WIP में जा रहा है तो WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। तो SLC में क्रेडिट साइड पर आएगा WIP इश्यूड टू WIP 80,000 रुपीज और WIP अकाउंट जो है उसमें जो ये डेबिट साइड पर आएगा SLC अकाउंट 80,000। यहाँ पर हमें WIP की बैलेंस दे रखी है तो बैलेंस ब्रोक डाउन डेफिनेटली पहले लिखेंगे, 30,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस थी तो, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है ये ओपनिंग इन्वेंटरी, राइट। फिर है इश्यू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर से उसमें से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गया है, मतलब कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स वगैरह है उसमें ट्रांसफर किया गया है या फिर ओवरहेड एक्सपेंस में ट्रांसफर किया है 10,000। उसकी एंट्री क्या होगी, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। SLC में क्रेडिट साइड पर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 10,000 रुपीज इश्यू टू रिपेयर और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें SLC 10,000, राइट। फिर है ये इश्यू टू रिपेयर हो गया। फिर सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट 5,000, 5,000 रुपए का जो रॉ मटेरियल है वो हमने सेल किया है तो सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी, CLC यहां पर अकाउंट यूज किया जाएगा। कैश डेटर ऐसा अकाउंट कोई भी हमारे पास नहीं है इसलिए, और SLC में से जा रहा है तो CLC अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट होगा 5,000 रुपीज। कॉस्ट लेजर सोल्ड एट कॉस्ट 5,000 रुपीज, राइट। CLC अकाउंट तो नहीं बनाया तो उसमें इफेक्ट नहीं आएगी। फिर है शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 रुपीज, रॉ मटेरियल जो है उसमें शॉर्टेज आ रही है, शॉर्टेज आई है तो वो ओवरहेड्स में ट्रांसफर करेंगे, लॉस एबनॉर्मल लॉस काइंड ऑफ। तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट शॉर्टेज 3,000, राइट। ये जो लॉस है वो हुआ है, सॉरी नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस है तो ये ओवरहेड्स में ट्रांसफर किया, अज्यूम्ड नॉर्मल। अगर ये एबनॉर्मल हम सोचते तो इसको सीधा P&L में चार्ज कर देते हैं, राइट। तो ये ओवरहेड्स जो है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आएगा SLC डेबिट साइड पर 3,000 रुपीज, सिंपल। तो ये स्टोर्स लेजर वाला पार्ट हो गया। अब WIP उसमें ओपनिंग देख लिया हमने। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज 30,000। अब सी यहां पर दिया है कि वेजेस फॉर द पीरियड कितना है, वेजेस फॉर द पीरियड दिया हुआ है 35,000 तो उसकी एंट्री क्या होती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। उसमें से WIP में ट्रांसफर किया है 30,000 तो उसकी एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और 5,000 जो बचे वो कहां पर जाएंगे, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होगी, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। और यहां पर ये वेजेस कंट्रोल में 35,000 पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो वेजेस कंट्रोल में डेबिट साइड पर CLC 35,000 का इनकर किया, वो एंट्री है।
उसमें से WIP में ट्रांसफर किया 30,000, तो यहाँ पर WIP में देखिए वेजेस कंट्रोल 30,000 डेबिट साइड पर है, और जो 5,000 बचा वो जाएगा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में 5,000 रुपीज, तो यहाँ पर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में वेजेस कंट्रोल 5,000, समझ में आ रहा है। तो ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, राइट। हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो वेजेस 35,000 का ही लिखेंगे, ओवरहेड्स में कितना गया दैट डजंट मैटर। इवन स्टोर्स में भी कितना गया वो मैटर नहीं करता, कितना कंज्यूम किया वो स्टोर्स में, वो प्रोडक्शन में किया या फिर ओवरहेड्स में किया, इनडायरेक्ट था डायरेक्ट था डजंट मैटर। फाइनेंशियल अकाउंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसी चीजें फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड वेरिएबल भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अलग से, जीपी रेशियो एनपी रेशियो कुछ करना है तो बात अलग है, अदरवाइज पीएनएल में ही सब कुछ चार्ज किया जाता है। ओवरहेड कॉस्ट चार्ज 1,20,000 रुपीज। ओवरहेड WIP में कितना ट्रांसफर किया है 120, मतलब कि ये एब्जॉर्ब किया गया है, एब्जॉर्ब किया तो WIP अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओवरहेड कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर WIP अकाउंट 1,20,000 और यहां पर WIP में आएगा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,20,000, राइट। फिर क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है WIP की 20,000। WIP में क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, सॉरी ये ओवरहेड वाला है, WIP में बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 रुपीज, राइट। तो ये WIP वाला पार्ट हो गया। फिनिश प्रोडक्ट एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। WIP में अब अकाउंट में सारी एंट्रीज हो चुकी, तो अब ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है 2 लाख रुपीज वो क्या हो जाएगा फिनिश गुड्स, इतना फिनिश गुड्स में हम ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, तो फिनिश गुड्स में इतना ट्रांसफर किया 2 लाख रुपीज, और ये सेल किया जाएगा 10% प्रॉफिट ऐड करके, तो 2 लाख ये यहाँ पर नीचे किया है। फिनिश आउटपुट एट कॉस्ट 2 लाख प्लस 10% प्रॉफिट ऐड करेंगे 20,000, तो हो जाएगा 2,20,000, सिंपल। फिर ये वेजेस वाला तो हो गया। ओवरहेड एक्सपेंस इनकर किया है 1,25,000 इनकर किया है, इसकी एंट्री क्या होगी, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर CLC 1,25,000, CLC अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज हो गई। अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे। स्टोर्स लेजर कंट्रोल में इन सभी का जो डिफरेंस है दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन, वो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक है 37,000 रुपीज का, राइट। फिर वेजेस कंट्रोल हो गया था। ओवरहेड कंट्रोल में ये बैलेंस कैरिड डाउन 23,000, यहाँ पर 1,20,000 एब्जॉर्ब किए और 1,43,000 जो है वो इनकर किए हैं, मतलब कि ये क्या हो गया अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स यहाँ पर है 23,000 रुपीज। फिर WIP अकाउंट भी क्लोज हो चुका था, राइट। अब हमें कॉस्टिंग के हिसाब से और फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में कितना हमने एक्सपेंसेस किया वो देखेंगे। चलिए, तो देखिए स्टोर्स लेजर, अब यहाँ पर जो हमने लेजर्स बनाए हैं वहां से हमें पता चलेगा। स्टोर्स लेजर कॉस्ट शीट जो होता है उसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है कि कितना कंज्यूम किया, मतलब कि WIP में कितना गया। तो देखिए 80,000 है वो इश्यू किया था WIP में और 40,000 रिटर्न आया है, तो इन दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट है 40,000 रुपीज, उतना ही एक्चुअल में हमने कंज्यूम किया है। तो कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा 40,000। सी बाकी हम कैसे करते थे कॉस्ट शीट में, सीधा ओपनिंग बैलेंसेस प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट यहां पर हमें WIP में कितना इश्यू किया है वही दिया है, तो उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि बाकी के एडजस्टमेंट भी अदरवाइज हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि ओवरहेड में कितना ट्रांसफर किया, कितना सेल कर दिया है, कितना हमें शॉर्टेज मिला, उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा, जो एट द एंड यही बनेगा 40,000 रुपीज, राइट। तो उतना एक्सपेंस हुआ है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल के बाद होता है वेजेस, तो वेजेस WIP में कितना ट्रांसफर किए हैं 30,000 रुपीज, तो उतना हम ऐड करेंगे। वेजेस जो है वो होगा 30,000 रुपीज, राइट। तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा 70,000 रुपीज, राइट। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब कितना किया है वो कंसिडर करना होगा WIP में, तो हमने एब्जॉर्ब किया है 1,20,000 रुपीज, तो यहां पर आएगा 1,20,000 रुपीज, राइट। इनकर जितना भी किया हो एब्जॉर्ब कितना किया है वही कॉस्ट शीट में कॉस्ट माना जाता है, तो वर्क्स कॉस्ट हो जाएगा 1,90,000 रुपीज। वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट,
फिर उसमें मतलब ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कहते हैं इसे, उसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग WIP की इफेक्ट देते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP हमें दिया हुआ है, ओपनिंग WIP है 30,000 और क्लोजिंग WIP है 20,000। ओपनिंग WIP प्लस होती है, क्लोजिंग WIP माइनस होती है। तो ओपनिंग WIP 30,000 ऐड करेंगे और क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे 20,000 को, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा 2 लाख रुपीस। इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। फिर जनरली उसमें पहले कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। उसमें जनरली हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है, R&D कॉस्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, या फिर कोई भी रिकवरी हुई है तो उसे माइनस करते हैं, उससे हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें नहीं दी गई है। तो यही क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में भी हमें नहीं बोला गया है, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। और प्रॉफिट हमें बोला है 20,000 रुपीज, तो हो जाएगा सेल्स 2,20,000 का, तो प्रॉफिट है 20,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? चलिए अब फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से P&L बनाते हैं। इसमें जो एक्चुअल इनकर किया है वो आपको लिखना होगा, राइट। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह चीजें नहीं होती कि WIP में कितना ट्रांसफर किया, वो कंसिडर नहीं किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस कुछ 40,000 क्या था, सॉरी 15,000 स्टोर लेजर में था। 15,000 प्लस परचेज हमने कितना किया, 80,000, राइट। 15,000 प्लस 80,000 का हमने परचेस किया। अब ये इश्यू किया कितना, उसमें से रिटर्न कितना मिला, वो सब कुछ नहीं देखना है। ओवरहेड में कितना गया वो भी नहीं देखना है, राइट। बट हाँ 5,000 का सेल किया वो कंसिडर हम करेंगे। तो 15,000 का मटेरियल ओपनिंग बैलेंस में था, 80,000 प्लस परचेस किया था, तो ये 15,000 प्लस 80,000 वो हमने परचेस किया। उसमें से सेल कितना कर दिया, 5,000, वो हमारे लिए रिलेवेंट है। प्लस ये क्लोजिंग बैलेंस है, उसको भी कंसिडर करेंगे 37,000। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस को इसमें से माइनस कर रहे हैं तो डेबिट साइड पर नेट फिगर आ जाएगा, या फिर 37,000 का क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां पर आप रखेंगे, वो आप P&L में क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं। तो यहां पर जो किया है वो ओपनिंग बैलेंस दैट इज 15,000 प्लस परचेस 80,000 माइनस सेल 5,000, 15 प्लस 80 माइनस 5,000, तो हो जाएगा 90,000 रुपीस। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल है वो 37,000 क्रेडिट साइड पर लिखा है। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम कॉस्ट शीट के अंदर सीधा ही ओपनिंग मतलब कितना कंज्यूम किया वो लिखते हैं, यहाँ पर ओपनिंग प्लस परचेज वगैरह करके दिखाएंगे। और ये 37,000 हमें डायरेक्टली नहीं दिया था, इसीलिए SLC अकाउंट बनाना जरूरी था। फिर ओपनिंग में और क्या चीजें दी गई थी हमें, एक तो ओपनिंग WIP थी जो डेफिनेटली पार्ट ऑफ P&L डेबिट साइड पर आएगा, और एक क्लोजिंग WIP जो है 20,000, 30,000 ओपनिंग WIP और 20,000 जो क्लोजिंग WIP है वो डेबिट और क्रेडिट साइड पर रिस्पेक्टिवली दिखाया जाएगा। तो ओपनिंग WIP यहाँ पर 30,000 और क्लोजिंग WIP 20,000। फिनिश गुड्स का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो मटेरियल वाला पार्ट हो गया। अब हमने वेजेस कितना इनकर किया है, वेजेस इनकर किया है 35,000 और ओवरहेड इनकर किया है 125, ये दोनों ही चीजें डेबिट की जाएगी। यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब किया, कितना किसको दिया, WIP में कितना गया, कितना इनडायरेक्ट वेजेस था, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, वो नहीं देखते हैं, कितना इनकर किया। तो वेजेस 35,000 और ओवरहेड्स 1,25,000 और सेल्स 2,20,000, वो तो हमें बोला था कि वे कॉस्ट के 10% ऐड कर दीजिए। तो यहां पर लॉस आ रहा है 3,000 रुपीज का, राइट। फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से 3,000 रुपीज का लॉस आ रहा है और कॉस्टिंग के हिसाब से 20,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। दोनों में ये डिफरेंस यहां पर दिख रहा है। तो वो डिफरेंस क्यों हो रहा है, डिफरेंस कितना है 23,000 रुपीज का। सी 3,000 रुपीज लॉस और 20,000 प्रॉफिट, इन दोनों के बीच 23,000 का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस वजह से है, ओवरहेड्स की वजह से। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, राइट 23,000 रुपीज का, क्योंकि इनकर किया 143 और एब्जॉर्ब किया 120, मतलब कि अपने कॉस्टिंग में कम दिखाया है 23,000 रुपीज का ओवरहेड्स, और उसी वजह से यहां पर डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल में उन्होंने लिखा है ओवर एब्जॉर्ब, बट एक्चुअल में ये ओवर एब्जॉर्ब्ड नहीं है, कम एब्जॉर्ब किया है। हाँ उन्होंने ऐसा लिख रहे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, उसमें तो एक्चुअल एक्सपेंस दिखाते हैं। तो उसमें एक्चुअल एक्सपेंस मटेरियल का भी दिख गया, उसमें लेबर का भी दिख गया और ओवरहेड्स का भी दिख गया। बट कॉस्ट अकाउंट्स में हमने
कम एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब सिर्फ 120 किया है जबकि एक्चुअल एक्सपेंस किया है 143। तो यहां पर ओवर एब्जॉर्ब नहीं आना चाहिए, अंडर एब्जॉर्ब होना चाहिए। और ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट्स से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 3000 रुपीज लॉस आ रहा है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा दिखा दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऑलरेडी एक्सपेंस जो है वो ज्यादा दिखा दिया है, तो उसे रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो वो प्रॉफिट में प्लस होगा। यहाँ पर प्रॉफिट को नेगेटिव में दिखाया, मतलब कि लॉस दिखाया है, तो उसमें प्लस करेंगे 20,000 रुपीज, सॉरी 23,000 रुपीज जो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 20,000। अगर हम कॉस्ट के हिसाब से करते तो क्या होता कि 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होता, बट हमने ऑलरेडी 23,000 रुपीज का जो कॉस्ट है वो नहीं दिखाया है, कम दिखाया है, तो इसमें से प्रॉफिट में से माइनस करते हैं 23,000 रुपीज, तो हमें मिल जाता 3,000 रुपीज, राइट। तो ये 3,000 रुपीज का लॉस मिल जाता है इस पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है? ये 23,000 रुपीज का अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, उसी की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, राइट। यहां पर ये ओवर एब्जॉर्ब नहीं होगा, अंडर एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ये अंडर एब्जॉर्प्शन किया है, राइट, कम दिखाया है, कम इन एब्जॉर्ब किया है इन फाइनेंशियल इन कॉस्ट अकाउंट्स, कम एब्जॉर्ब किया है इन कॉस्ट अकाउंट्स, राइट, इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली अगर हम ऐसा देखने जाएंगे तो ये मटेरियल में और डायरेक्ट वेजेस में डिफरेंस दिखेगा, प्लस ये ओवरहेड्स में भी डिफरेंस दिखेगा। इन सभी का टोटल करेंगे तो 23,000 ही आएगा। देखना है कैसे, देखिए यहां पर हमने मटेरियल जो है कितना लिखा है, 90,000 डेबिट किया है और 37,000। तो पहले तो 90,000 और 37,000 का डिफरेंस हम निकालेंगे। 90,000 में से 37,000 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 53,000, हाँ 53,000 7 प्लस 3, यस 53,000 का डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में 53,000 रुपीज का मटेरियल कॉस्ट दिखाया, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में कितना दिखाया है 40,000। तो यहां पर पहले आया 13,000 का डिफरेंस मटेरियल में, फिर वेजेस यहां पर दिखाया 30,000 जबकि यहां पर दिखाया 5,000, तो 5,000 वेजेस में डिफरेंस आया। देखिए जो 5,000 है, 53,000 मटेरियल किस में 53,000 दिखाया फाइनेंशियल में, और कॉस्ट में कितना है 40,000, तो कॉस्ट में 13,000 रुपीज कम दिखाए हैं। वेजेस कॉस्ट में कितना दिखाया 30,000 और 35,000 दिखाया फाइनेंशियल में, तो यहाँ पर 5,000 कम दिखाए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स, सॉरी कॉस्ट अकाउंट्स में 5,000 कम दिखाए हैं। ओवरहेड्स यहाँ पर दिखाया 125 और यहाँ पर दिखाया है 120, तो 5,000 का डिफरेंस वहां पर भी है, तो ओवरहेड्स में 5,000 का डिफरेंस है। तो इन सभी का तीनों का आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 23,000। तो 23,000 रुपीज अंडर एब्जॉर्ब्ड है, मतलब कि कॉस्ट अकाउंट्स में कम दिखाया है ये तीनों, इतना 23,000, और उसी वजह से डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये तीनों ही चीजें ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर दी थी हमने, जो हमने ये अकाउंट बनाया है उसमें। यहाँ पर देखिए ओवरहेड्स में हमने ये चीजें ट्रांसफर कर दी थी। देखिए ये सेल्स का 13,000 दिख रहा है, 10,000 प्लस 3,000, ये वेजेस का दिख रहा है 5,000, और यहाँ पर देखिए कॉस्ट लेजर में 125 है और एब्जॉर्ब किया है 120, तो उन दोनों का डिफरेंस 5,000। तो ये 10 प्लस 3 13 प्लस 5,000 प्लस 5,000 23,000, ये 23,000 है। यहाँ पर हमारा बैलेंस आया था अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, राइट, वही हमारा रिकंसिलिएशन की आइटम है। यही डिफरेंस जो है वो हमें रिकंसिलिएशन में दिख रहा है। समझ में आया? राइट, थोड़ा सा अलग है ये, पर अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा समझ। क्लियर? फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, ये था इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 8 ऑलरेडी हमने कर लिया था। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पेंडिंग है वो कवर अप करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है वो पेंडिंग है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 देखते हैं, पेज नंबर 7.47 पर दिया हुआ है। A company operates on a historic job cost accounting system which is not integrated with the financial accounts। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला है कि not integrated, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का यूज किया गया है। At the beginning of a month, the opening balances in cost ledger पर, यहाँ पर opening balances दे रखी है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 80 लाख रुपीस, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट 20 लाख रुपीस, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 430 लाख, मतलब कि 4 करोड़ 30 लाख रुपए। ये तीनों की तो हर बार डेबिट बैलेंस होती है, ये तीनों ही इन्वेंटरी है, एसेट्स हैं, राइट।
फिर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 10 लाख रुपीस, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये भी असेट बन रही है तो इसकी भी डेबिट बैलेंस होगी। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 540, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं है इसीलिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। डेटर, क्रेडिटर, कैश या ऐसा कोई भी हमारे पास कैश बैंक वैसे अकाउंट्स नहीं होते हैं इसीलिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज किया जाता है। इसकी हर बार क्रेडिट बैलेंस होती है और इन चारों का टोटल होगा राइट उतना ही 540, इन चारों का टोटल 540 ही होगा अगर आप करेंगे तो राइट। 80 प्लस 20 100 प्लस 430 मतलब कि 530 प्लस 10 540 डेबिट 540 क्रेडिट डन। चलिए, ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, ड्यूरिंग द मंथ कौन सा ट्रांजैक्शंस हुआ है वो बताया है। मटेरियल्स परचेज कितना किया है 40 लाख रुपीस का परचेस किया है। इश्यू टू प्रोडक्शन 50 लाख, इश्यू टू फैक्ट्री मेंटेनेंस 6 लाख, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट होगा। इश्यू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4 लाख और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी अभी हो रहा है 4 लाख रुपीस का हुआ है, 4 लाख रुपीस का मटेरियल उसमें इश्यू हुआ है। वेजेस, ग्रॉस वेजेस पेड 150, टोटल कितने वेजेस पे किए हैं 150, उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस है 40 और फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है 10 तो ये हो गए 50। तो बाकी का 100 रुपीज का 100 लाख का जो वेजेस है वो किसके लिए होगा, डायरेक्ट मतलब कि WIP में ट्रांसफर होगा। फिर वर्क्स ओवरहेड्स एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड 160 और एक्सक्लूडिंग आइटम्स 100 नबो ऊपर जो दिया है उनके अलावा मतलब कि ये जो दिया है इश्यूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस और इनडायरेक्ट वेजेस ये दोनों के अलावा एक्स्ट्रा ओवरहेड कितना इनकर किया है 160 लाख। एब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितना ट्रांसफर होगा 20 लाख। अंडर एब्जॉर्ब कितना है 8 लाख मतलब कि एक्चुअल में कितना एब्जॉर्ब किया वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया है। फिर है रॉयल्टी पेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 5, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ओवरहेड्स है 25 लाख रुपीस और सेल्स किया है 4 करोड़ 50 लाख 450 लाख का। At the end of the month, the stock of raw material and WIP was rupees 55 lakhs and 25 lakhs respectively. यहाँ पर हमें closing stock दिया है raw material और work in process का। The loss arising in the raw material accounts is treated as factory overheads. अगर रॉ मटेरियल में कोई भी लॉस मिलता है तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट माना जाएगा मतलब कि नॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाएगा। The building under construction was completed during the month. बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट हो चुका मतलब कि वो बिल्डिंग बन चुका, पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था अब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर बिल्डिंग अकाउंट नहीं होगा तो उसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि पहले ही बोला कि बैलेंस शीट की जो आइटम्स नहीं है वो कहां पर जाएगी CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था वो बिल्डिंग बन गया फिर वो कहां पर चला जाएगा वो CLC अकाउंट में। Company's gross profit margin is 20% on sales. Gross profit margin कितना है 20% on sales. Prepare the relevant control accounts to record the above transactions in the cost ledger of the company. हमें necessary control accounts बनाने हैं ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है इसीलिए। यहाँ पर अब नेसेसरी अकाउंट्स कौन से होंगे वो तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे पता चलेगा। बाकी जिसकी भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है वो तो हम बना ही देंगे, उसके अलावा वेजेस कंट्रोल ओवरहेड अकाउंट वैसे बनेंगे राइट। कॉस्टिंग P&L कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स वो सारे अकाउंट्स हम बनाएंगे राइट। चलिए ये सोल्व करते हैं। पहले तो ये सारे जो अकाउंट्स हमें बनाए गए हैं राइट, डेबिट जितनी भी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है उतने अकाउंट्स हम बना लेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा समझाने के लिए पर आपको अच्छे से लिखना चाहिए। SLC अकाउंट और यहाँ पर सब कुछ होगा राइट, वो होगा रुपीज इन लैक्स क्योंकि आपको सब कुछ रुपीज इन लैक्स से दिया हुआ है राइट। SLC अकाउंट है, फिर WIP अकाउंट, फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट है, और CLC अकाउंट है। इसमें सभी में ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें दे रखी है वो हम रिकॉर्ड करेंगे।
एसएलसी में 80 लाख रुपीस की है। एसएलसी, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सभी की डेबिट बैलेंस ही होगी, तो डेबिट साइड पर ही लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 लाख रुपीस। फिर डब्ल्यूआईपी अकाउंट में है 20 लाख रुपीस। फिर फिनिश गुड्स में है 430 लाख रुपीस। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट है उसमें है 10 लाख रुपीस। और जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें है 540, और ये क्रेडिट बैलेंस होती है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो यहां पर चलिए अब हम एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ राइट, हाँ उसे हम कंसीडर करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। चलिए सबसे पहले मटेरियल परचेस्ड 40 लाख रुपीस परचेस किया है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां पर हमारे पास ना ही क्रेडिटर है ना ही कैश बैंक राइट, तो यहां पर आएगा सीएलसी। कितना परचेस किया है हमने 40 लाख रुपीस का, तो ये एसएलसी में डेबिट साइड पर आएगा राइट, और सीएलसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा एसएलसी 40 लाख रुपीस। फिर इश्यूड टू प्रोडक्शन 50 लाख रुपीस, प्रोडक्शन में इश्यू किया है मटेरियल, तो ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, एसएलसी में से डब्ल्यूआईपी में जाएगा, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट। एसएलसी जो है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा डब्ल्यूआईपी 50 लाख रुपीस, और डब्ल्यूआईपी में डेबिट साइड पर आएगा एसएलसी 50 लाख रुपीस। फिर इश्यूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस 6 लाख रुपीस, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए गया है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में जाएगा राइट 6 लाख रुपीस का। जो एसएलसी है उसमें से फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू एसएलसी। यहां पर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है, तो हम बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। इसे आप वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा 6 लाख रुपीस। फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट साइड पर आएगा एसएलसी 6 लाख रुपीस। फिर इश्यूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4 लाख रुपीस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 4 लाख रुपीस गया है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसएलसी अकाउंट होगा। यहाँ पर एसएलसी 4 लाख रुपीस, और एसएलसी में डेबिट साइड पर होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 4 लाख रुपीस। फिर वेजेस है, ग्रॉस वेजेस पेड 150, ग्रॉस वेजेस पेड, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितना होगा 150 टू सीएलसी होगा 150। यहां पर हमें वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाया है तो वो बनाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, उसमें यहां पर सीएलसी में जाएगा 150 लैक्स, और सीएलसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट 150 राइट। फिर उसमें हमें बोला गया है कि भाई इनडायरेक्ट वेजेस है 40 लैक्स, और तो इनडायरेक्ट वेजेस 40 लैक्स तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो वेजेस कंट्रोल में जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में 40 लैक्स रुपीस, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये डेबिट साइड पर आएगा 40 लैक्स रुपीस। फिर बोला गया है कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के है 10 लाख रुपीस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 10 लाख रुपीस है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो यहां पर वेजेस कंट्रोल आएगा 10 लाख रुपीस, और वेजेस कंट्रोल में यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा 10 लाख रुपीस। अब देखिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट के बारे में और कुछ नहीं बोला है, वेजेस कंट्रोल जो है वो जनरली क्लोज हो जाता है। इसमें ऑलरेडी 50 लाख रुपीस तो वेजेस कंट्रोल में जितना इनकर किया तो उसमें से 50 लाख तो हमने अलोकेट कर दिया। अब बाकी के जो 100 लाख रुपीस है वो क्या हो जाएंगे, डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट वेजेस होंगे, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, एंट्री क्या होगी डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल में ये 100 लाख क्रेडिट कर दिया। अब डब्ल्यूआईपी में डेबिट करेंगे वेजेस कंट्रोल 100 लाख रुपीस राइट। चलिए तो यहाँ पर वेजेस कंट्रोल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर है एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, वर्क्स ओवरहेड्स में एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड है 160। आगे जो मटेरियल लेबर है उसके अलावा कई चीजें हैं,
इनकर किया है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट हो जाएगा। सीएलसी में क्रेडिट साइड पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 160 और फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट साइड पर 160 सीएलसी अकाउंट। फिर है एब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 लाख। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितना किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 20, तो ओवरहेड्स में से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया है 20 लाख रुपीस, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 लाख रुपीस और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा, में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 20 लाख रुपीस। और यहां पर हमें बोला है अंडर एब्जॉर्ब्ड है 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए का अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब मतलब कि एक्सपेंस इनकर ज्यादा किया है पर इतना एब्जॉर्ब नहीं किया गया है, तो एब्जॉर्प्शन कम है, क्रेडिट साइड पर ये डिफरेंस दिखेगा, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा इसकी एंट्री। तो यहां पर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है राइट, वहां पर दिखाया जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल, ये जनरली थोड़ी सी लाइन छोड़कर लास्ट में लिखना चाहिए। कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा 8 लाख रुपीस, अंडर एब्सॉर्ब्ड है इसीलिए। तो यहां पर हम कॉस्टिंग पीएनएल भी बना लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्सॉर्ब्ड है 8 लाख रुपीस, डेबिट साइड पर दिखेगा राइट। चलिए पहले इसमें जो चीजें दे रखी है वही हम लिख देते हैं, फिर अकाउंट्स क्लोज करेंगे जहां पर पता चलेगा। वैसे वेजेस कंट्रोल हमने कर लिया क्योंकि वो सिंपल हर बार वैसे ही होता है। रॉयल्टी पेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 5 लाख, ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट, और फिर वो कहां पर चार्ज किया जाएगा, डब्ल्यूआईपी में। तो आप दो एंट्रीज मतलब इस तरह से पास कर सकते हैं। ये रॉयल्टी की क्या एंट्री हो सकती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस टू सीएलसी 5 लाख रुपीस, एंड फिर ये रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे डब्ल्यूआईपी में, तो एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू रॉयल्टी 5 लाख, और ये रॉयल्टी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। या फिर आप सीधा ही ऐसा कर सकते हैं डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट 5 लाख, ये और में आएगा टू सीएलसी अकाउंट 5 लाख, क्योंकि ये डायरेक्ट टू प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के लिए ही इनकर किया है, तो सीधा ही वर्क इन प्रोग्रेस में भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एंट्री आप यूज कर सकते हैं राइट। हम ये वाली जो सेकंड वाली एंट्री है नेट ऑफ एंट्री वही सीधा यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर अलग से रॉयल्टी का अकाउंट नहीं बनाएंगे राइट। आप बनाएंगे, आपको आंसर जो दिया है मॉड्यूल में वो रॉयल्टी अकाउंट बना कर दिया है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एंट्री है डब्ल्यूआईपी टू सीएलसी, सीएलसी में आएगा यहाँ पर डब्ल्यूआईपी अकाउंट में, इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं रॉयल्टी 5 लाख रुपीस, और डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में लिख देंगे सीएलसी, ये है रॉयल्टी का 5 लाख रुपीस। डन। चलिए फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25 लाख। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना इनकर किया है, 25 लाख रुपीस, और यहां पर उसके एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी हो गया होगा। जब भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो इनकर करते हैं तो एंटर क्या होती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एडमिन ओवरहेड्स का हमने अकाउंट नहीं बनाया तो वो बनाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड्स अकाउंट, ये इनकर करेंगे तो यहां पर आएगा सीएलसी, कितना एक्सपेंस किया था हमने 25 लाख रुपीस का, तो यहां पर आएगा 25 लाख, और सीएलसी में क्रेडिट साइड पर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ओवरहेड्स 25 लाख राइट। अब ये पूरा का पूरा जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है, इसके बारे में और कुछ नहीं है, तो इसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, सॉरी वो तो इनकर करेंगे तब, इसको हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 25, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा राइट। चलिए
फिर हमें बताया है कि भाई सेल्स हुआ है 450। सेल्स की क्या एंट्री होती है, यहाँ पर डेटर या कैश बैंक नहीं है तो सीएलसी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, या फिर आप सेल्स में भी लिख सकते हैं अलग से अकाउंट और फिर कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। सेल्स का है ये 450 लैक्स और कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट साइड पर आएगा सीएलसी, सेल्स है ये 450, राइट। चलिए अब ये हमारा जो टेबल दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब हम ये पैराग्राफ में से सारी एंट्रीज कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP was 55 lakhs and 25 lakhs respectively. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है। रॉ मटेरियल का है 55 lakhs और WIP का है 25 lakhs। ये ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट साइड पर ये डिफरेंस लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड दिखा देंगे और लास्ट में लिखना चाहिए ये बैलेंस कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्डेड। जो स्टॉक का रॉ मटेरियल का है वो 55 lakhs है और WIP का जो है राइट वो 25 lakhs है, राइट। वो हमने दोनों में क्रेडिट साइड पर लिख लिया लास्ट में। फिर है द लॉस अराइजिंग इन द रॉ मटेरियल अकाउंट्स इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर कुछ भी लॉस मिलता है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। सी यहाँ पर हमें स्टॉक लेजर में और कोई एंट्रीज नहीं है तो इसको अगर हम ये अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसमें हमें कुछ डिफरेंस मिलेगा और वो जो डिफरेंस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टॉक लेजर में और कोई एंट्रीज नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ दे दिया है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमारा लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल होता है 80 + 40 तो 120 और जो क्रेडिट साइड है वहां पर 50 + 6 + 4 + 55 तो वो होता है 115। मतलब कि यहां पर डिफरेंस आ रहा है 5 लाख रुपीस का और ये क्या कहां पर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में। लॉस हो रहा है 5 लाख रुपीस का, यहां पर 120 और यहां पर भी 120 और ये 5 लाख रुपीस का लॉस हुआ हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में हम लिखेंगे SLC 5 लाख रुपीस, सिंपल। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा SLC अकाउंट भी क्लोज हो गया और उसकी इफेक्ट भी आ गई। फिर है द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब कि वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अकाउंट था, वो कहां पर चला जाएगा, CLC अकाउंट में। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट यहाँ पर सब कुछ डेबिट है और ये इतना जितना भी मिला है वो सब कुछ क्रेडिट कर देंगे। 10 + 10 + 20 मतलब कि 40 और +4 44 ये कहां पर चला जाएगा, CLC अकाउंट में। तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। CLC में यहां पर आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हमारा असेट बन चुका है 44 लाख रुपीस का, राइट। चलिए फिर दिया है कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल्स। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% सेल्स का है। यहां पर हमें सेल्स दिया है 450 तो वहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है, बट हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें यहां से COGS मिलेगा। जनरली क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन का है, राइट, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सेल्स मिलता है। और वो ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, उसमें से जनरली हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ओवरहेड्स, वो माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो नेट प्रॉफिट है वो मिलता है। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताया है तो 450 में 20% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 80% क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं वो होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला है, मतलब कि फिनिश गुड्स में से हमने कितना सेल किया वो पता चलेगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं सेल्स में से तो नेट प्रॉफिट मिलता है और उसमें ये सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स भी होता है, राइट। तो यहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो 450 के 80% हम करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। ये जो फिनिश गुड्स अकाउंट है उसमें से हमने कितना सेल किया वो पता चलेगा। तो वो कहां पर ट्रांसफर होता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कितना होगा, 450 lakhs जो सेल किया उसके 80%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग है थोड़ा सा, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो जाएगा 360 lakhs रुपीस, 450 के 80%। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना हमारा सेल हुआ है 360, उसमें 25
जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तब हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। और दूसरे भी अगर कोई भी अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऐसी चीजें भी हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये 360, ये एक पॉइंट अलग है जो आगे के कोई क्वेश्चन में नहीं आया है, इसे टिक करके कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब हमारी सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो WIP अब हमें क्लोज करना है, पर यहां पर हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर देखिए SLC मतलब मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, ये रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, बट ओवरहेड्स नहीं आया है। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन वाला बाकी है, तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स वाला जो अकाउंट है उससे हमें क्लोज करना होगा। तो देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी है कि भाई कितना इनकर किया, जो डेबिट साइड पर दिख रहा है उसमें से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कितना गया और कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो दे दिया। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा वो WIP में ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेबिट साइड पर है 6 + 40 + 160 + 5 211, उसमें से 28 रुपीज माइनस करेंगे तो हो जाएगा 183, ये जाएगा WIP अकाउंट में, राइट। ये खास ध्यान में रखना है, WIP अकाउंट को पहले क्लोज मत कर दीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में 183 लाख रुपीस, राइट, इतना एब्जॉर्ब किया। अब ये पूरा का पूरा डेबिट हमारा हो चुका है। अब WIP अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये जो WIP अकाउंट को हम क्लोज करेंगे उसमें क्या होगा कि ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो जाएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, मतलब कि कितना फिनिश गुड्स इस बार हमें प्रोडक्शन, ओके, फिनिश गुड्स हमें कितना मिला। तो 20 यहाँ पर है +50 +100 +5 +183, तो 358 इसका टोटल हो रहा है, उसमें से हम 25 माइनस करेंगे तो 333 लैक्स का फिनिश गुड्स हमें मिला है, जो हम फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे WIP। इसकी एंट्री होती है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट 333। इतना फिनिश गुड्स हमारा बना है, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। अब ये 333 में 430 प्लस करेंगे और जितना हमने सेल किया 360 वो माइनस करेंगे तो हमें फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा जो है 403। ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी क्लोज हो जाएगा। CLC का बाद में देखते हैं, पहले बाकी के कोई अकाउंट्स है तो वो क्लोज करेंगे। कॉस्टिंग P&L में भी बाद में। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जितना हमने सेल किया वो जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में 360 + 25, तो ये 385 जो है वो कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ये अकाउंट क्लोज हो गया। कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड पर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 385, और यहाँ पर कॉस्टिंग P&L में भी कुछ बाकी नहीं है तो 385 + 8 - 450, तो यहाँ पर क्या होगा 57 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है जो हम CLC अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। CLC में जो है वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा कॉस्टिंग P&L 57 लाख। अब इसमें टोटल करेंगे, इसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा 540 + 40 + 150 + 160 + 30 + 57 - 450 - 44, तो हो जाएगा 483 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो सारे के सारे अकाउंट्स यहाँ पर हमारे क्लोज हो चुके हैं। अब ये सही है या नहीं ये देखने के लिए एक चेक ये हो सकता है कि जितनी भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो और क्रेडिट बैलेंसेस उन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 483 लाख रुपीस जो है वो CLC में डिफरेंस है। CLC की बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, जनरली उसके अलावा कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो ये 483 में से हम डेबिट बैलेंसेस माइनस करते जाए। SLC में है 55, ये क्लोजिंग बैलेंसेस माइनस करनी है, वो ध्यान में रखिएगा। फिर WIP में है 25 और फिनिश गुड्स में है 403, तो ये हो गया 0 और किसी में तो बैलेंस है ही नहीं, राइट। FOH, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वेजेस कंट्रोल, कॉस्टिंग P&L, STD किसी में नहीं है। तो सिर्फ SLC, WIP और फिनिश गुड्स की हमने बैलेंसेस का टोटल किया, उसका टोटल जो है वो CLC की क्रेडिट बैलेंस इतना ही हो रहा है। सिंपल, तो ये हमारा आंसर सही है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, राइट, अदरवाइज हम बना सकते हैं, आंसर में दिया हुआ है। चलिए देन, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट लग सकता है, 2-4 पॉइंट्स अच्छे हैं। क्लियर?
फिर भी समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 ऑलरेडी कर लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 एक हमारा बाकी है जो अब हम यहां पर कवर अप करते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। The following information is available from the financial books of a company having a normal production capacity of 60,000 units for the year ended on 31st March. यहाँ पर हमें एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है फाइनेंशियल बुक्स में से, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 60,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च। सेल्स 10 lakhs किया है, बट उसमें कितने 50,000 यूनिट्स ही सेल किए हैं। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स की है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड यूनिट्स, कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब कि 50,000 ही बनाए थे और 50,000 ही सेल कर दिए। मतलब कि यहाँ पर कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो रही है। कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स की है और प्रोडक्शन करके सेल कितना किया है 50,000 आउट ऑफ 60,000, मतलब कि पूरी की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही है। Direct material and direct wages costs were rupees 5 lakhs and 2,50,000 respectively. यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 5 lakhs और 250। एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंस वर रुपीज 150 ऑफ विच 60% आर फिक्स्ड। ये 1,50,000 में से 60% है वो फिक्स्ड है और 40% है वो वेरिएबल। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वर रुपीज 45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। 45,000 है एडमिन ओवरहेड्स, वो पूरा का पूरा फिक्स्ड है। Actual selling and distribution expense for rupees 30,000 of which 40% are fixed। और selling and distribution में 30,000 रुपीज का और वो 40% फिक्स्ड है, 60% वेरिएबल है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड रुपीज 15,000, ये तो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। You are required to find out the profit as per financial books for the year ended on 31st March. Prepare the cost sheet and ascertain the profit as per cost accounts for the year ended on 31st March, assuming that indirect expenses are absorbed on the basis of normal production capacity। Indirect expenses मतलब कि overheads है वो normal production capacity के basis पर absorb किए जाते हैं। ये normal production capacity ये fixed overheads के लिए है। Fixed overheads जो है वो normal production capacity मतलब कि 60,000 units के हिसाब से absorb किए जाते हैं। Variable तो जो actual में हुआ है वही होगा। और प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग प्रॉफिट्स ऑन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, मतलब कि पहले फाइनेंशियल के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, फिर कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और फिर उसे रिकंसाइल कीजिए। राइट, चलिए बहुत ही सिंपल है। फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला तो बहुत ही सिंपल है। ये जो सारे एक्सपेंसेस इनकम सेल वगैरह दे दिए, बस रिकॉर्ड कर दो, डेबिट क्रेडिट कर दो, कुछ नहीं है। चलिए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है उसी में गलती हो सकती है, और वो सिर्फ हमें कॉस्ट अकाउंट्स में करना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो वो भी नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट आंसर जो है कि फाइनेंशियल बुक अकाउंट्स के हिसाब से P&L अकाउंट बनाते हैं, इसमें तो हमें T फॉर्मेट ही यूज करेंगे। चलिए क्या क्या चीजें दे रखी है। सेल्स हुआ है 10 लाख रुपीस, तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा। सेल्स 10 लाख, राइट, ये तो बहुत ही बेसिक है। फिर मटेरियल कॉस्ट है 5 लाख और वेजेस है 2,50,000। सो मटेरियल 5 लाख और वेजेस है 2,50,000। आप अच्छे से लिखेगा, ये मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर यहां पर फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड्स और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स है 150। यहां पर फिक्स्ड वेरिएबल हमें नहीं देखना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये सारी चीजें नहीं होती है, कितना हुआ बस वही लिखो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स है 150। फिर एडमिन ओवरहेड्स है 45,000 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 30,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 45,000, सेलिंग ओवरहेड्स 30,000। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड रुपीज 15,000, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव मतलब कि इनकम क्रेडिट साइड पर आएगा। राइट, और कुछ एंट्रीज नहीं है, तो बस यहां पर हमें प्रॉफिट लॉस जो मिल जाएगा।
10,15,000 की हमारी इनकम है, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस जो है हम माइनस कर देंगे। तो ये प्रॉफिट आएगा 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से। सिंपल। चलिए अब कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट जो है उसमें हमें मटेरियल और वेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो तो एज इट इज हम लिखेंगे। सबसे पहले वो ही आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, हमें ऊपर ही दिया है 5 लाख और 250 वेजेस है। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों का टोटल 7,50,000 ये हो जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें क्या बोला है कि फैक्ट्री एक्सपेंस है फैक्ट्री एक्सपेंस है वो 1,50,000 है और उसमें से 60% फिक्स्ड है। और यहां पर बोला है कि भाई जो ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपको नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर कंसिडर करना है। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है राइट वो 1,50,000 है, तो उसमें दो पार्ट होंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। उसमें बोला है 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल होगा। 1,50,000 का 60% मतलब कि 90,000 रुपीज और वेरिएबल है वो हो जाएगा 60,000 रुपीज। सी वेरिएबल एज इट इज रहेगा, वो अपने नॉर्मल जो एक्चुअल में हुआ है उसी के बेसिस पर होगा, तो उसमें कुछ चीज नहीं आएगी। बट फिक्स्ड में नॉर्मल कैपेसिटी पर करना है, तो ये फिक्स्ड जो है वो हमें 60,000 यूनिट्स के बेसिस पर कि भाई 60,000 यूनिट्स बनाते तो कितना होता उसके हिसाब से करना है, जबकि एक्चुअल में हमने कितना किया 50,000, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो यहां पर क्या होगा कि हम 90,000 है वो फिक्स्ड है तो वो 60,000 के लिए वो कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में हमने 50,000 यूनिट्स ही बनाए हैं, तो कितना एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब कि ऐसा कर सकते हैं कि 60,000 यूनिट्स के सामने 90,000, तो 50,000 के सामने कितना हमने एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअल बेसिस पर करते हैं। सिंपली हमने ओवरहेड्स चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि बजटेड रेट निकालते थे, एब्जॉर्प्शन रेट। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला कैसे होगा, 90,000 एक्सपेंस जो बजटेड ओवरहेड्स है अपॉन फिक्स्ड है तो वो बजटेड एज इट इज रहेगा, अपॉन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो वो क्या होगा 90,000 अपॉन 60,000, फिर वो पर यूनिट मिला होगा तो वो कितना होगा 90,000 डिवाइड बाय 60,000 दैट इज 1.5 रुपीज, और हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया है 50,000 यूनिट्स, तो कितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा 75,000 रुपीज। या फिर आप यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी वही होगा 90,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 60,000 राइट। तो ये 75,000 उन्होंने एब्सॉर्ब किया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। 75,000 फिक्स्ड प्लस 60,000 वेरिएबल, तो दोनों का टोटल 75 प्लस 60,000 1,35,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो होगा 1,35,000। यहाँ पर वर्किंग नोट बनाई है तो उसका रेफरेंस आपको देना चाहिए। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग, R&D कॉस्ट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और रिकवरी होती है तो वो माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर ये सारी कोई चीज हमें नहीं दे रखी है। फिर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर वो भी हमें नहीं दिया है। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट भी यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है, 750 प्लस 135, तो ये हो जाएगा 8,85,000। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में क्या बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो 45,000 है विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। तो ये 45,000 जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 60,000 के लिए 45,000 है, तो ऑब्जर्व कितना किया होगा 50,000 के लिए किया होगा। तो क्या होगा 50,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 45,000 डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स, तो कितना होगा
37,500 रुपीज। आया समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है कि भाई 30,000 है और उसमें से 40% फिक्स्ड है। तो यहां पर 30,000 रुपीज है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें से फिक्स्ड पार्ट जो है वो है 40% और वेरिएबल पार्ट है वो है 60%। तो 30,000 का 40% मतलब कि 12,000 रुपीज फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना हो जाएगा 18,000 रुपीज। वेरिएबल एज इट इज रहेगा बट फिक्स्ड है वो कैसे एब्जॉर्ब किया होगा, फिक्स्ड जो है वो कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, तो 60,000 के हिसाब से। तो यहां पर हम क्या करेंगे 50,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 12,000 डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स, तो कितना होगा 10,000 रुपीज और ये 18,000, इन दोनों का टोटल 28,000 रुपीज जो है वो अब्सॉर्ब किया जाएगा। वर्किंग नोट बनाए हैं तो उसका रेफरेंस, इन तीनों का हम टोटल करेंगे 8,85,000 प्लस 37,500 प्लस 28,000 तो हो जाएगा 9,50,500 रुपीज। 9,50,500 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हमने जो सेल्स किया है वो कितना है 10 लाख रुपीज का सेल्स है, तो 10 लाख का सेल्स और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये 49,500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सिंपल राइट। अब इसका रिकंसिलिएशन करेंगे। रिकंसिलिएशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपके पास है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट करें 49,500 से, यहां पर हमें रिकंसिलिएशन के लिए क्या बोला है स्टेटमेंट बनाना है, तो स्टेटमेंट ही हम बनाएंगे एडलेस वाला 49,500। चलिए अब देखते जाते हैं कि भाई कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कहां पर डिफरेंस है, कौन सी जगह पर अलग है। तो देखिए मटेरियल 5 लाख, यहां पर भी मटेरियल 5 लाख, नो डिफरेंस, नो रिकंसिलिएशन नीडेड। वेजेस 250, वेजेस 250। फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहां पर है 135 एब्जॉर्ब किया जबकि एक्चुअल हुआ है 150। हमने यहां पर जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कम रिकॉर्ड किया है राइट, तो रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं रिकंसिलिएशन, तो हमें 15,000 और रिकॉर्ड करने होंगे, और रिकॉर्ड करने होंगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट में से माइनस करने होंगे। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड से वो अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो इसे माइनस करना होगा 15,000 रुपीज। फिर देखिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से ये 37,500 है, यहाँ पर 45,000 है, मतलब कि यहाँ पर भी कम रिकॉर्ड किया गया है 45,000 और 37,500 मतलब कि 7,500 से अंडर एब्जॉर्ब्ड है। सेम ट्रीटमेंट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड 7,500। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में है 28,000 और फाइनेंशियल में है 30,000, तो 2,000 रुपीज अंडर एब्जॉर्ब्ड है यहां पर भी, तो वो भी इसमें से माइनस होगा प्रॉफिट में से राइट। और यहां पर सेल्स तो 10 लाख ही है, यहां पर भी 10 लाख है राइट। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल में इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 लिखा है, जो कॉस्टिंग में नहीं लिखा है, तो वो हमें प्रॉफिट में ऐड करना होगा क्योंकि वो कॉस्टिंग में नहीं किया है, तो जैसा रिकॉर्ड होना चाहिए वैसा रिकॉर्ड करो, तो क्रेडिट करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट में। सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 15,000 रुपीज। तो देखिए इसका अगर हम रिकंसाइल करेंगे, यहां पर पहले तो ये 15 तो निकल जाएगा, इन दोनों का हो गया 9,500। 9,500 49,500 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 40,000 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट राइट। रिकंसाइल्ड सिंपल। यहां पर इंपॉर्टेंट यही था, ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल में फिक्स्ड जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी पर एब्जॉर्ब होता है, तो उसमें डिफरेंस आएगा, मतलब कि एब्जॉर्ब कम कर रहे हैं इसीलिए अंडर एब्जॉर्प्शन आया और वो रिकंसिलिएशन में दिखेगा। समझ में आ रहा है? बाकी तो सिंपल था। क्लियर?
तो यहाँ पर ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 जो है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग वो कवर अप करेंगे मॉड्यूल में से। तो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑलरेडी मैंने बाकी के जो 6 चैप्टर्स है वो भी अपलोड कर दिए है कॉस्टिंग के, तो मॉड्यूल 1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और ऑडिट जो है, जो आपका पेपर 5 है ग्रुप 2 का, उसके भी सारे के सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, फ्री में अवेलेबल है। ICAI मॉड्यूल में से कवर अप किए 55 to 60 आवर्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो 7 डेज में देख रहे हैं अपलोडिंग के, तो प्लीज हाइप इट एज वेल, क्योंकि इससे ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये रीच होगा, राइट। थैंक यू सो मच।